नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जरियस और ग्रैंड होटल देखते हैं। एक 5 स्टार सुपर होटल जहां का सोप शायद तुम्हारे फोन से भी महंगा होगा। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है एक होटल रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की शावर ले रही होती है और रूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फैंग काय है। फैंग काय धीरे से उस लड़की का ड्रेस उठाता है और उसे एक अजीब और गंदी नियत से स्मेल करता है, बिल्कुल रेड फ्लैग वाला सीन। उसके फेस पर एक इविल स्माइल होती है और वो अपने आप से सोचता है, जी आओ, आखिर में मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। टिपिकल विलन वाली सोच। जब वो अपनी उल्टी सीधी सोच में खोया होता है तभी अचानक डोरबेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर आपका फूड डिलीवरी आ गया है। ये सुन के फैंग काय थोड़ा इरिटेट हो जाता है और डोर की तरफ चलते हुए बोलता है, आ रहा हूँ। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर है येन। बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो कहता है, सर आपका फूड डिलीवरी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी वक्त बाथरूम का डोर खुलता है और जियाओ बाहर आती है, टॉवल में लिपटी हुई, बाल अभी भी गीले। वो फैंग काय की तरफ देखकर बोलती है, फैंग काय क्या तुमने मेरे कपड़े लिए? लेकिन फिर उसकी नजर येन पर पड़ती है जो डोर पर खड़ा होता है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ येन भी शॉक हो जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और शॉक की वजह से उसके हाथ से फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर फैंग काय गुस्से में चिल्लाता है, हे। इसी मोमेंट पर जियाओ यान को देखती है अचानक बोल पड़ती है, हनी तुम। ये सुन के फैंग काय कंफ्यूज हो जाता है, हनी। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो येन को ऊपर से नीचे देखकर मॉक करते हुए बोलता है, तो जियाओ तुम्हारा बेकार हस्बैंड निकला एक फूड डिलीवरी का है। वो हंसने लगता है और अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जियाओ के बेचारे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इस मोमेंट पर येन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है। वो सीधा जियाओ की आंखों में देखकर अपना दिल का दर्द बोलता है, वैंग जिया, मैंने तुम्हारे फैमिली में 3 साल गुजारे, दिन में 3 बार तुम्हारे घर वालों को खाना खिलाया। उसकी नजर और हैवी हो जाती है जब वो बोलता है, इन 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसके साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया हमेशा येन को इग्नोर करती हुई कहती है, मेरे पास मत आना, जाके फ्लोर पर सो जाओ। बिल्कुल अल्टीमेट फ्रेंड जोन्ड हस्बैंड वाली ट्रीटमेंट। फ्लैशबैक से वापस आकर येन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मैंने हमेशा सोचा था तुम एक प्रिंसिपल्स वाली लड़की हो, लेकिन आज तुम किसी और के साथ मजे कर रही हो। आंखों में आंसू लेकर वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जियाओ के फेस पर जरा भी शेम नहीं होता। वो ठंडी आवाज में बोलती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी गाय है। वो फैंग काय की तरफ पॉइंट करके प्राउडली बोलती है, तुम्हें पता है ये कौन है? फैंग इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ, फैंग फैमिली का यंग मास्टर, यूनू की एक फर्स्ट क्लास फैमिली जिसके एसेट्स बिलियंस में है। फिर येन की तरफ तुच्छी नजर से देखकर कहती है, मेरे लायक सिर्फ ऐसा आदमी है, तुम जैसा गरीब नहीं। बिल्कुल गोल्ड डिगर वाली सोच। मौका देखकर फैंग काय जियाओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और येन से एरोगेंट टोन में बात करता है। फिर उसे इंसल्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुन के येन अपने आप में सोचता है, तुम दोनों सिर्फ पैसे की वजह से इतनी बेशरम हो गए हो। इस मोमेंट पर फैंग काय जियाओ के पास आते हुए बोलता है, जिया इसकी टेंशन मत लो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले येन आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से फैंग काय का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा तू जानवर। फैंग काय घुटने लगता है और दर्द में चिल्लाता है, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ये देखकर जियाओ इसकी हेल्प करने के बजाय येन पर ही चिल्लाने लगती है, ये चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की? और उसे थ्रेटन करते हुए कहती है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इस मोमेंट पर ये चैन अपनी वाइफ को उस आदमी को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर ये चैन अपना पास्ट याद करता है जहाँ फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। वो सोचता है, जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मेरी लाइफ खुशियों से भरी होगी, लेकिन प्रेजेंट में वापस आकर वो सोचता है वो सब बस मेरी खुद की उम्मीदें थी। जाने से पहले वो जियाओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, जियाओ उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। और फिर वो मुड़कर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है जियाओ चिल्लाती है, पछतावा? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा तुम जैसे बेकार हस्बैंड होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहाँ ये चैन अपने स्कूटर पर बैठा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और धीमी आवाज में बोलता है, हेलो 10-10 डिलीवरी। और फोन की दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल बुढ़े आदमी की आवाज आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, जुआन फैमिली में दामाद के रूप में तुम्हारा 3 साल का कैरेक्टर टेस्ट आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ही ये चंद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और बूढ़ा आदमी आगे बोलता है, अगला टेस्ट एक बिजनेस टेस्ट है। ओल्ड मास्टर ने पहले यूसैंग ग्रुप एक्वायर कर लिया और तुम्हें चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चंद कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि एक बिलियनर है जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चंद का फेशियल एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो एक काम टोन में कहता है, ठीक है समझ गया।
ये कहने के बाद बुढ़ा आदमी थोड़ी डाउट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहता है कि तुम्हारी यंग लेडी के साथ कैसी बन रही है, क्या हम उसे ऑफिशियली फैमिली में एक्सेप्ट करके एक हायर बना दे। ये सुनते ही ये फैन का फेस शांत हो जाता है और वो बिना सोचे तुरंत बोलता है, जरूरत नहीं, वो इसके लायक नहीं है। और ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे यूनू के जैंग रेसिडेंशियल कम्युनिटी में, जहाँ एक तरफ जियाओ है और दूसरी तरफ ये चन अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तब जियाओ आती है और ठंडी और सार्कास्टिक टोन में बोलती है, क्या तुम घर छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हो? इतनी छोटी सी बात पर इतना ड्रामा। ये सुन के ये चन रुकता है और सीधा सवाल करता है, तुम्हें चीटिंग एक छोटी सी बात लगती है? यह सवाल सुन के भी जियाओ को जरा से भी शर्म नहीं आती, उल्टा और एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया है तो तुम्हें सहना पड़ेगा। इतनी बेशरम बातें सुन के ये चैन का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, जियाओ मैंने तुम्हारे वैंग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे कितनी बार सबके सामने इंसल्ट किया और मारा, फिर भी मैंने कभी जवाब नहीं दिया। सालों का दबा हुआ गुस्सा उसकी आवाज में निकल पड़ता है जब वो बोलता है, तुम्हारे अंकल और उनके बेटे मुझे बुली करते रहे और तुम सब ऐसे बिहेव करते रहे जैसे कुछ देखा ही नहीं। तुमने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया और मैंने उसका भी रिस्पेक्ट किया। वो आगे बोलता है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता था, लेकिन आज के बाद मैं ये सब टॉलरेट और नहीं करूंगा। फिर सीधा शब्दों में अपना डिसीजन बताता है, जियाओ चलो डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स शब्द सुनते ही जियाओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चंद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे डिवोर्स लेने की? फिर उसे डराने और नीचे दिखाने के लिए बोलती है, अगर तुम इतने बेकार नहीं होते तो मैं ऐसा करती ही क्यों? और सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही थी। डिवोर्स के बाद तुम हजारों स्क्वायर मीटर के लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। ये धमकी सुनते ही ये चांद थोड़ी हंसी हंसता है और बोलता है, लग्जरी अपार्टमेंट और ऑडी मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर जिया और गुस्से में चिल्लाती है, ठीक है डिवोर्स, मुझे नहीं पता ग्रैंडपा ने क्या सोचा था जब उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे लूजर से करवाई। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ये चंद सीधा जवाब देता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन जिया थोड़ी रुक कर बोलती है, कल पॉसिबल नहीं है, कल ग्रैंडमा का बर्थडे और पूरी फैमिली को 10 बजे से पहले उनके घर जमा होना है। फिर क्लियरली बोलती है, और ये डिसीजन एल्डर्स ने लिया था, इसलिए मुझे पहले अपने फैमिली से बात करनी होगी। ये सुन के ये चंद सिर्फ इतना कहता है, तो जल्दी से अपने फैमिली को बता दो, मैं तुम्हारा कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया पागल की तरह चिल्लाती है, लूजर तुम्हें मुझे डिवोर्स देने का पछतावा जरूर होगा, कुछ ही दिन में तुम मेरे पास लौट कर आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चंद उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और घर से बाहर निकल जाता है जहाँ तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है, तभी उसका फोन फिर से बजता है। वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, और दूसरी तरफ से वही बुढ़ा आदमी कहता है, यंग मास्टर गाड़ी कॉर्नर पर आपका वेट कर रही है। ये सुन के ये चंद मुड़कर देखता है और वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है ब्लैक रोल्स रॉयस कार्स का। हर कार के पास ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो ये चंद को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है, तब एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला देता है, यंग मास्टर ये लो अम्ब्रेला। लेकिन ये चंद मना कर देता है और कहता है, जरूरत नहीं, बारिश मेरा दिमाग क्लियर करती है। फिर एक और बॉडीगार्ड आगे बढ़कर एक महंगा कोट ये चंद के शोल्डर पर डाल देता है और जैसे ही वो कोट पहनता है उसकी पूरी ऑरा चेंज हो जाती है, बिल्कुल ग्लो अप मूवमेंट। फिर वो एक ही कमांड देता है, जोर से चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय चलना स्टार्ट करता है आसपास के लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। भीड़ से आवाज आती है, वाओ रोल्स रॉयस। और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस है, ये क्या हो रहा है? ऊपर से जिया भी अपार्टमेंट के विंडो से ये सब शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। कंफ्यूज होकर वो अपने आप से सोचती है, यहाँ इतनी सारी रोल्स रॉयस क्यों जा रही है? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया है? पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती कि इंपॉर्टेंट आदमी वही है जिसे वो अभी घर से निकाल कर आई है। इसके साथ ही हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है। दुनिया सिर्फ रॉथचाइल्ड्स, डुपेंट्स और मॉर्गन जैसे मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है जिनके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियन से भी ज्यादा है। फिर भी वो लोग बहुत डिस्क्रीट रहते हैं और उनका नाम किसी भी रिच लिस्ट में नहीं मिलता। फिर सीन चेंज होता है और ये चंद ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर इधर। यहाँ हमें बताया जाता है कि ये फैमिली अपने हायर्स को कैसे ट्रेन करती है। नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और टेस्ट उनके 3 साल की एज से ही स्टार्ट हो जाता है। 5 साल की एज तक वो मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीख लेते हैं और 18 साल की एज तक वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल का 5 साल का प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके कैरेक्टर को शेप देने के लिए फैमिली के एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। उसके बाद ये चंद को वो दिन याद आता है 3 साल पहले का, जब ये फैमिली एस्टेट पर उसके ग्रैंडफादर ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चंद मैं तुम्हारी शादी वैंग फैमिली के साथ अरेंज कर रहा हूँ जो यूनू की एक सेकंड क्लास फैमिली है।
प्रेजेंट में वापस आकर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ये चैन सोचता है, तब मैंने यह टेस्ट अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसी मेंशन पर लैंड करता है और गार्ड्स उसे रिसीव करता है। यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह वो अपने असली घर और अपनी असली पहचान में वापस आ चुका है। मेंशन की तरफ देखते हुए वो सोचता है ये चैन वापस आ गया है। सीन फिर चेंज होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूनो के विला एरिया में, जहाँ वैंग फैमिली की ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं, ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे। तब भीड़ में से ग्रैंडमा जिया को पूछती है, अरे जिया वो लूजर ये चैन नहीं आया। जिया थोड़ी हेजिटेट करती है और कहती है शायद काम पर गया होगा। ये सुन के जुआन जानी और जुआन माओ हंस पड़ते हैं और बोलते हैं काम फूड डिलीवरी करने गया होगा। वैंग जानी गुस्से में बोलता है वह हमारी वैंग फैमिली पर एक दाग है। एक बार उसने मेरी मर्सिडीज को ठोक दिया था और मुझे अपने फ्रेंड्स को बताने की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुन के ओल्ड लेडी वैंग गुस्से से भड़क उठती है और ऑर्डर देती है उसे अभी तुरंत बुलाओ, उसे जरा भी तमीज नहीं है। ग्रैंडमा को गुस्सा देखकर जिया पैनिक हो जाती है और बोलती है ग्रैंडमा आज वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक होकर चिल्लाती है, क्या डिवोर्स? किसने तुम्हें डिवोर्स की परमिशन दी? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी? ये सुन के जिया तुरंत अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है और वो घुटनों पर गिरकर बोलती है ग्रैंडमा मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन ये चैन ने हद पार कर दी है, वो बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर कर रहा है। जिया की ये बात सुन के ग्रैंडमा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है क्या वो जानवर 3 साल तक हमने उसे मेंशन दिया रहने के लिए, लग्जरी कार्स दी चलाने के लिए, और फिर भी वो तुम्हारे प्रति डिवोटेड नहीं हो सका और दूसरी औरतों की तलाश में निकल पड़ा। तभी वैन जानी बीच में बोलता है जिया बुरा मत मानना, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। शादी को 3 साल हो गए लेकिन तुमने उसे कभी छूने तक नहीं दिया, इसलिए ये चंद दूसरी औरतों की तलाश में है। क्या तुम ये चंद से डिवोर्स लेने और एक अमीर नया पति ढूंढने के मौके के लिए अपनी प्योरिटी बचाकर नहीं रख रही? वो बेवकूफी से समझ नहीं पाया होगा, है ना? लेकिन ग्रैंडमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। वो सख्त आवाज में बोलती है चाहे जिया ने कुछ भी किया हो फिर भी ये चंद को कोई हक नहीं है किसी और औरत को ढूंढने का। उसे अभी का भी यहाँ ले आओ, आज मैं उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंडमा का ऑर्डर सुन के जिया डरे हुए टोन में बोलती है जी और तुरंत कॉल लगाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चंद दूसरी तरफ से पूछता है क्या बात है। जिया एरोगेंट टोन में बोलती है ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही है, लेकिन ये चंद बिना सोचे सीधा बोलता है मैं नहीं आ रहा और ये कहकर कॉल कट कर देता है। ये देखकर जिया गुस्से से भर जाती है और सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फोन काटने की। फिर वो ग्रैंडमा को बताती है वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंडमा का गुस्सा फट पड़ता है और वो चिल्लाकर बोलती है लिव इन सन इन लॉ की कीमत एक कुत्ते से भी कम होती है और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है नखरे दिखाने की। जानी तुम जाओ और उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ। जानी खुशी से बोलता है ठीक है और ये कहकर वो निकल जाता है। पर जाते जाते वो मन ही मन सोचता है मैंने ये चैन को कई बार पीटा है, ये अपनी मुठ्ठियां फैलाने का एक अच्छा मौका है। जॉनी के जाने के बाद ग्रैंडमा सबको एड्रेस करती है और बोलती है आज मैंने तुम सबको जल्दी इसलिए बुलाया क्योंकि कल ह्यूसेंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है, पर किसी को नहीं पता कि वो कौन है या कहां से आया है। फिर वो एक्सप्लेन करती है अभी हम 70 मिलियन के फंडिंग डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। सबको पता है कि हमारी डेनिन रियल एस्टेट हमेशा ह्यूसेंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते आई है, इसलिए ह्यूसेंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशन बनाना हमारी वैंग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहां हम ये चैन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है यंग मास्टर आप अभी भी डिलीवरी वाले कपड़े क्यों पहने हुए हो? इस बात पर ये चैन शांत टोन में जवाब देता है आज मेरा डिलीवरी पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन है, जो स्टार्ट किया था उसे फिनिश करना चाहता हूँ। और वो अपने आप से सोचता है कि अभी अपनी असली पहचान दिखाने का वक्त नहीं आया। जब मैं शैडो में रहता हूँ तब दुश्मन को क्लियरली देखना आसान होता है। फिर अचानक उसका फोन बजता है और वहाँ वैन जानी अपनी कार में ये चैन को ढूंढते आते हुए देखता है। कॉल पर वो बोलता है हेलो ये चैन मैं वैन जानी बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो, चलो बात करते हैं। ये चैन बिना डरे शांत आवाज में बोलता है मैं लुआन रेसिडेंशियल कम्युनिटी में फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। वैन जानी थोड़ी हंसी के साथ बोलता है मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। कुछ ही देर में वैन जानी अपनी कार फुल स्पीड में ले आता है और वो ये चैन के पास आकर जोर से ब्रेक लगाता है। फिर कार की विंडो नीचे करके एरोगेंट टोन में बोलता है कार में बैठ जाओ, ग्रैंडमा तुम्हें देखना चाहती है। ये सुन के ये चैन बिना रुके सीधा बोलता है चाहे तुम्हारी ग्रैंडमा जिया को सपोर्ट करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी डिवोर्स ले रहा हूँ। ये सुनते ही वैन जानी गुस्से से फट पड़ता और चिल्लाता है पागल हो गए हो क्या, मेरी ग्रैंडमा तुम्हें सपोर्ट करने वाली है, वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देने चाहती है। इस पर ये चैन शांत रहकर पूछता है फैमिली जस्टिस किस बात पर? ये सवाल सुनते ही जानी और भी गुस्से में आ जाता है और उंगली दिखाकर बोलता है तुम बाहर किसी और औरत के पास गए हो इस बात पर, चाहे जिया कैसी भी हो वो अभी भी वैंग फैमिली का हिस्सा है, तुमने वैंग फैमिली को इंसल्ट किया है इसलिए तुम्हें मारना चाहिए। ये सुन के ये चैन धीरे से अपना हेलमेट उतारता और हैरानी से पूछता है मैं बाहर किसी और औरत के पास गया, ये जिया ने कहा?
और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर जानी इरिटेट होकर पूछता है, किस बात पर हंस रहे हो? तब ये चन का फेस सडनली सीरियस हो जाता है और वो अंदर ही अंदर गुस्से से सोचता है, वैंग जिया इतनी बेशरम औरत, जुल्म की भी कोई लिमिट होती है। ये चन की चेंजिंग ऑरा देखकर जानी के दिल में थोड़ा डर बैठ जाता है और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चन का एक्सप्रेशन इतना डरावना कैसे हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे दिखा रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं मैं गलत देख रहा हूँ, ये बेकार का आदमी ऐसी ऑरा कैसे रख सकता है। ये सोचकर जॉनी कार का डोर खोलता है और धमकी भरी अंदाज में बाहर निकलता है। लगता है तुम्हें फिर से मार खाने का शौक हो गया है। फिर वो ये चन पर अटैक करने आगे बढ़ता है, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा। लेकिन उसके हाथ उठाने से पहले ही ये चन मुड़कर एक पावरफुल किक उसके फेस पर मार देता है, जिससे जानी दर्द में चिल्लाता है, आ। गुस्से में वो बोलता है, तू कचरा, तूने वापस लड़ने की हिम्मत कैसे दिखाई? ये कहकर वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और चिल्लाता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा, मार दूंगा। और वो तेजी से नाइफ से अटैक करना शुरू कर देता है, स्लैश स्लैश स्लैश। लेकिन ये चन बड़े आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और एक प्रिसाइज हिट से उसका हाथ मार देता है, जिससे उसकी नाइफ नीचे गिर जाती है। उसके तुरंत बाद ये चन पंचेस की बारिश कर देता है और जॉनी के फेस पर ब्रूटल हिट्स लगाता है। कुछ ही सेकंड्स में जॉनी जमीन पर गिर जाता है और दर्द में चिल्लाता है, जॉनी को बुरी हालत में छोड़कर ये चन उसे ठंडी वार्निंग देता है, वापस जाकर वैंग फैमिली को बता देना कि मैं अब उनका कुत्ता नहीं हूँ जो बुलाने पर आ जाता है और इशारे पर चला जाता है। अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता जब तक मैं खुद न चाहूँ। जमीन पर पड़ा हुआ जॉनी गुस्से में चिल्लाता है, तू बस एक लिविंग सन इन लॉ है, रुक जा, देख लूंगा तुझे। फिर सीन चेंज होता है और हम वैंगहा होटल का व्यू देखते हैं। वहाँ ओल्ड लेडी वेट कर रही होती है, तभी जॉनी वहाँ पहुंचता है। उसे देखकर वो खुशी से बोलती है, जॉनी तू हमेशा इतने एफिशिएंट हो। लेकिन फिर जॉनी लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आता और रोते हुए बोलता है, ग्रैंडमा। उसका स्वॉलन फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और पूछती है, मेरे प्यारे पोते को किसने इतना मारा, किसने तुम्हें यह हाल किया? जॉनी रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा वो जिया का बेकार हस्बैंड था, उसने ही मारा। ये सुनते ही जॉनी के फादर वैंग यूचिन जो पास खड़े होते हैं गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, उस बेकार ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जॉनी बोलता है, ग्रैंडमा पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन ग्रैंडमा सिर हिलाकर मना कर देती है और बोलती है, ये फैमिली मैटर है, चिंता मत करो, मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगी। अगर पुलिस को बुला लिया तो ये शर्मनाक बात न्यूज में फैल जाएगी। फिर ग्रैंडमा युआचिन की तरफ मुड़कर ऑर्डर देती है, युआचिन मुझे पता है तुम्हारे अंडरवर्ल्ड में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे कहो कि उस जानवर को अच्छी तरह सबक सिखाए और उसे मेरे सामने ले आए। उधर आधे घंटे बाद ये चन रेसिडेंशियल कम्युनिटी में चल रहा होता है। तभी दो बड़े बड़े गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ये चन हो, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चन समझ जाता है और बोलता है, फिर से वैंग फैमिली ने लोग भेजे हैं, आज मेरे डिलीवरी का लास्ट दिन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सुनते ही गुंडा गुस्से में बोलता है, तुम शांति से दी गई ड्रिंक रिजेक्ट कर रहे हो, अब जबरदस्ती पिलाई जाएगी, पहले इसके हाथ तोड़ दो फिर बात करेंगे। और दोनों इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल सिर्फ चीखने की आवाज सुनाई देती है, आ आ आ। और सबको पीटने के बाद ये चन अपना डिलीवरी बैग चेक करता है और चैन की सांस लेते हुए बोलता है, अच्छा हुआ काम पर असर नहीं पड़ा। तभी एक गुंडा हिम्मत करके पीछे से उठता है और चिल्लाता है, रुक जा। ये सुनते ही ये चन बिना मुड़े पीछे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो गुंडा हवा में उड़कर दूर जाके गिरता है और वो बेहोश पड़ जाता है। ये चन फिर से अपना बैग चेक करता है और बोलता है, अच्छा है, खाना ठीक है। इसके बाद वो अपने स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए बोलता है, बस एक लास्ट ऑर्डर रह गया है। उधर वैंग यांग घबराकर अपनी माँ को बताता है, मॉम जो प्रोफेशनल फाइटर्स मैंने हायर किए थे उन्हें भी ये चन ने हरा दिया। ओल्ड मैडम वैंग शॉक और गुस्से से भर जाती है, क्या कोई नहीं है जो उस जानवर को संभाल सके? पास खड़े गेस्ट हैरानी में बात करते हैं, हे भगवान, क्या वो बेकार दामाद सच में मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तब एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैडम मिस्टर माकुन आए हैं, टू ऑन डिलीवरी के जनरल एजेंट, आपको बर्थडे विश करने। ये नाम सुनते ही वैंग यांग बोलता है, क्या ये चैन का बॉस नहीं है? मॉम मेरे पास एक आइडिया है। माकुन महंगी वाइन लेकर अंदर आता है और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, मैडम सुना है आपको वाइन पसंद है, ये 1990 रोमा ने आपके लिए, हैप्पी बर्थडे, आप लंबी और हेल्दी लाइफ जियो। मैडम वैंग गिफ्ट ले लेती है, लेकिन उसका चेहरा उदास होता है, थैंक यू प्रेसिडेंट माँ। माकुन उसका मुंह नोटिस करता है, मैडम वैंग क्या बात है, आप परेशान लग रही है। मैडम वैंग गहरी सांस लेकर बोलती है, प्रेसिडेंट माँ शायद आप हंसेंगे, लेकिन हमारी वैंग फैमिली एक सीरियस फैमिली प्रॉब्लम से फेस कर रही है। वैंग यांग बीच में बोल पड़ता है, ये सब ये चैन की वजह से है, वो लिविंग दामाद। माकुन शॉक हो जाता है, क्या उसने चीट किया और आपकी यंग मास्टर को भी हर्ट कर दिया? इस लिविंग सन इन लॉ की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने वैंग फैमिली को इतना प्रोवोक किया? वो सोचता है, फिर बोलता है, अफसोस है मेरे पास यहाँ ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, वरना मैं उस नालायक को सबक सिखा देता।
वैंग यांग तुरंत बोलता है, नहीं प्रेसिडेंट माँ, आप मदद कर सकते हो, वो तुम्हारा एम्प्लॉय टू ऑन डिलीवरी में काम करता है। माकुन हैरान रह जाता है, ये चन एक डिलीवरी एम्प्लॉय है। फिर उसके फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, प्रेसिडेंट वैंग ये मैटर मुझे दे दीजिए। माकुन तुरंत फोन करता है, हेलो लिटिल काय, एम्प्लॉय येचन का नंबर और लोकेशन चेक करो, अभी उसे एक ऑर्डर असाइन करो, लोकेशन ग्रैंड जुआन होटल। 15 मिनट बाद येचन होटल के बाहर पहुंचता है और कॉल करता है, मिस्टर मा आपका डिलीवरी आ गया है, मैं होटल एंट्रेंस पर हूँ। माकुन ठंडी आवाज में बोलता है, अंदर ले आओ। येचन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, तो ये वैंग फैमिली का वेन्यू है, वो पोलाइटली बोलता है, होटल पॉलिसी के हिसाब से कुरियर अंदर नहीं ले जा सकते, आप बाहर आकर ले लीजिए। माकुन कहता है, ठीक है वेट करो, और कॉल कट कर देता है। बाहर येचन को कई लोगों के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। माकुन मैडम वैंग और पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है, मैडम वैंग इधर। फिर सीधा येचन के पास आकर बोलता है, अपनी यूनिफॉर्म और आईडी अभी उतारो। येचन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? जॉनी जोर से हंसता है, इडियट, ये तुम्हारा बॉस है, माकुन टू ऑन डिलीवरी का जनरल एजेंट। माकुन धमकी भरे टोन में बोलता है, अगर यकीन नहीं है तो मैं मैनेजर से कॉल करवाता हूँ। फिर तुरंत येचन का फोन बजता है, मैनेजर चिल्लाता है, येचन तुमने प्रेसिडेंट माँ को कैसे ऑफेंड किया, तुम फायर्ड हो। ये सुनते ही येचन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट फूट पड़ता है, मैं ये सब पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस कमीने ने सब बर्बाद कर दिया। माकुन चिल्लाता है, जल्दी करो, उतारो सब, तुम फायर्ड हो, सब कुछ उतारो। गुस्से में येचन अपनी जैकेट उतार देता है, कोई रिकॉर्ड करते हुए हंसता है, हाँ बिल्कुल एक स्ट्रे डॉग जैसे लग रहा है। वैंग यांग उसका मजाक उड़ाता है, बेकार कचरा, अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़, मेरे बेटे को मारा था ना। सबको इग्नोर करते हुए येचन शांत टोन में बोलता है, बॉस माँ सुना है तुम्हारा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू ऑन डिलीवरी के साथ इस साल खत्म हो रहा है। माकुन शौक और गुस्से में आ जाता है, इससे तुम्हें क्या? येचन सीधा बोलता है, रिन्यूअल के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। माकुन गुस्से से फट पड़ता है, तू होता कौन है ये सब बोलने वाला, तू बोलेगा और मैं एजेंट नहीं रहूंगा, क्या तुम्हें पता है मेरी सीईओ के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? तभी मैडम वैंग गुस्से में बोलती है, येचन तुम जानो और नील करो। फिर सबके सामने अनाउंस करती है, आज मैं सबके सामने तुम पर फैमिली जस्टिस लागू करूंगी, पहले तुमने जिया के साथ धोखा किया, फिर मेरे पोते को मारा। येचन सीधा मना कर देता है, ओल्ड लेडी सपने देखना बंद करो, मैं क्यों घुटनों पर बैठूंगा। मैडम वैंग उसे उसका पास्ट याद दिलाती है, 3 साल पहले जब तुम हमारी फैमिली में आए थे तुमने खुद प्रॉमिस किया था, मैं तुमसे पूछती हूँ क्या वो प्रॉमिस अभी भी वैलिड है, कि अगर तुमने वैंग फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो तुम हमारी फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। येचन सीधा खड़ा रहता है बिना डरे, जो मैं येचन बोलता हूँ वो हमेशा वैलिड होता है। मैडम वैंग तुरंत ऑर्डर देती है, अच्छा वैंग फैमिली का जॉइंट ड्रैगन रूलर लेके आओ। कुछ ही देर बाद वो लोग एक चमकता हुआ गोल्डन ड्रैगन रूलर ले आते हैं, बिल्कुल अल्टीमेट फैमिली ड्रामा वेपन। इस पनिशमेंट वेपन के बारे में बताया जाता है कि अगर इससे फेस पर मारा जाए तो कम से कम 3 दिन तक दर्द रहता है, और अगर कुछ और बार मारा जाए तो मांस तक सड़ने लगता है। मैडम वैंग गुस्से में ऑर्डर देती है, इसे 20 बार मारो। वैंग यांग रूलर पकड़ लेता है, जी। तब जिया के फादर वैंग जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, मदर गलती मेरी है, मैंने अपने दामाद को ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया, मुझे इसे खुद सबक सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जिया खुद आगे आती है और अपने फादर के हाथ से रूलर छीन लेती है, मैं मारूंगी, वो मेरा हस्बैंड है, मैं ही उसे मारूंगी। ये देखकर येचन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसके फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। वो सीधा जिया की हिपोक्रेसी पर अटैक करता है, पहले तुमने चीट किया, फिर मुझे ही चीटिंग का ब्लेम दे दिया, इतना भी काफी नहीं था, अब तुम मेरा फेस भी थप्पड़ से तोड़ना चाहती हो। वो रुकता नहीं बल्कि अपनी सार्काज़म और बढ़ा देता है, वाह क्या बीवी है मेरी, सच में मैंने एक सेंचुरी में एक बार मिलने वाली पवित्र पत्नी से शादी की है। ये कड़वी सच्चाई सुनते ही जिया का फेस गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल अपनी ईगो सेटिस्फाई करने और पावर दिखाने के लिए वो जोर से अनाउंस करती है, वो मेरा हस्बैंड है, अगर कोई उसे मारेगा तो वो हक सिर्फ मेरा है। वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है। जैसे ही वो ये सोच रही होती है अचानक सीन चेंज हो जाता है। जॉनी जो पास ही खड़ा होता है आगे बढ़कर जिया के हाथ से ड्रैगन रूलर छीन लेता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है, उसका फेस लाल पड़ चुका होता है। वो ये चैन पर चिल्लाता है, ये चैन तू कुत्ता कमीना। जैसे ही वेपन उसके हाथ में आता है जॉनी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो पूरी ताकत से ये चैन की तरफ बढ़ता है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, आज तेरा चेहरा बिगाड़ कर रखूंगा। वो रूलर हवा में घुमाता है लेकिन हिट होने से पहले ट्विस्ट आ जाता है। ये चैन बिजली की स्पीड से जॉनी का रिस्ट हवा में ही पकड़ लेता है। जॉनी रिएक्ट करे उससे पहले ये चैन काउंटर अटैक करता है और एक जबरदस्त थप्पड़ सीधा जॉनी के फेस पर जड़ देता है। थप्पड़ इतना पावरफुल होता है कि जॉनी दर्द से चीख उठता है। बिल्कुल जो बोलेगा वो ही पाएगा वाला सीन। सारे के शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वैंग फैमिली का लिविंग सन इन लॉ ने वैंग फैमिली के पोते पर हाथ उठा दिया। ये देखकर मैडम वैंग का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाती है, तुम्हें पता है यहाँ कितने डिपार्टमेंट हेड्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं? वो उसे थ्रेटन करती है, वो सब तुम्हें यही से अरेस्ट करवा सकते हैं और सीधा जेल भेज सकते हैं।
इतनी बड़ी धमकी के बाद भी ये चैन बिल्कुल काम खड़ा रहता है, उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ सब गेस्ट ने क्लियरली देखा है जॉनी ने पहले वेपन के साथ मुझ पर अटैक किया, मैं सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तब भीड़ में से एक गेस्ट आगे आता है और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट बना देता है, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम वैंग फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। अब जब पनिशमेंट का टाइम आ गया तुम पीछे हट गए। क्या ये एक आदमी के लायक है? दूसरे लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही, ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं लगता। ये चन उन्हें बीच में रोकता है और अपनी कंडीशंस रखता है। मैं वैंग फैमिली का जस्टिस तब एक्सेप्ट करूंगा जब मैंने सच में कुछ गलत किया हो। ये सुनते ही मैडम वैंग फट पड़ती है। तुमने जिया के पीछे औरतों के साथ चक्कर चलाया और मेरे पोते को मारा, क्या ये काफी नहीं है? अब ये चन का सब्र खत्म हो जाता है। वो सबके सामने सच रख देता है। इन 3 सालों में मैंने जिया से दिल से प्यार किया, मेरा ध्यान कभी इधर उधर नहीं गया। फिर वो जोर से बोलता है, मैं असली सच बताऊंगा, चीट करने वाली तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। कल वो फैंकाई के साथ होटल में रूम लेकर गई थी, चाहो तो रूम रिकॉर्ड चेक कर लो। ये नाम सुनते ही भीड़ में हंगामा मच जाता है। सब लोग एक साथ शॉक में बात करने लगते हैं। फैंकाई, फैंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। कोई और बोलता है, मैंने पहले ही सुना था कि वैंग फैमिली फैंग फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहती है, लगता है सच है। गॉसिप तेजी से फैलने लगती है। अपने रेपुटेशन को गिरते हुए देख जिया घबरा जाती है और तुरंत कवर अप करने लगती है। वो अपनी ग्रैंडमा और सबको बोलती है, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। कल मैं फैंकाई के साथ सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने मिली थी। सबको पता है कि हमारी जिन चैन रियल एस्टेट अभी कैपिटल रेस कर रही है, मैं फंड रेजिंग डिस्कस करने गई थी। ये चैन तुरंत काउंटर करता है, बिजनेस डिस्कस करने के लिए तुम्हें होटल रूम लेना पड़ा, बात करने के लिए टावल में आना जरूरी था। वो भीड़ की तरफ इशारा करता है, क्या तुम सबको बेवकूफ समझती हो? एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा होता है। तभी अचानक कुछ लोग डोर की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, अरे यंग मास्टर फैंग आ गया। कोई और हंसता है, परफेक्ट टाइमिंग, अभी उसी की बात कर रहे थे और वो आ भी गया। फैंग का एंट्री लेता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? फैंकाई को देखते ही जिया तुरंत उसके पास दौड़ती है और बिचारी बनने का ड्रामा करती है। यंग मास्टर फैंग, ये लिविंग सनी-लॉ मुझे जबरदस्ती आपके साथ अफेयर का इल्जाम लगा रहा है। वो रिक्वेस्ट करती है, जल्दी सबको बताइए कि कल मैं सिर्फ आपसे बिजनेस डिस्कस करने आई थी। ये सुनते ही फैंग का अंदर से गुस्से से जल उठता है। ये बेकार आदमी ने मेरा और जिया का अफेयर सबके सामने एक्सपोज कर दिया, लेकिन बाहर से काम रहकर वो सबको एड्रेस करता है। प्लीज सब लोग इस बेकार ये चन की बातों पर ध्यान मत दो, मैं और जिया बिल्कुल इनोसेंट है। वो एक्सप्लेन करता है, कल वो सिर्फ मुझे एक डॉक्यूमेंट देने आई थी। फिर पूरे एरोगेंस के साथ वो ये चन की तरफ मुड़कर चैलेंज करता है, तुम कह रहे हो कि मेरा जिया के साथ अफेयर है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, वीडियो या फोटो? ये बोलकर वो अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि सारे सबूत ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। अब देखते हैं ये बेकार दामाद क्या बोलता है। अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फैंकाई सबके सामने एक नई कहानी बता देता है। किसने सोचा था कि इसका एटीट्यूड इतना खराब होगा, इसने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना जमीन पर फेंक दिया। फिर कंक्लूड करता है, इसलिए मैंने इसे 1 स्टार रेटिंग दी, इसी वजह से ये इतना गुस्सा है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो तुरंत भीड़ में माकुन की तरफ इशारा करता है। बाई चांस 2-1-2-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट बॉस माँ भी यही है। वो बॉस माँ से कहता है, बॉस माँ प्लीज कल के डिलीवरी रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। ये सुनते ही बॉस माँ अपना फोन निकालता है और चेक करके बोलता है, यंग मास्टर फैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल इसे सच में 1 स्टार रेटिंग मिली थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद गेस्ट ये चैन को तुच्छी नजरों से देखने लगते हैं और कमेंट्स करने लगते हैं। सबकी बातें सुन के ये चैन सीधा जिया की तरफ देखकर पूछता है, मैंने डिलीवरी जमीन पर क्यों फेंकी थी, क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन नहीं करोगी? लेकिन जिया उसी पर ब्लेम डाल देती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने काम में डिलीजेंट नहीं हो, तुम्हारी टॉलरेंस बहुत वीक है। उसके मुंह से ये बात सुनते ही ये चैन जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए एक इनडायरेक्ट टॉन्ट देता है, वाह क्या बात है, काम में डिलीजेंट नहीं, कैसी टॉलरेंस। फिर अपने मन में सोचता है, ये चैन अब भी तुम इस सेल्फ सेंटर्ड औरत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसके बाद वो सीरियस हो जाता है और सबके सामने पूछता है, तुम सब कह रहे हो कि मैंने बाहर औरत ढूंढी, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ये सुन के मैडम वैंग सवाल भरी नजरों से जिया को देखती है और जिया डर के मारे सिर हिलाकर मना कर देती है। प्रूफ ना होने पर मैडम वैंग टॉपिक चेंज कर देती है, जब किसी के पास प्रूफ नहीं है तो ये बात यही खत्म, लेकिन तुमने मेरे पोते को मारा, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। ये सुन के ये चैन जवाब देता है, उसने लुयान रेसिडेंशियल कम्युनिटी के एंट्रेंस पर मुझ पर नाइफ से अटैक किया था। वो लॉजिक देता है, वहाँ कैमरास है और कम्युनिटी सिक्योरिटी भी विटनेस है, मैं सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सेल्फ डिफेंस कर रहा था। फिर वो सीधा चैलेंज करता है, अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहती हो तो पुलिस बुला लेते हैं, अगर मैं अंदर गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये भी बच नहीं पाएगा। ये सुनते ही मैडम वैंग गुस्से से बोल पड़ती है, अच्छा 3 साल हमारे घर का खाना खाकर तुम काफी कैपेबल हो गए हो, है ना? गुस्से में वो पूछती है, मेरे पोते को मारने के बाद अगला स्टेप मुझे मारना है? लेकिन ये चंद शांत रहकर बोलता है, मैडम वैंग मैंने हमेशा आपका रिस्पेक्ट किया है। वो प्रॉमिस करता है, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक जॉनी मुझे फ्यूचर में प्रोवोक नहीं करेगा मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपनी फाइनल डिमांड रखता है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे और जिया को डिवोर्स लेने की परमिशन दे दीजिए।
डिवोर्स शब्द सुनते ही मैडम वैंग बोल पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर वो जोर से अनाउंस करती है, दोस्तों सबको पता है 3 साल पहले हमारे फैमिली ने एक लिविंग सन इन लॉ रखा था। ये शादी मेरे लेट हस्बैंड ने अरेंज की थी। पिछले 3 साल में चाहे जिया खुश नहीं थी, पर एल्डर्स की लास्ट विश पूरी करने के लिए जिया के पेरेंट्स ने मुझे कई बार डिवोर्स की बात की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। ये सुनते ही गेस्ट के बीच फुसफुस शुरू हो जाता है। फिर वो बोलती है, मेरी ग्रैंड डॉटर जिया को सब लोग यान सिटी की नंबर 1 ब्यूटी मानते हैं, कौन किसके लायक है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। फिर वो अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करती है, आज इस ये चन ने मेरे पोते को मारा और मेरी ग्रैंड डॉटर और हमारी फैमिली फ्रेंड फैंकाई के पर झूठे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं डिसाइड करती कि अब मैं अपने लेट हस्बैंड की लास्ट विश का सम्मान नहीं करूंगी। मैं अनाउंस करती कि आज से ये चन हमारी वैंग फैमिली का दामाद नहीं रहा, आज से उसे हमारी वैंग फैमिली से निकाल दिया जाता है। ये सुनते ही युआचिन वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर सबको सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक सर्व करो। उसके बाद एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। वेटर सबको वाइन सर्व करता है और एक्सपेक्ट ही नहीं था। वैंग फैमिली के डिसीजन पर खुशी के साथ सब गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम जुआन, कॉन्ग्रेचुलेशन जिया, सब एक साथ बोलते हैं और हवा में एक अजीब सी खुशी फैल जाती है। इसी सेलिब्रेशन के बीच जिया की माँ आगे आती है और सबका अटेंशन ले लेती है। सबका शुक्रिया। वैसे मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। हमारी जिया और येचन पिछले 3 सालों से अलग अलग सो रहे थे। उसने हमारी जिया को हाथ तक नहीं छुआ। बात को और क्लियर करते हुए वो जोर देती है, जिया अभी भी अबला नारी है। ये सुनते ही जिया शर्म से लाल हो जाती है, मॉम। लेकिन ये सब सुन के येचन अपने मन में सोचता है, ये सब बस एक बिजनेस है। ये जिया का चॉइस है कि वो अपने आप को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट होने दे ताकि आखिर में सबसे बड़ा बीटर उसे ले सके। मतलब बिल्कुल क्लियर था। उसकी अबला नारी अनाउंस करके वो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे थे। इसके बाद येचन भी एक वाइन ग्लास उठाता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो ग्लास जिया की तरफ बढ़ाता है और एक लास्ट सार्कास्टिक लाइन बोलता है, जिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिल ही जाएगा जो तुम्हारी औकात के बाहर हो। ये सुनते ही जिया फिर से अपनी पुरानी एरोगेंस में आ जाती है। उसे लगता है कि येचन अभी भी उसे खोने से डर रहा है, इसलिए वो घमंड से बोलती है, अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं ग्रैंडमा से कह दूं कि अभी तुमसे डिवोर्स ना दिया जाए। ये सुन के येचन गुस्से और नफरत से भरा जवाब देता है, उसकी गलतफहमी क्लियर करते हुए, तुमने मुझे चीट किया और ऊपर से चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगू। बात फिर वही आ जाती है। अब येचन की नजर में जिया के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं बचा था। वो वाइन का ग्लास उल्टा करता और सारी वाइन जमीन पर गिरा देता है, सीधा इंसल्ट। फिर बोलता है, तुम इसके लायक नहीं हो। येचन का ये एटीट्यूड देखकर जिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो आदमी कल तक उसकी हर बात मानता था आज उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो अपने मन में सोचती है, ये गंदा और घटिया आदमी आज पागल हो गया है, सीधा बगावत कर रहा है। ग्रैंडमा, इसे सिर्फ डिवोर्स दे देना तो इसके लिए एस्केप हो जाएगा। हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसने हमें इंसल्ट किया है। पास खड़ा जॉनी, जो पहले से येचन से गुस्से में है, तुरंत मौका पकड़ लेता है और उसका सपोर्ट करता है। फिर ग्रैंडमा वैंग सब गेस्ट को एड्रेस करके जोर से बोलती है, सब लोग सुन लो, इस येचन ने मेरी ग्रैंड डॉटर के 3 कीमती साल बर्बाद किए हैं और ऊपर से मेरे पोते को भी मारा है। इसने हमारे ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया। आज यहाँ जितने भी लोग हैं सब यान सिटी के बड़े बड़े लोग हैं, आप सबका स्टेटस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब मिलकर इसकी रोजी रोटी के हर रास्ते को बंद कर दो। इसे समझ आना चाहिए कि हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ओल्ड मैडम वैंग की बात सुन के हॉल में फुसफुस शुरू हो जाती है। लोग सरप्राइज में आपस में बात करने लगते हैं। तभी डिस्कशन के बीच फैंग का आगे बढ़ता है। जुआन फैमिली की नजरों में अच्छा बनने का चांस नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो अनाउंस करता है, मैं फैंग फैमिली की तरफ से वैंग फैमिली का सपोर्ट करता हूँ। भीड़ तुरंत उसे पहचान लेती है, अरे ये तो फैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन है, वही फैमिली जिनके पास यान सिटी में सबसे बड़ा अफोर्डेबल लग्जरी होटल्स का चेन है। जैसे ही फैंकाई बोलता है, लगता है जैसे कंपटीशन स्टार्ट हो गया हो। एक और आदमी आगे आता है, सब लोग सुनो, मैं जोंगवे हूँ, ली हूँ और सैंटियान रेस्टोरेंट का ओनर। मैं 20 साल से यान सिटी के कैटरिंग बिजनेस में हूँ। मैं भी वैंग फैमिली का सपोर्ट करता हूँ और ये चैन की रोजी रोटी बंद करूंगा। वो अपनी बात फिनिश भी नहीं करता कि माकुन भी पीछे नहीं रहना चाहता और आगे आ जाता है, मैं माकुन हूँ, यान सिटी में 2-on-2 डिलीवरी का जनरल एजेंट। मैं भी वैंग फैमिली का सपोर्ट करता हूँ और ये चैन की रोजी रोटी बंद करूंगा। इतने लोगों को अपने खिलाफ देखकर भी ये चैन नहीं डरता, उल्टा वो शांत होकर काउंट करना स्टार्ट करता है। होटल, वेटर, फूड डिलीवरी, ये 3 इंडस्ट्रीज तो तुम लोगों ने ऑलरेडी मुझे ब्लैकलिस्ट कर दी है। काफी मेहनत की है तुम सब ने, कोई और इंडस्ट्री बची है क्या? अगर है तो वो भी आगे आ जाए। ये सुनते ही एक और आदमी आगे आता और चिल्लाता है, मैं गोल्डन मिनी कैरियो का सीईओ हूँ। मेरा सपना है कि तुमसे जीरो कनेक्शन हो। यान सिटी में कोई भी कैरियो के या बार तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह नहीं देगा। फिर जॉनी भीड़ से पूछता है, और कौन है जो इसके बाकी रास्ते भी बंद कर सकता है? कौन है जिसका इन्फ्लुएंस सब रिच लोगों पर है? ये सुनते ही हॉल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं। यान सिटी में बहुत सारे रिच लोग हैं, कोई एक आदमी नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। तभी सीन चेंज होता है और सबकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है।
वो एक सोफा पर शांत से बैठी होती है। तब तक उसने किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी प्रेजेंस ही दिखाती कि वो सबसे अलग है, बिल्कुल मिस्टीरियस ब्यूटी वाइब। उसे देखकर जुआन यूजिन शॉक हो जाता है, जैसे उसकी सांस रुक गई है। वो सोचता है ये कौन है, इतनी खूबसूरत, ये कब आई, मैंने नोटिस कैसे नहीं किया। अगली पल उसे समझ आ जाता है कि वो कोई आम गेस्ट नहीं है और वो घबराकर तुरंत आगे बढ़ता है। ओह प्रेसिडेंट शिन, आप कब आए? मुझे माफ कीजिए, मैं आपको एंट्रेंस पर रिसीव नहीं कर पाया, ये मेरी बड़ी गलती है। माकुन उसे पहचान नहीं पाता और हैरानी से पूछता है, प्रेसिडेंट योन ये कौन है, हमें भी इंट्रोड्यूस कीजिए। जुआन यूचिन उसकी तरफ देखकर सोचता है, माकुन तुम सच में यान सिटी में रहते हो, तुम्हें ये लेडी नहीं पता, तुम्हारी ये इग्नोरेंस तुम्हें महंगी पड़ेगी। फिर वो सबके सामने प्राउडली बोलता है, साफ है ये यूसैंग ग्रुप की फेमस वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शिन होंगियन। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सबके चेहरे पर शॉक क्लियरली दिख रहा होता है। ये इतनी खूबसूरत लड़की यूसैंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। लोग हैरानी से बात करने लगते हैं। यूसैंग ग्रुप का चेयरमैन तो हमेशा एक डिवाइन ड्रैगन जैसा रहा है, सिर्फ नाम सुना है, कभी सामने नहीं देखा। कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शीन की पावर बहुत बड़ी है, कंपनी का असली पब्लिक फेस वही है। कंट्री के अंदर जो भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के इंटरनेशनल डील्स आए हैं, सब उसने खुद साइन किया है। कह सकते हो कि एक आदमी के नीचे है, लेकिन 10,000 लोगों से ऊपर। ये सुन के ये चैन अपने मन में सोचता है, ओह मेरी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये मेरे लिए काम करती है। इधर जुआन यूचिन कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता प्रेसिडेंट शिन को इम्प्रेस करने का। उसका इन्फ्लुएंस सबसे ऊपर है। माकुन भी तुरंत सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट शिन की ब्यूटी के साथ साथ वो शायद एक ऐसी इंसान है जिसे यान सिटी के सारे रिच लोग जानना चाहते हैं। ये सुनते ही शिन होंगियन थोड़ा सार्कास्टिक हो जाती है। उसे ये चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सीधा बोलती है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा यान सिटी के सब रिच लोगों के साथ अफेयर चल रहा हो, जुबान संभाल के बोलो। ये तीखी बात सुन के माकुन घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है, सॉरी मेरी जुबान फिसल गई, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन बाहर से माफी मांगते हुए भी अंदर से वो कुछ और ही सोच रहा था। अपने होठों को चाटते हुए उसके दिमाग में गंदी सोच आती है। तभी जुआन यूचिन बोलता है, प्रेसिडेंट शिन प्लीज एक्शन लीजिए और इस ये चैन की रोजी रोटी बंद कर दीजिए, आपका एक शब्द ही काफी होगा। साथ ही साथ वो मन में कैलकुलेट करता है, हमारी वैंग फैमिली ने रिसेंट में इस वाइस प्रेसिडेंट शिन को काफी बेनिफिट दिया है ताकि यूसैंग ग्रुप से 70 मिलियन का फंडिंग मिल सके। उम्मीद है वो हमारा सपोर्ट करेगी। उधर शिंग होंगिन अपने बैग से लॉलीपॉप निकालती है और अपने होठों के बीच रख लेती है। उसका स्टाइल बिल्कुल केयरफ्री होता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद सारे आदमी पागल हो जाते हैं। सब अपने लाइटर्स निकल कर आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि सबसे पहले वो उसकी लॉलीपॉप जलाए और उसका अटेंशन पाए। लेकिन शिन होंगियन सबको इग्नोर कर देती है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अपनी उंगली से इशारा करके वो भीड़ में खड़े ये चैन को बुलाती है, इधर आओ। ये देखकर ये चैन सोचता है, मेरी कंपनी की ये वाइस प्रेसिडेंट जिसे मैं कभी मिला नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है, सबको छोड़कर मुझे बुला रही है। फिर वो पूछता है क्या चाहिए। शिनयून सीधा ऑर्डर देती है, मेरा लॉलीपॉप जलाओ। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं। प्रेसिडेंट शिन ने उस बेकार आदमी से लॉलीपॉप जलाने को कहा। हम सब यहाँ खड़े हैं, फिर भी उसने उसे चूज किया। इस बेकार आदमी में ऐसा क्या स्पेशल है, शायद वो उसे इंसल्ट करना चाहती है। लेकिन सबको शॉक करते हुए ये चैन सीधा मना कर देता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। लोग और भी शॉक हो जाते हैं, इसके पास लाइटर नहीं है, इतने सारे लोगों के पास लाइटर है, पूछ नहीं सकता क्या? ये तो ओपनली यांग सिटी की टॉप गॉडेस शिनयून को रिजेक्ट कर रहा है, इतनी हिम्मत। ये सुनते ही शिनयून अपनी सीट से उठती है और सीधा ये चैन की तरफ चलती है। उसके फेस पर अलग ही एक्सप्रेशन होता है। बिल्कुल पास आकर वो पूछती है, नाम? ये सुन के ये चैन पूछता है, कौन सा नाम? शिनयून फिर एम्फोसाइज करती है, तुम्हारा नाम। ये चैन इरिटेटेड टोन में बोलता है, सुना ही नहीं देता क्या? अभी जुआन यूचिन ने बोला था मेरा नाम ये चैन है, बार बार क्यों पूछ रही हो? ये सुनते ही जुआन यूचिन गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें प्रेसिडेंट शिन के सामने बदतमीजी करने की परमिशन नहीं है, अपनी औकात में रहो। लेकिन शिनयून हाथ उठाकर उसे चुप रहने का सिग्नल देती है। उसे ये चैन का ये एटीट्यूड पसंद आ रहा होता है। वो और पास आ जाती है, इतने पास कि उसके बीच का डिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है। वो अपने हाथ ये चैन के चेस्ट पर रखती है और बोलती है, ये चैन तुम्हारा सरनेम हमारे नए अपॉइंटेड चेयरमैन के सरनेम जैसा है। इस कोइंसिडेंस की वजह से मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर धीरे से बोलती है, ध्यान से देखो, तुम तो काफी अच्छे लगते हो, तुम में कुछ तो बात है, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना दूंगी, क्या कहते हो? ये सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। लोग चिल्लाते हैं, प्रेसिडेंट शिन उस ये चैन को बचाने की कोशिश कर रही है, हम उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं और वो उसे जॉब दे रही है। इतनी खूबसूरत और पावरफुल लड़की का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना, क्या प्रेसिडेंट शिन का दिल उस पर आ गया है? दूर खड़ी जिया ये सब देखकर गुस्से और कंफ्यूजन से जल रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये पावरफुल लेडी उस आदमी को क्यों बचा रही है जिसको वो खुद निकालना चाहती है। ये शिनयून क्या चाहती है? इस हंगामे के बीच अचानक जुआन यूचिन के दिमाग में एक घंटी बजती है। उसे एक बात क्लिक होती है, यूसन ग्रुप के नए चेयरमैन का सरनेम भी ये है।
अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल ना करते हुए वो तुरंत पूछ लेता है, प्रेसिडेंट शिन, क्या मैं चेयरमैन ये का पूरा नाम जान सकता हूँ? ये सीधा सवाल सुनते ही शिनयून थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है। सच तो ये था कि वो खुद भी ये नहीं जानती थी, लेकिन अपनी इग्नोरेंस छुपाते हुए और कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोलती है, सॉरी चेयरमैन, ये अभी नहीं चाहते कि ज्यादा लोग उनके बारे में जाने। बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने वाली शिनयून अंदर से डर रही होती है और सोचती है, मुझे खुद उस मिस्टीरियस चेयरमैन का नाम नहीं पता, अगर लोगों को पता चल गया तो मजाक बन जाएगा। उसकी हालत और फेक कॉन्फिडेंस देखकर ये चैन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और सोचता है, इसे मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता, वरना ये मुझसे लॉलीपॉप जलाने को नहीं गई थी। सिचुएशन समझकर ये चैन सीधा पूछता है, प्रेसिडेंट शिन, आप मेरी लाइवलीहुड का क्या अरेंजमेंट करने वाली है? इस पर शिनयून बिना झिझक एक कंडीशन रख देती है और बोलती है, जब तक तुम अलग अलग जाके ओल्ड मैडम वैंग, वैंग जॉनी और अपनी वाइफ से घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगते, तब तक मैं इंटरवीन नहीं करूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगी, साल का 200,000 सैलरी के साथ। यह ऑफर सुनते ही लोगों के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। लोग फुसफुस करते हैं, प्रेसिडेंट शिन उस ये चैन को बचाने की कोशिश कर रही है, क्यों? कोई कैलकुलेट करके बोलता है, सिर्फ झुककर माफी मांगने से ये ब्लैकलिस्ट से बच जाएगा और इतनी खूबसूरत प्रेसिडेंट शिन के बॉडीगार्ड भी बन जाएगा। ये सब सुन के दूर खड़ी जिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सोचती है, इस औरत को क्या हो गया, ये बार बार ये चैन को डिफेंड क्यों कर रही है? वो तुरंत अपनी ग्रैंड माँ के पास जाकर कंप्लेन करती है, ग्रैंड माँ, प्रेसिडेंट शिन आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ओल्ड मैडम वैंग का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। गुस्सा होने के बजाय शिनयून की चतुराई से इम्प्रेस होकर बोलती है, ये लड़की बहुत हाई लेवल प्लेयर है, इसलिए इतनी छोटी एज में यूसेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। वो सिचुएशन समझाते हुए कहती है, देखो ये बिना किसी को ऑफेंड किया किसी भी आदमी को अपना एडमायरर बना सकती है और उसे ग्रेटफुल फील करा सकती है। अब सबको लग रहा है कि ये चैन इस गोल्डन ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन तभी ये चैन का फेस बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बिना किसी डाउट के सीधा बोल देता है, मैं मना करता हूँ। ये सीधा जवाब सुनते ही जिया की आंखें फट जाती है। शिनयून को भी यकीन नहीं होता, वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है, फिर से बोलो। उसके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही होती, ये छोटा सा लिविंग सन इन लॉ मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर रहा है। तभी अचानक सीन टर्न लेता है। ये चंद तेज कदम से आगे बढ़ता है और शिनयून के बिल्कुल पास जाकर उसका कान पकड़ लेता है। उसका कान खींचकर जोर से बोलता है, मैंने कहा मैं मना करता हूँ। ये देखकर शिनयून दर्द से चीख पड़ती है, आ! उसका कान सुन हो जाता है और उसके फेस पर दर्द और शर्म दोनों साफ दिखते हैं। ये देखकर जुआन यूचिन कंट्रोल खो देता है और उंगली दिखाते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट शिन पर हाथ उठाने की? लेकिन ये चैन बिल्कुल रिलैक्स रहकर अपनी एक्शन जस्टिफाई करता और मजाक उड़ाता है, मुझे लगा प्रेसिडेंट शिन को सही से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैंने उनके कान के पास जाके बोला। अपनी बेइज्जती देखकर शिनयून का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो घूरकर ये चैन को चैलेंज करती है, ठीक है, बहुत ठीक, ये चैन तुम में हिम्मत है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही होती है और सोचती है, ये बेकार दामाद अपने भले बुरे का फर्क नहीं जानता। अब बात सीधा धमकी तक पहुंच जाती है। वो ओल्ड मैडम की तरफ मुड़कर सबके सामने अनाउंस करती है, ओल्ड मैडम वैंग, मैं शिनयून यूसेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट वैंग फैमिली का सपोर्ट करती हूँ और ये चैन के यान सिटी में जीने का हर रास्ते को बंद कर दूंगी। जैसे ये फाइनल अनाउंसमेंट होती है, वहाँ मौजूद गेस्ट ये चैन पर हंसने लगते हैं। एक आदमी टॉन्ट मारता है, ये चैन जैसा बेकार आदमी अब बॉडीगार्ड भी नहीं बन पाएगा। दूसरा आदमी हंसकर बोलता है, अब तो तुझे यान सिटी में जीने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ये सब देखकर जिया के मन में सेटिस्फेक्शन आ जाता है और वो कहती है, तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, तुम्हें चुपचाप सब सह लेना चाहिए था। और जब सबको लग रहा होता है कि ये चैन आप सरेंडर करेगा, तब वो शिनयून से एक टेक्निकल सवाल पूछता है, शिनयून, जो आपने अभी कहा, क्या वो आपके पर्सनल डिसीजन है या यूसेंग ग्रुप का डिसीजन? शिनयून बिना झिझक और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ये दोनों का डिसीजन है। इस पर ये चैन उसे लॉजिक के जाल में फंसा देता है और बोलता है, आप यूसेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन नहीं, तो आपको क्या हक है पूरे यूसेंग ग्रुप का स्टांस रिप्रेजेंट करने का? ये चैन का ये लॉजिकल आर्गुमेंट सुनते ही भीड़ में फिर से फुसफुस शुरू हो जाती है। लोग समझने लगते हैं कि वो सही कह रहा है और बोलते हैं, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट शिन का पोजीशन सबसे ऊपर नहीं है यूसेंग ग्रुप में। एक और गेस्ट लीगल एंगल से बोलता है, लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये चेयरमैन के नाम पर डिसीजन नहीं ले सकती। तीसरा आदमी ऐड करता है, वैसे भी इन दोनों के बीच कोई गहरा रिलेशन नहीं है। ये सब सुन के शिनयून को लगता है कि वो फंस रही है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो एक बड़ा झूठ बोलने का डिसाइड करती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम सच जानकर मरना चाहते हो तो मैं सबको बता देती हूँ। असल में यूसेंग ग्रुप का नया चेयरमैन मेरा लवर है। ये सुनते ही असली चेयरमैन यानी ये चैन का दिमाग हिल जाता है। वो हैरानी से सोचता है, क्या मैं कब तुम्हारा लवर बन गया? शॉक में उसके मुंह से निकल जाता है, क्या? शिनयून अपने झूठ पर टिकती है और जोर देकर कहती है, मैंने कहा चेयरमैन, ये मेरा लवर है। ये सुन के ये चैन अपने मन में सोचता है, मेरे सामने ही मुझे अपना लवर बोल रही है, जरा भी शर्म नहीं है। यह हाइपर बोला सुनते ही हॉल में फिर से हंगामा मच जाता है। लोग एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। तो वो मिस्टीरियस चेयरमैन ये असल में प्रेसिडेंट शिन का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो अचानक यान सिटी में आया है।
तुरंत चापलूसी शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंट शिन, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर चेयरमैन ही आपके लवर है तो अब तो हम टेंशन फ्री हैं। जुआन यूचिन अपने मन में कैलकुलेट करता है और खुशी से भर जाता है। वैंग फैमिली ने ऑलरेडी शिनयून को पैसे दिए हैं। अगर वो चेयरमैन की लवर है तो 70 मिलियन की फंडिंग तो पक्का है। थोड़ी एम्बैरेस शिनयून अपना झूठ संभालते हुए कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड काफी सीरियस है अपने काम को लेकर। वो हमेशा वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखता है। बात यही खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़कर सबसे कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को सीक्रेट रखें। ये सब ड्रामा देखकर येचन अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। सिचुएशन की आयरनी समझकर वो सोचता है, पहले इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला, अब डर रही है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए, इसलिए सीक्रेसी का एक्सक्यूज बना रही है। उसे हंसते देखकर शिनयून को इंसल्ट फील होता है। वो इरिटेट होकर पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो येचन? उसे रियलिटी चेक देने के लिए वो इनडायरेक्ट टॉन्ट मारता है, मैंने सुना है चेयरमैन ये ना सिर्फ बहुत अमीर है बल्कि हैंडसम और टैलेंटेड भी है। प्रेसिडेंट शिन थोड़ी अट्रैक्टिव तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चेयरमैन की चॉइस बनेगी? शायद नहीं, है ना? ये सुनते ही शिनयून का ईगो हर्ट हो जाता है और वो और ज्यादा घमंड से अपनी कहानी बनाने लगती है। वो कहती है, चेयरमैन ये मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगे थे। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में एक पूरा आइलैंड रेंट किया, एक ग्रैंड कन्फेशन अरेंज किया और घुटने पर बैठकर मुझे प्रपोज किया। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी सुन के भीड़ वाव बोलती है और इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन असली चेयरमैन येचन ये सब सुन के शॉक हो जाता है और सोचता है, ये औरत कहानी बनाने में एक्सपर्ट है क्या? फिर वो थक कर बोलता है, बस करो, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना। इस पॉइंट पर येचन अपना फोकस शिफ्ट करता है और सीधा जिया की तरफ देखकर बोलता है, जिया चलो अभी सिविल अफेयर ऑफिस चलते हैं और डिवोर्स प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये सुन के जिया भी गुस्से में बोलती है, ठीक है चलो। लेकिन तभी जॉनी उसका रास्ता रोक लेता है। वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, बर्थडे बैंक्वेट का खाना खाकर जाना। जब थोड़ी देर में फीस्ट स्टार्ट होगा हम दरवाजे के पास तुम्हारे लिए एक बॉल भी रख देंगे। आखिर खाना खाने के बाद तुम्हें यान सिटी छोड़ना ही पड़ेगा। फिर जॉनी माकुन की तरफ मुड़कर पुरानी बात याद करता है, बॉस माँ तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ेगा। वो सीन याद है जब तुमने येचन को बाहर कपड़े उतारने पर मजबूर किया था, बिल्कुल कुत्ते को ट्रेन करने जैसा था। माकुन भी खुश होकर बोलता है, यंग मास्टर जुआन आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तभी येचन फाइनल डिसीजन लेता है, माकुन का काम यही खत्म, अब और कोई ड्रामा देखने लायक नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक स्पेशल नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से एक रिस्पेक्टफुल बुढ़े आदमी की आवाज आती है, थर्ड यंग मास्टर। सीधा पॉइंट पर आते हुए येचन पूछता है, वह आदमी जो फूड डिलीवरी का काम करता है और हमेशा मेरे ग्रैंडफादर को खाना देने पर इंसिस्ट करता था, उसका नाम क्या था? फोन पर बूढ़ा आदमी तुरंत जवाब देता है, आप 2-on-2 डिलीवरी के सीईओ जॉन चू की बात कर रहे हैं। ये नाम सुनते ही येचन सीधा ऑर्डर देता है, हाँ वही, अभी तुरंत उसे कांटेक्ट करो और बोलो कि यान सिटी में 2-on-2 डिलीवरी की एजेंसी तुरंत रिवोक कर दे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ये आदमी किस लेवल की बात कर रहा है और किसको ऑर्डर दे रहा है। फोन की दूसरी तरफ से बूढ़ा आदमी बात कंटिन्यू करता है, हाँ वो हमेशा ओल्ड मास्टर से मिलना चाहता था और उनसे कनेक्शन बनाना चाहता था, तो वो जरूर खुशी से ये काम करेगा। वैसे भी अब उसकी नेटवर्थ 50 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, तो वो ओल्ड मास्टर के साथ टेबल शेयर करने के लायक है। ये सुन के येचन थोड़ा इम्प्रेस होकर बिल्कुल एक एल्डर की तरह बोलता है, हम इस लड़के ने काफी प्रोग्रेस की है इन सालों में, किसी दिन उसके साथ मीटिंग सेट करो, मैं उसे मिलूंगा। बूढ़ा आदमी तुरंत जवाब देता है, जी यंग मास्टर। जैसे ये चन अपना फोन रखता है, कुछ पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब सच था या कोई मजाक। लेकिन अगले ही पल जॉनी जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। ये चन ये कैसा ड्रामा कर रहा है तू? वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और बोलता है, 2-on-2 के सीईओ को कॉल करके उसे ऑर्डर दे रहा है। तुम्हारा ये डिल्यूजन तो सीरियस लेवल का है। घर से निकाले जाने के बाद तुम्हारा लास्ट ब्रेन सेल भी फ्राई हो गया है क्या? पूरा हॉल मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ता है। सबको लगता है कि वो एक बेकार आदमी का लास्ट डेस्परेट ड्रामा देख रहे हैं। माकुन सिर हिलाकर हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, बच्चे तू सीधा घुटनों पर बैठ जाता तो ठीक था, अब तूने पूरे शहर के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारा दादा एक सिंपल फार्मर है और सीईओ के पास बिलियंस की प्रॉपर्टी है। क्या वो तुम्हारे दादा के साथ बैठकर खाना खाएगा? क्या तुम सपना देख रहे हो क्या? जिया के मन में एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है। वो सोचती है, अगर कैपेबिलिटी नहीं हो तो नहीं है, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ शिन्यून जो वहाँ खड़ी है, उसकी नजर सिर्फ येचन पर टिकी हुई है। वो बाकी सबकी तरह उसे इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि कुछ गहरा सोच रही होती है। तभी अचानक माहौल को तोड़ते हुए माकुन का फोन बजता है। वो स्क्रीन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, सीईओ वू का कॉल। वो तुरंत फोन उठाता और चापलूसी शुरू करता है, सीईओ सर मैं अभी सोच रहा था कि इन दिनों आपको कॉल करूं ताकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डिस्कस कर सके। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से सीईओ की गुस्से भरी आवाज आती है जो सारी इल्यूजन्स को तोड़ देती है। मैं स्पेसिफिकली तुम्हें यह बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि यान सिटी में तुम्हारी एजेंसी रेटिंग रिवोक कर दी गई है। ये सुनते ही माकुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया और वो गहरे शॉक में चला जाता है।
एक्स बॉस तुरंत सफेद पड़ जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे प्रिंटर की इंक खत्म हो गई हो और उसके चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगती है जैसे ही वो इतनी बुरी खबर सुनता है। घबराहट में वो मेहमानों की तरफ देखता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इतने बड़े लोगों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती। ये सब उसके विलन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। तो ये गंदा आदमी जोर जोर से बोलना शुरू करता है, सबको झूठ बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन फी के साथ रिन्यू हो चुका है। उसकी आवाज बिल्कुल एक फाइनल बॉस जैसे कॉन्फिडेंट होती है जो अभी तक अपने ऊपर हेल्थ बार नहीं देख पाया। जबकि फोन पर सामने वाला कह रहा होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई। माकुन फिर भी एक्टिंग करता रहता है जैसे वो लोग सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स पे जा रहे हो, बिल्कुल एक बेकार के ड्रामा एक्टर जैसा ओवर एक्टिंग करता हुआ। वो अलविदा बोलता है और फ्यूचर में अच्छी कॉपरेशन का प्रॉमिस करता है, जबकि सीईओ लाइन पर उसे पागल कह रहा होता है। फिर वो फोन काट देता है हंसते हुए, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने रिस्की मैसेज भेजा हो और अब रिप्लाई का वेट कर रहा हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसकी ये बेकार एक्टिंग सीधा समझ आ जाती है और उसे इतना क्रिंज फील होता है कि वो सीधा घूरने लगता है। फिर माकुन दूसरे मेहमानों की तरफ मुड़कर सीधा मुंह बना के बोलता है कि डील बिल्कुल पक्की हो गई है। उसकी स्माइल इतनी जबरदस्ती वाली होती है जैसे स्लो इंटरनेट से अपलोड हुई हो। ये गुड न्यूज सुन के वैंग जानी टोस्ट प्रपोज करता है और ये झूठा आदमी वाइन पीता है जो उसके अपने ही आंसुओं के साथ मिक्स होती है। रिग्रेट और बुरी लाइफ चॉइसेस का परफेक्ट टेस्ट। लेकिन ये चन उसके आंसू देख लेता है और स्मोक करता है, समझ जाता है कि उसका मुंह परफेक्टली काम कर गया। बिल्कुल पजल का पीस सही जगह फिट होने वाली सेटिस्फेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट शिन को ये आंसू थोड़े अजीब लगते हैं और वो पूछती कि सब ठीक तो है ना। उसका टोन बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी स्ट्रेंजर को पोलाइटली बोलते हो कि मुंह में कुछ लगा है। लेकिन वो आदमी तुरंत झूठ बना देता है कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक गलत जगह चला गया। सबसे पुराना झूठ, मैं ठीक हूँ के बाद वाला। तब हमारा हीरो हाथ बढ़ाकर सीधा पूछ लेता है कि वो सबको सच क्यों नहीं बता देता कि उसकी एजेंसी खो दी है। उसकी आवाज ऑकवर्ड साइलेंस को बिल्कुल काट देती है। एक्सपोज होने पर माकुन गुस्से से चिल्लाता है कि हेडक्वार्टर्स ने कंट्रोल ले लिया है और इसका इस लड़के से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कॉर्पोरेट डॉजबॉल का प्रो प्लेयर जैसा ब्लेम शिफ्ट करता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को इन एक्विजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कामली बोलता है कि वो आर्ग्यू करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहेगा क्योंकि उसे सच पता है। उसका चिल वाइब पूरे रूम के कियोस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। माकुन पसीने में भीग रहा होता है लेकिन गेस्ट को यकीन नहीं होता कि ये बेकार घर जमाई इतनी बड़ी एजेंसी गिरा सकता है। उनका लॉजिक वही पुराना होता है, जो वीक दिखता है वो वीक ही होता है। लेकिन शिन्यून थोड़ी सीरियस हो जाती है। उस लड़के को ध्यान से देखते हुए सोचते कि शायद ये कोई पावरफुल बंदा हो सकता है। उसका डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। तभी जिया की माँ आगे बढ़कर सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती है। सबको बोलती है कि उसका सन इन लॉ सिर्फ एक गांव का आदमी है जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। उसकी आवाज से ही पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उस लड़के को और नीचा दिखाती है, बोलती कि अगर वो किसी पावरफुल लोग को जानता होता तो खुद को कुत्ते की तरह ट्रीट होने नहीं देता। घर की बड़ी औरत भी एग्री करती है और हंस पड़ती है। उसे लगता है कि रिच लोग इतनी मुश्किलें कभी बर्दाश्त नहीं करते। उसकी हंसी बिल्कुल वैसे होती है जैसे कोई वीआईपी रीडर जो समझता है कि उसे पूरी स्टोरी पता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए माकुन एक बहुत महंगी वाइन बॉटल दिखाता है लेकिन वेटर सबको खाने के लिए बुला लेते हैं। उसका बड़ा मोमेंट खत्म हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाओ खाना आ गया है वाली सिचुएशन। ये सब देखकर हमारे हीरो समझ जाता है कि ये फैमिली कितनी मटेरियलिस्टिक है और उसे परफेक्टली समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा क्यों हुआ। तभी हेड शेफ अनाउंस करता है कि बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला और सबको मेन हॉल में आने को बोलता है। चलते वक्त जिया धीरे से उसे बोलती कि डिनर के बाद डिवोर्स फाइनलाइज करे ताकि पार्टी खराब ना हो। उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होती है। मजबूरी में प्रोटैगनिस्ट पीछे एक टेबल पर अकेला बैठ जाता है और डिसाइड करता है कि सबके खत्म होने तक वेट करेगा। एक क्लासिक कॉर्नर में बैठा हुआ हीरो सीन। अचानक उसके पास बैठी एक फीमेल गेस्ट ड्रामा क्रिएट करती है सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसका स्पून उसके स्पून से टच हो गया, जैसे वो कोई कचरा। फुल एक्स्ट्रा ड्रामा मोड। ये चैन ड्रामा को इग्नोर करता है और नोटिस करता है कि जो डिश सर्व हो रही है वो पपाया सूप है जो किसी के ट्विन टावर्स बढ़ाने के लिए फेमस है। वो उस लड़की को देखकर कैजुअली बोलता है कि शायद उसे ये लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन के लड़की गुस्से और कंफ्यूजन में आ जाती है। वो गुस्से में खड़ी हो जाती है लेकिन लड़का बस उसकी तरफ देखकर इशारा करता है कि वो ऑलरेडी काफी इक्विप्ड है। शक में पड़कर वो लड़की तुरंत अपना टोन चेंज कर देती है और कहती है कि तुम ही सूप पी लो, जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं हो। लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि ये लड़का कितना इरिटेटिंग है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कुछ ही देर बाद वो अपनी दादी के पास दौड़कर जाती है और कंप्लेन करती है कि ये चैन को यहाँ खाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। बोलती है कि ये बेकार घर जमाए बर्थडे गिफ्ट भी नहीं लाया और इसे बैंक्वेट में होने का हक ही नहीं है। वो लड़की फिर भी बकबक करती रहती है, बोलती कि फैमिली को थोड़ी इंटीग्रिटी रखनी चाहिए और डिवोर्स तो खाने के बाद भी प्रोसेस होगा। लेकिन फिर भी बार बार पॉइंट आउट करती कि आज 18 बर्थडे और ये आदमी खाली हाथ आया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब चुपचाप सुनता रहता है और सोचता है कि अगर मैट्रियार्क ने 3 साल तक डिवोर्स रोकने की जिद न की होती तो उसका मिशन कब का फेल हो गया होता। इसलिए वो उस अजीब रूल के लिए एक्चुअली थैंकफुल होता है।
आज जब वो ऑफिशियली फैमिली छोड़ रहा है तो ये चंद डिसाइड करता है कि उसे भी कुछ देना चाहिए और अपना फोन निकाल कर एक सबऑर्डिनेट को कॉल करता है। बोलता है कि एक गिफ्ट प्रिपेयर करिए, तुरंत होटल भेजो। बिल्कुल हिडन ओपी कैरेक्टर वाला कैजुअल पावर मूव। उसे फोन पर देखकर जिया हंस पड़ती है और बोलती है, क्या तुमने अपनी कॉन्शियस कचरे में मिला दी? फिर एरोगेंस से बोलती कि वैंग फैमिली तुम्हारा कोई सस्ता सा गिफ्ट सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वाइफ उसे और इंसल्ट करती रहती है, बोलती है कि अपनी बेइज्जती बंद करो क्योंकि तुम सिर्फ एक फ्री में रहने वाले आदमी हो। वो इतना तक बोल देती कि अगर चाहे तो वो किसी को भेजकर उसके लिए कोई ठीक ठाक गिफ्ट खरीदवा देगी ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि उसने दिया है। लेकिन हमारा हीरो शांत रहता है, आराम से खाना खाता रहता है और उसकी बातों को इग्नोर करता है। ये देखकर जिया और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, क्या तुम बहरे हो गए हो? उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन से हाई पिच पर चली जाती है, पर लड़का तो अपनी प्लेट से नजर भी नहीं उठाता। करीबन 10 मिनट बाद एक सिंपल डिलीवरी बॉय येलो हेलमेट पहनकर होटल के लग्जरियस लॉबी में घुस आता है। स्टाफ उसे एंट्रेंस पर रोकता है और कहता है, ये प्राइवेट पार्टी है, बाहर के लोग अलाउड नहीं है। लेकिन वो आदमी विनम्रता से बोलता है कि वो सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट डिलीवर करने आया है और तुरंत चला जाएगा। उसकी सिंपलिसिटी बिल्कुल अलग चमक रही होती है। थोड़ा कंफ्यूज होकर वो इधर उधर देखता है और पोलाइटली पूछता है कि आज बर्थडे किसका है ताकि वो सही आदमी को पार्सल दे सके। वैंग जानी तुरंत खड़ा हो जाता है, सोचता है कि शायद खाना आया है। उसका दिमाग हमेशा स्नैक मोड में ही रहता है। डिलीवरी बॉय बताता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक रोल्स रॉयस वाले से हुई, जिसने उसे 500 रुपए देकर बोला कि यह पैकेट जल्दी से होटल पहुंचा दो। रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही एरोगेंट कजन तुरंत एज्यूम कर लेता है कि ये गिफ्ट किसी बड़े आदमी ने उसकी दादी के लिए भेजा है। वो लालच भरी स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि पैकेज तुरंत उसे दे दो। उसकी आंखों में पैसा चमकने लगता है। हॉल में सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। बिल्कुल सस्पेंस बिल्ड होता है। वैंग जानी ध्यान से बॉक्स खोलता है, एक्सपेक्ट करता है कि कुछ इम्प्रेसिव होगा। जैसे ही लीड खुलता है, एक हरा लाइट चमकती है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो शॉक हो जाता है देखकर कि अंदर एक बहुत ही रेयर और महंगी आइस जेड है, जो बहुत ही बड़ी दौलत की चीज है। वैंग जानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो जोर से बोलता है कि ये जेड बिल्कुल क्लियर है और कम से कम 10 मिलियन की होगी। ये सुन के सब लोग शॉक में आ जाते हैं और धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि एक सिंपल डिलीवरी बॉय इतनी महंगी चीज कैसे ला सकता है और कौन सा अमीर आदमी इसके पीछे है। गॉसिप हर तरफ फैल जाता है और इस सब के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शांति से खाना खाता रहता है, जैसे उसे कोई लेना देना ही ना हो। सब लोग उस ब्रेसलेट की ब्यूटी में खो जाते हैं और मेट्रियार्क वैंग से पूछते हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट किसने भेजा। लेकिन वो बुढ़ी औरत कंफ्यूज हो जाती है और कहती कि उसे नहीं पता किसने भेजा, क्योंकि वो किसी इतने अमीर और मिस्टीरियस इंसान को नहीं जानती। किन्हॉन भी जेड की क्वालिटी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। उसका दिमाग पॉसिबल पावरफुल लोगों की लिस्ट चेक करने लगता है। कुछ देर बाद उसके अंदर की वैनिटी जाग जाती है और वो सोचने लगती कि शायद उसके किसी रिच एडमायरर ने ये गिफ्ट भेजा होगा। वो खुद को कन्विंस कर लेती कि उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर किसी यंग मास्टर ने मिलियंस खर्च कर दिए होंगे उसका दिल जीतने के लिए। दूसरी तरफ वैंगकांग ब्रैक करना शुरू कर देता है, बोलता है कि ये गिफ्ट जरूर उसकी बेटी के किसी सीक्रेट एडमायरर ने भेजा है। पूरी फैमिली अपनी कहानियां बनाने में एक्सपर्ट होती है। इस एजम्पशन के बेसिस पर सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक अमीर बिलियनर दामाद अब फैमिली में आने वाला है। हमारे हीरो को ये पूरा सीन बहुत ही पैथेटिक और फनी लगता है। वो सोचता है कि ये लोग कोई भी अजीब झूठ बना लेंगे, पर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये झूठ उसने खरीदा है। फिर वो अपना मुंह साफ करता है, टेबल से उठता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो अपना खाना खत्म कर चुकी है ताकि वो यहाँ से निकल सके। इसके साथ ही ये चैन अनाउंस करता है कि उसने प्रॉमिस्ड गिफ्ट डिलीवर कर दिया है और अब वो सीधा रजिस्ट्री ऑफिस चलना चाहता है डिवोर्स फाइनलाइज करने के लिए। जिया की आंखें कंफ्यूजन से फैल जाती है और वो पूछते कि उसने गिफ्ट कब दिया, क्योंकि उसने तो उसे पूरी रात कुछ करते हुए नहीं देखा। तब प्रोटैगनिस्ट सीधा अपनी उंगली उसकी दादी की तरफ करता है और सबके सामने बोलता है कि वो 10 मिलियन वाला ब्रेसलेट उसका गिफ्ट है। वैंग शावी तुरंत उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है कि वो बेशरम है और उसके पास कभी इतने पैसे हो नहीं सकते, 1000 साल में भी नहीं। कजिन भी ड्रामा कंटिन्यू करता है और जिया को बोलता है कि अपने हस्बैंड को रोके, ये अपनी बेइज्जती करवा रहा है। वो इंसिस्ट करता है कि ये गिफ्ट किसी रिच एडमायरर ने भी भेजा है। इसके बाद जिया जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि चलो रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड भी इस लूजर के साथ शादी में नहीं रह सकती। बिल्कुल जल्दी छुटकारा पाने वाली अर्जेंसी। जाने से पहले ये चन उस बुढ़ी औरत की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है कि 3 साल के रिश्तों के लिए ये ब्रेसलेट उसका फेयरवेल गिफ्ट है। ये जेस्चर एक तरफ क्लासी और दूसरी तरफ एक फाइनल इंसल्ट भी। जिया की माँ उस बात को इग्नोर करती और चिल्लाती कि बस बकवास बंद करे और यहाँ से निकल जाए। वो फिर से बोलती कि वो वैंग फैमिली की एक चलती फिरती बेइज्जती है। तभी वैंग जॉनी गुस्से भरी शक्ल के साथ आता और बोलता है कि डिवोर्स साइन करते ही सीधा ट्रेन पकड़ के यून सिटी से निकल जाए। एक क्लासिक शहर छोड़ दे वाला डायलॉग। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरता और ठंडी आवाज में बोलता है कि उसकी जिंदगी उसके खुद की है और कोई डिसाइड नहीं करेगा कि वो कहाँ रहेगा। बिल्कुल मेन कैरेक्टर एनर्जी।
कुछ देर बाद वो रोड पर राइड का वेट कर रहा होता है जब एक लग्जरी कार तेज स्पीड से आकर उसके सामने रुकती है लास्ट इंसल्ट देने के लिए। कार के अंदर फैंग का स्मग स्माइल के साथ बैठा होता है और बोलता है कि ये लड़का BMW में बैठने लायक नहीं है, इसे तो रेंटल बाइक लेना चाहिए। जिया भी हंस पड़ती और कहती कि वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस पर वेट करेंगे और उसे वही छोड़कर निकल जाता है, बिल्कुल हमारे पास फास्ट राइड है वाला फ्लेक्स। इस ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में भी ये चान बिल्कुल काम रहता है और एक नॉर्मल टैक्सी रोकता है। ड्राइवर को बोलता है कि सीधा सिविल अफेयर ऑफिस ले चले, उसका पेशेंस मैक्स लेवल पर होता है। वहां पहुंचकर दोनों मीडिएशन रूम में जाते हैं जहां का एटमॉस्फेयर ठंडा और फॉर्मल होता है। यह उनकी अरेंज्ड शादी का फाइनल एंड होता है। प्रोसेस जल्दी होता है और कुछ ही मिनट में स्टाफ उन्हें रेड सर्टिफिकेट दे देता है। डाइवोर्स ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है और दोनों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसके दिमाग में जैसे एक क्वेस्ट कंप्लीट साउंड बजता है। डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर ये चान हल्का महसूस करता है और सोचता है कि 3 साल के दुख के बाद वो फाइनली फ्री हो गया। अब वो घर जमा ही नहीं रहा, जैसे एक बर्डन हट गया हो। लेकिन बाहर निकलते ही फैंका फिर से आता और उसे चिढ़ाता है, बोलता है कि वो यूजलेस सन इन लॉ से अब अबैंडन्ड सन इन लॉ बन गया है। लेकिन ये चान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडी आवाज में बोलता है कि अब उसका उस औरत से कोई लेना देना नहीं और पीछे मुड़कर चला जाता है। वो ऑलरेडी नेक्स्ट फेज के बारे में सोच रहा होता है। जिया इग्नोर होने पर गुस्से में आ जाती है और रोड के बीच में चिल्लाने लगती है। उसे यूजलेस अबैंडन्ड सन इन लॉ बुलाती है। उसकी आवाज उसकी फ्रीडम का बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। जब वो टैक्सी में बैठता है तब वो औरत लग्जरी कार में बैठकर भी गुस्से में होती है और फैंका को ऑर्डर देती कि उसकी टैक्सी फॉलो करे ताकि वो कंफर्म कर सके ये शहर छोड़ रहा है। फैंका स्मग स्माइल के साथ उसका ऑर्डर मानता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ये चंद सीधा रेलवे स्टेशन जा रहा है भागने के लिए। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल उस इंसान जैसा होता है जिसे जॉनर ही नहीं पता। जब वो बिजी स्ट्रीट्स में टैक्सी का पीछा कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने उसके सारे सपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो उस लड़के के पास शहर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनका प्लान उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन पैसेंजर सीट पर बैठी जिया बेचैन होने लगती है। अपने एक्स हस्बैंड का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन याद आता है और उसे लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ तो बहुत ही अजीब है। 3 साल बाद उसकी इंट्यूशन फाइनली काम करने लगती है। अचानक फैंका भाई सिकुड़ता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ आता है कि टैक्सी का राउट ना ट्रेन स्टेशन जा रहा है ना ही बस टर्मिनल। जिया पूछती कि क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, लेकिन फैंका मना करता है और कहता है कि ये डायरेक्शन सीधा एक्सएच के रिच एरिया की तरफ जाता है। ये सुनते ही लड़की नर्वस हो जाती है और अपने नाखून चबाने लगती है। सोचता है कि क्या वो लड़का सच में यून सिटी में ही रहने वाला है इतनी सब चीजों के बाद भी। उसकी टेंशन बढ़ती जाती है। फैंका उसे शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि शायद वो कोई सस्ता होटल ढूंढ रहा होगा और कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनके इन्फ्लुएंस के चलते कोई भी उसे रूम नहीं देगा। 10 मिनट बाद टैक्सी रुकती है और वो भी लेक के लग्जरियस 4 सीजन होटल के सामने। ये देखकर दोनों बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। उनकी कंफ्यूजन देखने लायक होती है जब वो देखते हैं कि हमारे हीरो सीधा एंट्रेंस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। फैंका हंसकर कहता है कि वो जरूर वेटर या जैनिटर की जॉब के लिए आया है। जिया गुस्से से भर जाती है। उसे उसकी इतनी हिम्मत पर शॉक होता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि उसे शहर में कोई जॉब नहीं मिलेगी। उसे एक बार और इंसल्ट करने के लिए लवर तुरंत अपना फोन निकालता है और होटल के एक मैनेजर दोस्त को कॉल करता है। क्लासिक मैं किसी को जानता हूँ वाला मूवमेंट। वो मैनेजर को बोलता है कि अगर ये चंद नाम का कोई बंदा आए तो उसे जॉब बिल्कुल मत देना। उसे लगता है कि वो हीरो की लाइफ और बर्बाद कर रहा है। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब मैनेजर कुछ बोलता है और वो शॉक में चिल्लाता है। जिया डर कर पूछती है क्या हुआ। वो फोन काट देता है और कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैनेजर ने चेक किया पर कोई जॉब लेने के लिए नहीं आया। अब दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वहाँ क्यों आया है। मिस्ट्री और डीप हो जाती है तब फैंका की आंखें फैल जाती है और वो एक अजीब पॉसिबिलिटी बोलता है कि शायद वो जॉब के लिए नहीं बल्कि गेस्ट बन के रहने आया है। यह आइडिया सुन के जिया का दिमाग हिल जाता है। एक्स वाइफ तुरंत हंस पड़ती है और कहती कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एक रात का रेंट 8000 है और उसने उसके सारे कार्ड्स ले लिए थे। उसके पास सिर्फ थोड़े पैसे ही बचे होंगे। उसका हिसाब उसी नॉलेज पर बेस्ड होता है जो उसे लगता है कि सही है। फिर भी फैंका सेटिस्फाई नहीं होता और डिसाइड करता है कि वो खुद होटल के अंदर जाके पता करेगा। लॉबी में पहुंचते उन्हें शॉकिंग कंफर्मेशन मिलती है कि ये चंद ने चेक इन कर लिया है और सिर्फ चेक इन ही नहीं पूरे 7 दिन का एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि ये स्टंट 50,000 से ज्यादा का है और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उस बेकार आदमी के पास इतने पैसे हो सकते हैं। तुरंत बाद फैंका एक्यूज करता है कि उसने सालों तक ग्रोसरी और डॉग फूड के पैसे चुरा कर ये पैसे जमा किया होगा। उसे एक शेमलेस चोर बोलता है, बिल्कुल नीचे गिर कर इल्जाम लगाता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें रोकती और कहती कि एक गलती हो रही है। ये चंद ने नॉर्मल रूम नहीं लिया बल्कि प्रेसिडेंशियल सूट लिया है। ये सुनते ही दोनों पर जैसे बिजली गिर जाती है। वो दोनों एक साथ शॉक में चिल्लाते हैं, बिल्कुल डर से कांप जाते हैं। फैंका के माथे पर पसीना आ जाता है जब वो दोबारा कैलकुलेशन करता है। उसे समझ आता है कि ये सब मिलकर $500,000 से भी ज्यादा है क्योंकि लग्जरी सूट 80,000 पर नाइट का है।
वो जिया की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो पक्का है कि उसका एक्स हस्बैंड ने इतने सारे पैसे बचाए होंगे सिर्फ चिल्लर जमा करके, क्योंकि ये मैथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म करता है, क्या तुम श्योर हो कि ये चैन ने अभी 560,000 फुल पेमेंट किया है? रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करती है और ऊपर से और शॉक दे देती है, जी सर, और उन्होंने मुझे 10,000 का टिप भी दिया। मेरे इस महीने का रेंट तो आपके एक्स इन लॉ ने की वजह से कवर हो गया। ये सुनते ही जिया का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाती है, तुमने वो टिप रखने की हिम्मत कैसे की? वो पैसे सब हमारे बैंक फैमिली का है, समझी? फैंका उसे लॉजिकली समझाने की कोशिश करता है, अभी टिप के लिए रोने का टाइम नहीं है। मेन बात यह है कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? अगर वो 3 साल ग्रोसरी के पैसे भी बचा रहा होता तब भी 1 मिलियन नहीं जमा कर सकता। ये मैथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। जिया थोड़ी देर तक सोचती है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, रुको, वो पहले मेरी ग्रैंडफादर के घर जाता था उनके डॉग का ख्याल रखने। वहाँ बहुत सारे वैल्यूएबल एंटिक्स है, कहीं उसने 1-2 चुरा के बेच तो नहीं दिया जैसे कोई एंटिक हाइस्ट वाला बंदा। फैंका तुरंत एग्री करता है, हाँ पक्का वही है। तुम फैमिली को कॉल करो और चेक करो कुछ मिसिंग तो नहीं। उधर वैंग होटल के बैंक्वेट हॉल में प्रेसिडेंट टैंग और बाकी बड़े गेस्ट अभी तक गए नहीं थे। सब वेट कर रहे थे उस मिस्टीरियस बंदे का जिन्होंने वो एक्सपेंसिव ब्रेसलेट भेजा था। शिन्यून दरवाजे की तरफ देखते हुए रेस्टलेस हो रही थी, सोचती है ट्रैफिक हो सकता है पर अब तक तो गिफ्ट भेजने वाला आ जाना चाहिए था। फिर एक डिस्टर्बिंग थॉट आता है, कहीं सच में ये चैन ने ही वो ब्रेसलेट भेजा हो? और तुरंत खुद ही सोचती है, नहीं, इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट थोड़ी ना आ सकता है। तभी जिया की मॉम का फोन बजता है, वो उठाती है और उधर से जिया पैनिक में बोलती है, मॉम तुरंत ग्रैंड मदर के घर जाओ और चेक करो कोई पुरानी पेंटिंग या कैलीग्राफी मिसिंग तो नहीं। वो ये चैन पक्का हमारे घर का सामान चुरा के बेच रहा है। ये सुनते ही माँ का कंट्रोल चला जाता है और वो जोर से बोल देती है, क्या ये चैन ने ग्रैंड मदर के एंटिक्स चुरा लिए? चिन्यून ये सुन लेती है, एक गहरी सांस लेती है और लॉलीपॉप का स्मोक बाहर निकालती है। सोचती है, मुझे लगा ये बंदा कोई बड़ा टाइकून है पर ये तो एक सिंपल चोर निकला। क्या बेकार एक्सपेक्टेशन थी। उसका इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है। फिर वो खड़ी होती है और बोलती है, मुझे कंपनी का इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलती हूँ। ओल्ड मैडम वैग रिस्पेक्टफुली कहती है कि फाइनेंसिंग का मैटर अब उनके हाथ में है। शिन बोलती है, टेंशन मत लो, और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है बाकी गेस्ट भी समझ आते कि मिस्टीरियस बंदा नहीं आने वाला और सब एक एक करके निकलने लगते हैं, बिल्कुल साइड क्वेस्ट के एनपीसीज की तरह। क्राउड के डिस्पर्स होने के बाद ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में जिया की बात पूछती है। उसे पता चलता है कि ये चैन ने वेस्टलेक होटल में प्रेसिडेंशियल सूट 1 हफ्ते के लिए बुक किया और लगभग 6 लाख उड़ा दिए। सबको लगता है कि उसने एंटिक्स बेच के पैसे लिए हैं। ओल्ड मैडम वैंग टेबल पर हाथ मार के गुस्सा निकालती है पर फिर खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि ब्रेसलेट भेजने वाला अभी तक नहीं आया। वो फैमिली को डिवाइड कर देती है, कुछ लोग घर चेक करने जाते हैं और कुछ लोग वेट करते रहते हैं। विला में जॉनी और जिया के पेरेंट्स सर्च स्टार्ट करते हैं। जॉनी बोलता है, हम स्प्लिट हो जाते हैं, अंकल कैलीग्राफी रूम चेक करो, मैं दूसरा रूम देखता हूँ। 20 मिनट बाद भी कुछ मिसिंग नहीं मिलता। जॉनी सोचता है, कुछ भी वैल्यूएबल चीज गायब नहीं है, मतलब उसने कुछ चोरी नहीं की। उसका दिमाग कैलकुलेशन मोड पे चल रहा था पर उसकी नफरत उस पर हावी हो जाती है। वो सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इसलिए झूठ बोलता है, अंकल एक बार और चेक करो। जैसे ही अंकल जाता है जॉनी के दिमाग में एक गंदा प्लान आता है। वो शेल्फ से एक बहुत ही महंगा वॉच उठाता है जो उसके ग्रैंडफादर का था, वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, अब ये चैनी इस वॉच का चोर बनेगा। वो वॉच अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और एक एम्प्टी बॉक्स लेके बाहर आता है। तुरंत चिल्लाता है, मेरे रूम से वॉच मिसिंग है। जिया की मॉम गुस्से में बोलती है, मुझे पता था। जिया के फादर तुरंत ओल्ड मैडम वैंग को कॉल करके बताते कि ग्रैंडफादर का रिचर्ड मिली वॉच गायब है। ओल्ड मैडम वैंग का गुस्सा पीक पे पहुंच जाता है। वो कांपते हुए बोलती है, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ, मैं उसका हाथ काट दूंगी। कॉल के बाद फादर जॉनी से कहते कि चलो शेन को पकड़ने चलते हैं, पर जॉनी को पिछली पिटाई याद आ जाती है और डर के मारे वो फेक इंजरी बना के बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फादर जिया को कॉल करता है, तुम अभी भी वेस्टलेक होटल पे हो? होटल में जिया कॉल उठाती है, उसकी आंखें फट जाती है। क्या ग्रैंड मास्टर के घर से रिचर्ड मिली वॉच गायब है? 5 मिलियन का? ठीक है समझ गई। वो फोन रखती है। फैंका पूछता है, क्या हुआ? जिया गुस्से में बोलती है, ये चैन ने सच में ग्रैंड मदर का सामान चुरा लिया। वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर बदतमीजी से कहती है, उसका रूम नंबर बताओ। फैंका डर जाता है, तुम क्या करने वाली हो? जिया एक्साइटेड टोन में बोलती है, मैं उसे पकड़ के लाऊंगी, उसने मेरे ग्रैंडफादर का 5 मिलियन का वॉच चुरा लिया है। फैंका नोटिस करता है कि वो गुस्से से ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, सीन मत क्रिएट करो, पुलिस को कॉल करते हैं। पर जिया उसे कावड़ बोलकर इग्नोर करती है और अकेले ऊपर चली जाती है। वो प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर पहुंचती है और जोर से डोर पे नॉक करते हुए चिल्लाती है, दरवाजा खोलो चोर। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, सामने ये चैन खड़ा होता है, अभी भी शावर करके सिर्फ एक टॉवल पहने हुए है। वो इरिटेट होके बोलता है, अब क्या प्रॉब्लम है? डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद नहीं कर सकती? उसे इस हाल में देखकर जहां उसके एब्स क्लियरली दिख रहे थे, जिया का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है।
ये चैन उसका रिएक्शन इग्नोर करता है और सीधा पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। जिया तुरंत होश में आती है और अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए टॉपिक चेंज करके उस पर इल्जाम लगाती कि उसने उसकी ग्रैंड मदर का रिचर्ड मिली वॉच चुरा लिया है। ये चैन कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सा वॉच। जिया सोचती कि वो एक्टिंग कर रहा है और गुस्से में बोलती है 5 मिलियन का वॉच मिसिंग है और मुझे पता है तुम ही ने लिया है, वरना इतने पैसे कहाँ से लाए तुम इस प्रेसिडेंशियल सूट के लिए जहाँ मैं खुद भी नहीं रुकी। ये चैन अपने मन में सोचता है कि वैंग फैमिली सच में कमाल है, अच्छी चीजों का क्रेडिट खुद लेते हैं और हर बुरी चीज का ब्लेम उस पर डाल देते हैं, बिल्कुल टॉक्सिक गिल्ट बिहेवियर। वो उसे बोलता है कि उसने कभी उनके घर से एक सुई का धागा तक नहीं लिया, तो वॉच चोरी करना तो दूर की बात है, और उसे निकलने को कहता है। जब ये चैन उसे मिस वैंग कहकर बुलाता है तो जिया को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वो उसे प्यार से मेरी अनोइंग वाइफ कहता था और उसे बाहर खाना खिलाने की बात करता था। यह नई डिस्टेंस और फॉर्मेलिटी उसे और गुस्सा दिलाती है और वो पूछती है इतनी जल्दी मुझे क्यों भगा रहे हो, अंदर कोई और लड़की है क्या। ये चैन अब तंग आ चुका होता है और बोलता है अंदर कोई लड़की है या नहीं तुमसे कोई लेना देना नहीं, अगर अभी नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। जिया का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है। वो धमकी देती है मैं पुलिस को कॉल करूंगी, 5 मिलियन चोरी के लिए 15 साल से ज्यादा जेल होगी तुम्हें। ये चैन बिना उसकी बात सुने डोर बंद कर देता है। जिया बाहर चिल्लाती रहती है पर दरवाजा ऑलरेडी लॉक हो चुका होता है। अंदर ये चैन शांति से अपने बाल सुखाता है और मिरर में खुद पर हंसता है। सोचता है कि सिर्फ उसके प्यार की वजह से वो हमेशा उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगता था। वो सोचता है कि किसी के प्यार करने का मतलब क्या होता है जब सामने वाला इतना गिर जाए। उसके दिमाग में सैड बैक स्टोरी म्यूजिक चल रहा होता है। जब ओल्ड मैडम वैंग को पता चलता है कि जिया ने पुलिस बुला ली तो वो गुस्से से भर जाती है। जिया की माँ अपनी बेटी की साइड लेती है और बोलती कि ये चैन कोऑपरेट नहीं कर रहा था इसलिए पुलिस बुलानी पड़ी, और अब जब वो फैमिली का हिस्सा नहीं है तो फैमिली जस्टिस अप्लाई करना भी सही नहीं होता। होटल पर वापस पुलिस आती है और जिया से पूछती है क्या आप मिस जिया हो, क्या आपने ये चैन के खिलाफ 5 मिलियन का वॉच चोरी का रिपोर्ट किया है। जिया विक्टिम बनकर पूरी कहानी सुनाती है कि ये चैन उनका लिव इन सन इन लॉ था, अब डिवोर्स हुआ है, उनसे वॉच चुरा लिया, बेच दिया और उस पैसे से प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया। वो ऑफिसर से कहती कि उसे जल्दी अरेस्ट करे। एक ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देता है कि ये चैन को नीचे बुलाया जाए। डरी हुई रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है पर ये चैन ऑलरेडी गहरी नींद में होता है और फोन नहीं उठाता। जिया का डाउट अब पक्का यकीन बन जाता है। वो सोचती कि वो गिल्टी है इसलिए बात नहीं कर रहा। दो पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं और डिसाइड करते कि ऊपर जाना पड़ेगा। वो लिफ्ट लेते हैं और डोरबेल बजाते हैं। जब ये चैन दरवाजा खोलता है और पुलिस को देखता है तो थोड़ा सरप्राइज होता है पर बिल्कुल काम रहता है, प्योर मेन कैरेक्टर एनर्जी। आगे खड़े ऑफिसर कैप्टन ली अपनी पहचान बताता है और सीधा पूछता है क्या तुमने 5 मिलियन का वॉच चुराया है। वो ये चैन को ऑब्जर्व करते हैं और बोलते कि वो पहले वैंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ था और अब पिछले 6 महीने से डिलीवरी का काम कर रहा था। फिर वो पॉइंट आउट करते कि डिवोर्स के वक्त उसे फैमिली से एक पैसा भी नहीं मिला, फिर भी वो 80,000 पर नाइट वाले प्रेसिडेंशियल सूट में पूरे हफ्ते के लिए रुका है। वो पूछते हैं अगर तुमने चोरी नहीं की तो इतना पैसा आया कहाँ से। बिना डिले किए ये चैन मुड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लाता है। वो कैप्टन ली को देता है और कहता है ये ह्यूसेन ग्रुप का शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैं इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर और नया सीईओ हूँ। साथ ही अपना शाइनी ब्लैक बिजनेस कार्ड भी देता है, प्योर प्लॉट ट्विस्ट अनलॉक। जैसे ही दोनों ऑफिसर्स कार्ड देखते हैं उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है। दूसरा ऑफिसर धीरे से बोलता है ये थोड़ा ज्यादा एक्सैजरेटेड लग रहा है, कहीं फेक तो नहीं। कैप्टन ली पूछता है क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे मिल सकती है। ये जन शांति से जवाब देता है गवर्नमेंट का फाउंडर तो मेरे सेकंड ब्रदर के कॉलेज फ्रेंड है, मैंने उनसे बोला था कि मेरी इन्फो टेम्पररी हाइड कर दे क्योंकि मैं अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुआ। फिर वो कैजुअली बोलता है मैं अभी उन्हें कॉल करके 10 मिनट के लिए इन्फो ओपन करवा देता हूँ। वो तुरंत फाउंडर को कॉल करता है और कैजुअली कहता है कि उसका प्रोफाइल थोड़ी देर के लिए विजिबल कर दे। फिर ऑफिसर्स की तरफ देखकर बोलता है अब चेक कर लो। दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपने फोन पर ह्यूसेन ग्रुप सर्च करते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है उनकी आंखें बिल्कुल फट जाती है। स्क्रीन पर क्लियरली लिखा होता है ये चैन सीईओ ऑफ ह्यूसेन ग्रुप। लेकिन कैप्टन ली अभी भी मानने को रेडी नहीं होता और वो कहता है कि शायद ये किसी हैकर का काम हो सकता है, बंदा अभी भी डिनाइल मोड में है। ये चैन समझ जाता है कि ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है। वो कहता है कि उसे अपनी वेल्थ शो करने का शौक नहीं है, लेकिन अब जब तुम लोग अभी भी बिलीव नहीं कर रहे तो ठीक है। फिर वो अपना फोन निकालता है, बैंकिंग ऐप ओपन करता है और सीधा उनके सामने रख देता है, खुद देख लो अल्टीमेट बैंक अकाउंट रिवील मूवमेंट। जैसे ऑफिसर्स ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखते हैं उनका पूरा कंपोजर टूट जाता है। एक साइड पर 500,000 का एक्सपेंस दिखता है, लेकिन जैसे उनकी नजर नीचे अवेलेबल बैलेंस पर पड़ती है दोनों शॉक हो जाते हैं। अमाउंट 10 बिलियन से ज्यादा होता है। इस साइलेंस के बीच ये चैन अंदर ही अंदर एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अच्छा हुआ शादी के टाइम प्रीनअप साइन किया था, इसलिए वैंग फैमिली ने कभी चेक ही नहीं किया कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज और एसेट्स हैं। वो पुलिस की तरफ देखकर कामली कहता है कि ये तो सिर्फ उसके एक कार्ड्स में से एक है।
ऑफिसर रिस्पेक्टफुली पूछता है कि क्या वो किसी बहुत बड़े और रिच फैमिली का यंग मास्टर है और फिर भी उसने वैंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ बनना क्यों एक्सेप्ट किया। ये चैन सिंपल जवाब देता है कि ये बस एक फैमिली अरेंजमेंट था और उस टाइम उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसका सीक्रेट किसी को ना बताए, स्पेशली वैंग फैमिली को, क्योंकि वो उनसे और कोई लेना देना नहीं चाहता। फुल स्टेल्थ मोड। दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपने मन में सोचते हैं कि रिच लोगों के टेस्ट और सोच में बहुत ही अजीब होते हैं। मैटर क्लियर होने के बाद पुलिस पोलाइटली अपोलोजाइज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये चैन उन्हें कामली फेयरवेल बोल देता है। 2 मिनट बाद होटल लॉबी में जिया और फैंग का इम्पेशेंट वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो पुलिस को आते देखते हैं तुरंत उनके पास चले जाते हैं। कैप्टन ली सीधा बोलता है कि जेंटलमैन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उसने वॉच नहीं ली है और उन्हें सजेस्ट करता है कि वापस जाकर अच्छे से चेक करें, शायद कहीं रखकर भूल गए हो। फैंग का तुरंत प्रोटेस्ट करता है, ये कैसे हो सकता है, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो। जिया भी आर्ग्यू करती है, अगर उसने चोरी नहीं की तो इतने पैसे आए कहाँ से, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं और मन में 10 बिलियन का फिगर घूम रहा होता है। सोचते हैं दुनिया में कोई गरीब आदमी 10 बिलियन का मालिक नहीं होता। कैप्टन ली फर्मली कहता है कि जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तब तक वो मिस्टर ये चैन को अरेस्ट नहीं कर सकते। जाने से पहले वो जिया को रोकते हैं और एडवाइस करते हैं कि अपने एक्स हस्बैंड को गरीब या बेकार कहना बंद करे। वो याद दिलाते हैं कि कभी वो हस्बैंड वाइफ थे और ऐसा बोलना बहुत हार्टफुल होता है। दूसरा ऑफिसर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा है कि क्या डिवोर्स उसने इनिशिएट किया था। जिया प्राउडली कहती है, हाँ मैंने ही डिवोर्स लिया था, अब वो रिग्रेट कर रहा होगा। ऑफिसर मन में सार्कास्टिक थम्स अप देता है, इतने बिलियंस का हस्बैंड छोड़ दिया, रिग्रेट उसका नहीं तुम्हारा है। जिया थोड़ी हेजिटेंट होकर पूछती कि क्या उसके रूम में कोई और औरत थी। कैप्टन ली कहता है, मिस्टर ये चैन अकेले है रूम में। जिया के फेस पर स्माइल आ जाती है, मुझे पता था वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। फुल डेलुलु मूवमेंट। फैंग का साइड में खड़ा कंफ्यूज होता है, पुलिस ऊपर गए और नीचे आके इतने पोलाइट कैसे हो गए, क्या हुआ ऊपर। तभी जिया का फोन रिंग करता है, स्क्रीन पर वैंग शाओजी नाम फ्लैश होता है। वो कॉल उठाती है और भाई पूछता है, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जिया कहती है, नहीं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। वैंग जोनी थोड़ा सरप्राइज होता है, कैसा एविडेंस चाहिए। जिया समझाती है, या तो चोरी का प्रूफ या फिर बेचने की रिसिप्ट। वैंग जॉनी के फेस पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है, हाथ में 5 मिलियन की वॉच देखते हुए सोचता है, चोरी का प्रूफ तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वॉच तो मेरे पास ही है। फिर उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है, फेक प्रूफ बना देता हूँ कि उसने वॉच बेची है। फुल विलेन मोड एक्टिवेट। वो जिया को कहता है, ये मैटर मुझे दो तो मैं पता लगाता हूँ कि किसको बेची है और उसे जेल भेजता हूँ। जिया भाई बोलने ही वाली होती कि जॉनी कॉल कट कर देता है। जिया टेंशन में सोचने लगती है, अगर भाई ने सच में ये चंद को जेल भेज दिया तो फिर आगे क्या होगा। पुरानी यादें उसके सामने फ्लैश होने लगती है। उसे वो टाइम याद आता है जब ये चंद प्यार से उसके बाल कल करता था और पूछता था कि कल अच्छा लग रहा है या नहीं। वो अभी भी इन यादों में खोई हुई होती है और उसका दिमाग पूरी तरह से ये चंद के थॉट्स में उलझ चुका होता है। फुल फ्लैशबैक आर्क चल रहा है। साइड में खड़ा फैंग का उसे काफी देर से देख रहा होता है। वो मौका देख के उसके पास आता है, बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोलता है कि आज रात वो भी वेस्ट लेक में रुक जाते हैं। उसका ये टच जिया को सीधा गुस्से से भर देता है। वो गुस्से में पलटकर फैंग काई को जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, तुम एक सिंपल ये चैन को हैंडल नहीं कर पा रहे और मेरे साथ रात बिताने का सपना देख रहे हो। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। प्योर के ड्रामा वाला थप्पड़ मूवमेंट। फैंग काई अपने लाल गाल को पकड़कर दांत पीसने लगता है और मनी मन गालियां देता है। सोचता है कि ये चैन ने आज रात का पूरा मजा खराब कर दिया और जब ये बाहर निकलेगा तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पीछे से उसका छोटा चमचा जाओ जैंग और आग लगाता है, बोलता है वैसे लड़की काफी हॉट है। फैंका का गुस्सा और भड़क जाता है। वो जैंग का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और ऑर्डर देता है कि बकवास बंद करे और जैसे ये चार होटल से निकले तुरंत उसे इन्फॉर्म करे। डर के मारे चमचा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। फिर टाइम स्किप होता है। अगले दिन सुबह 6 बजे होटल का एलिवेटर ओपन होता है और बाहर से निकलता है ये चैन। लेकिन आज का ये चैन कल वाले डिलीवरी बॉय जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसने एक महंगा सूट पहना होता है और उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां उसे देखकर शॉक हो जाती है और आपस में फुसफुसाती है, ये तो बिल्कुल डोमिनेटिंग सीईओ लग रहा है, कल वाले सिंपल लड़के से कितना अलग है। एक और लड़की कहती है, मुझे तो ये पसंद आ गया है, कौन लकी होगी जो इसकी वाइफ बनेगी। ये चैन इन सब बातों से बिल्कुल अनजान होटल से बाहर निकल जाता है। साओ चैंग उसे देख लेता है और तुरंत फैंग काई को कॉल करके बताता है कि ये चैन बाहर आ गया है। ये चैन टैक्सी पकड़कर निकल जाता है और शाओ चैंग अपनी कार से पीछे फॉलो करता है। अपडेट देता रहता है कि वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है। फुल स्टॉकर मोड। लगभग 20 मिनट के बाद टैक्सी एक लग्जरियस बिल्डिंग के सामने रुकती है। ये यूसेंग ग्रुप का बिल्डिंग होता है। टैक्सी से उतरकर ये चैन उस स्काई स्क्रैपर को देखते और कहता है, कल शिन्यून ने मेरा लाइवलीहुड खत्म करने की बात की थी, आज देखता है मुझे देखकर उसका एटीट्यूड क्या होता है। इधर फैंग का अभी भी बेड पर पड़ा होता है जब उसे पता चलता है कि ये चैन यूसेंग ग्रुप गया है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो वहाँ क्या करने गया है।
उसे याद आता है कि कल प्रेसिडेंट शिन ने सबके सामने कहा था कि वो उसका सब कुछ बर्बाद कर देगी। फिर सोचता है कहीं वो उससे बदला लेने तो नहीं गया। ये सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि यह परफेक्ट चांस है। अगर वो प्रेसिडेंट शिन को बचा लेता है तो शायद उसके साथ चांस मिल जाए। सिंपल लॉजिक। टाइम वेस्ट किए बिना वो तुरंत उसे कॉल करता है। उधर प्रेसिडेंट शिन यून अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है। अननोन नंबर देखकर कॉल उठाती है और पूछती कि कौन है। पेंकाई बहुत पोलाइट वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि कल बर्थडे पार्टी में उसने उनके साथ टोस्ट किया था। शिन थोड़ी सरप्राइज होती है और पूछती कि इतनी सुबह कॉल करने का क्या बात है। पेंकाई सीधा पॉइंट पर आता है। क्या आपको वो वैंग फैमिली का लिविंग सन इन लॉ ये चैन याद है? कल हमने उसका लाइवलीहुड बंद किया था। वो आज सुबह आपकी कंपनी बिल्डिंग पहुंच गया है। शायद बदला लेने आया है। फुल स्निच मूव। प्रेसिडेंट शिन कामली रिप्लाई करती है, टेंशन मत लो, बिल्डिंग में सिक्योरिटी है, वो ऊपर नहीं आ सकता। पेंकाई जल्दी से बोलता है, मेरे आदमी ने बताया कि उसके पास एक्सेस कार्ड है और वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। शायद अभी आपके फ्लोर की तरफ आ रहा है। आप डेंजर में हो सकती है। यह सुनकर शिन सस्पिशियस हो जाते। क्या उसके पास हमारी कंपनी का एक्सेस कार्ड कैसे हो सकता है? पेंका और ड्रामा करता है। वो वैंग फैमिली के एंटिक्स बेचकर पैसा कमा रहा है और आपकी कंपनी का कार्ड भी ले लिया। मुझे तो सब रेड फ्लैग लग रहा है। मैं सच में आपकी सेफ्टी को लेकर वरीड हूँ। उधर से शिन बिल्कुल काम सीईओ टोन में बोलती है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, मैं तुरंत सिक्योरिटी को चेक करने बोलती हूँ। ये सुनते ही फैंका ऑलमोस्ट खुश हो जाता है। दिमाग में ऑलरेडी गलत फैंटेसी चल रही होती है। वो कहता है, मैं भी आपकी कंपनी आ रहा हूँ हेल्प करने के लिए, सिस्टर युएंग। उधर प्रेसिडेंट शिन ऑलरेडी अपने कलीग से कॉल पर होती है। रूम तुरंत कंपनी पहुंच जाओ, जो भी सस्पिशियस लगे चेक करो, कुछ भी गलत लगे तो सीधा पुलिस को कॉल करना। आधे घंटे बाद यूसेंग ग्रुप में एक लड़की एंटर करती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते ही ऑलमोस्ट गिर ही जाता है ग्रीट करते हुए। गुड मॉर्निंग वो पोलाइटली सिर हिलाती है। वो है सेक्रेटरी जाओ, शिन यून की पर्सनल सेक्रेटरी जाओ रोम, और वो इतनी खूबसूरत है कि सबका दिमाग हिल जाए। जैसे वो एलिवेटर की तरफ चलती है गार्ड उसे देखते ही रह जाते हैं। उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही रोम सीधा ऑफिस में घुस जाती है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? क्या चाहते हो? प्रोटैगनिस्ट बैरली उसकी तरफ देखता है। परफेक्ट सूट पहने हुआ है, पूरा बॉस ऑरा, काम कंपोज्ड। वो ठंडे टोन में पूछता है, तुम कौन हो? रोम अपने ग्लासेस एडजस्ट करती है, थोड़ा प्राउड फील करते हुए। मैं प्रेसिडेंट शिन के पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, जाओ रोम। ये सुन के ये चैन उसे थोड़ा ध्यान से देखता है, सोचता है शिन यून एक औरत है, फिर उसकी सेक्रेटरी ऐसी क्यों है? क्या वो वुमन में इंटरेस्टेड है? बंदा फुल इमेजिनेशन चला रहा है। रोम गुस्से में डेस्क पर हाथ मार देती है। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? अब प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो जाता है। मैं ये जानूं, इस ग्रुप का नया प्रेसिडेंट। ये सुनते ही रोम का पैनिक मोड ऑन हो जाता है। सॉरी प्रेसिडेंट, ये मैं बहुत रैश हो गई। ऑब्वियसली सिर्फ आपके पास ही इस ऑफिस का एक्सेस हो सकता है, प्लीज माफ कर दीजिए। वो एक्सप्लेन करने लगती है। प्रेसिडेंट शिन ने बोला कि कोई सस्पिशियस आदमी आ सकता है इसलिए। लेकिन ये चैन उसकी बात बैरली सुनता है। ऑलरेडी काम पर फोकस कर चुका होता है। अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। फिर से वैंग फैमिली का ड्रामा। ठीक है तुम जा सकती हो। रोम निकलने ही वाली होती कि वो कैजुअली बताता है, और हाँ मैंने सुना है प्रेसिडेंट शिन यून सिटी की नंबर 1 ब्यूटीफुल फीमेल प्रेसिडेंट है। जब वो आए तो उसे बताना कि सीधा मेरे ऑफिस में आए। रोम तुरंत रेस्ट रूम जाकर शिन को कॉल करती है। उधर शिन ड्राइव कर रही होती है। क्या अपडेट है? कोई सस्पिशियस बंदा मिला? रोम बोलती है, हाँ सस्पिशियस बंदा प्रेसिडेंट ये है। नए ग्रुप प्रेसिडेंट आ चुके हैं और स्पेसिफिकली आपसे मिलना चाहते हैं। शिन शॉक हो जाती है। क्या प्रेसिडेंट ये ऑलरेडी आ गए? वो एक्सीलेटर दबा देती है। मुझे तुरंत पहुंचना होगा। 10 मिनट बाद सीबीडी लॉबी में रोम और शिन आती है और दोनों साथ में ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। वो कहाँ है? उसने पूछा। ऑफिस में, और वो आपसे तुरंत मिलना चाहता है, उसने जवाब दिया। चलते हुए शिन नोटिस करती कि फीमेल एम्प्लॉयज अपना मेकअप ठीक कर रही हैं। आज सब इतनी जल्दी क्यों आ गए? रिसेप्शनिस्ट ने ग्रुप चैट में मैसेज डाला था, नया सीईओ आ गया और बहुत हैंडसम है, इसलिए सब दौड़कर आ गए। शिन यून साइड आई देती है। ओह हैंडसम। रोम की आंखों में स्पार्कल आ जाती है। सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम और सिर्फ 23 साल का। शिन फ्राउन करती है। इतना यंग? मैं 32 साल में वीपी बन गई थी और वो भी रेयर था, ये 23 साल में प्रेसिडेंट। वो रोम से कहती है, सबको बोलो प्रोफेशनल बिहेव करे, कोई लव स्ट्रक ना लगे, वो हमारा प्रेसिडेंट है। रोम फिर चमक उठी। वैसे भी हम उसके लायक थोड़ी है, सिर्फ आप ही उनका मैच हो प्रेसिडेंट शिन। पास से एम्प्लॉयज गॉसिप करते हैं, प्रेसिडेंट ये ने स्पेसिफिकली आपको बुलाया, शायद वो आपके लिए ही आए हैं। शिन कॉन्फिडेंटली कहती है, बकवास बंद करो, मैं इतने सालों से बिजनेस सर्कल में हूँ, कोई आदमी नहीं है जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं, वो तो सिर्फ 23 साल का लड़का है। अंदर ही अंदर वो स्मक कर रही थी। एक बार मैं एक्शन ले लूंगी, सब कंट्रोल में आ जाएगा। एम्प्लॉयज याद करते हैं कैसे एक बिलियनर टायरेंट भी शिन के सामने 2 मिनट में सीधा हो गया था। शिन कामली लिपस्टिक लगाती है। एम्प्लॉयज एक दूसरे को नच करते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ना, देखना है कैसे वो नए प्रेसिडेंट को टेम करेगी। शिन कॉन्फिडेंट वॉक के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ती है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि स्टॉर्म आने वाला होता है। वो दरवाजे तक पहुंचती है। अंदर से आवाज आती है, कम इन।
वो डोर खोलती है। एक यंग आदमी चेयर पर बैठा होता है विंडोज की तरफ फेस करके। उसका चेहरा अभी तक नहीं दिखा। प्रेसिडेंट ये, मैं वाइस प्रेसिडेंट शिंग यून हूँ। साइड से उसका जॉ लाइन दिखता है, बिल्कुल परफेक्ट कोरियन ड्रामा हीरो जैसा, फेमिलियर सा फील। बाहर एम्प्लॉय झांक रहे होते हैं। क्या वो उसकी ब्यूटी देखकर शॉक हो जाएगा या तुरंत घुटने टेक देगा? पर जैसे ही शिन उसका चेहरा देखती है, पूरा शॉक। ये चैन! उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो सीधा जमीन पर गिरकर घुटनों पर आ जाती है, बिल्कुल स्पीचलेस। बाहर एम्प्लॉयज फ्रीज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट शिन घुटनों पर क्यों बैठी? रोम भी शॉक में है। ऑफिस का डोर खुला हुआ है। पूरे सेंचुरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। डोर के क्रैक से झांकती रोम सोचती है, ये क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ये घुटने नहीं टेक रहा, बल्कि प्रेसिडेंट शिन ही घुटने पर है। क्लोजअप में प्रेसिडेंट ये दिख रहा है, एक काफी हैंडसम बंदा, डार्क ब्लू हेयर के साथ, नीचे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। क्योंकि हर मानवा सीईओ को प्रोटेक्निस्ट वाला हेयर स्टाइल तो चाहिए ही होता है ना। अचानक से हैवी डोर जोर से खुलता है और 3 फीमेल एम्प्लॉय पकड़ी जाती है जो छुपके से सुन रही थी। सब डर के मारे चिल्लाती है जैसे मम्मी ने स्नैक चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अंदर लग्जरियस ऑफिस में ब्यूटीफुल ब्रूनेट प्रेसिडेंट शिन जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है, बिल्कुल हेल्पलेस। और सामने प्रेसिडेंट ये खड़ा होता है, हाथ पॉकेट्स में डाले हुए। वो कामली बोलता है, प्रेसिडेंट शिन मिलते ही आप मुझे इतना बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हो, मैं इतना बड़ा जेस्चर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शिन थोड़ा टीज करते हुए मन में सोचती है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मुझे खड़ा तो कर दो। साला वैंग फैमिली की वजह से मैंने इसे ऑफेंड नहीं किया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। बाहर से वो तुरंत झुककर बोलती है, सॉरी प्रेसिडेंट, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये चन उसकी तरफ झुककर हल्का सा स्मोक करता है और कहता है, कल, हाँ याद आया, कल तुमने बोला था हम लवर्स हैं, राइट? अचानक से वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है एक क्लोज एम्ब्रेस में। शिन शॉक में हल्की सी आवाज निकालती है, आ। अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी स्मेल, समझ आता है कि लोग इसके पीछे क्यों पागल है। फिर टीज करते हुए पूछता है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक आइलैंड बुक करके प्रपोज भी किया था ना, कौन सा आइलैंड था वो? प्रेसिडेंट शिन का फेस लाल हो जाता है, पूरे एम्बेरस होकर बोलती है, सॉरी मेरी गलती थी, अगर जमीन फट जाती तो वो तुरंत उसमें घुस जाती। थोड़ा छोड़ते हुए ये चन कामली बोलता है, ठीक है पहले खड़ी हो जाओ। वो उठती है आंखों से बचती हुई, बिल्कुल ऑकवर्ड फील करते हुए। ये चन पीछे मुड़कर बोलता है, ऑफिस के कर्टन्स बंद करो, स्टाफ ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तुरंत ऑबे करती है, जी। अब ये चन डेस्क पर बैठकर डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है और वो साइड में खड़ी होती है, फोन पकड़ के, बिल्कुल नर्वस इंटर्न जैसी। ये चन बोलता है, प्रेसिडेंट शिन, कल तुम कह रही थी कि मेरे सारे रास्ते बंद कर दोगी यून सिटी में। अब मैं यूसन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हारा बॉस। उसकी तरफ तीखी नजर से देखते हुए बोलता है, अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? रिग्रेट से भरी हुई शिन बोलती है, प्रेसिडेंट ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप जैसा इंसान वैंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ बनेगा, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ नहीं हो सकती, आप जो पनिशमेंट देना चाहते हो मैं एक्सेप्ट करूंगी। वो सीधा खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर थप्पड़ मारना है तो मैं खुद पास आऊंगी, डांटना है तो सुनूंगी, निकालना है जॉब से तो मैं अभी चली जाऊंगी। ये चन उसे देखकर सोचता है, ये लड़की सिंपल नहीं है, पैनिक नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाती, रेयर पीस है। फिर बोलता है, मैं तुम्हें फायर नहीं करने वाला। वो शॉक हो जाती है। रिलैक्स पोस्चर में बैठकर ये चन बोलता है, कल सिर्फ तुम ही थी जिसने मुझे हेल्प ऑफर की, अगर मैं सच में एक नॉर्मल आदमी होता तो तुम मेरी बेनिफैक्टर होती। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है, मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू प्रेसिडेंट, ये अब से मैं पूरी लॉयल्टी के साथ आपके लिए काम करूंगी। ये चन हाथ जोड़कर डेस्क पर रखते हुए बोलता है, तुम्हें मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग कल मेरे रास्ते बंद करना चाहते थे उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी तरफ डिवोशन से देखते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट शिन नहीं, मुझे शिन यून बुला सकते हो। ये चन सीधा ऑर्डर देता है, शिन यून, कल जो लोग मेरे खिलाफ थे उन सबकी डिटेल्स रेडी करो और मुझे दो। वो तुरंत बोलती है, जी, और बाहर निकलते हुए एक्साइटेड सोचती है, अब असली गेम शुरू होने वाला, यून सिटी का बिजनेस वर्ल्ड हिलने वाला है। आधे घंटे बाद फैंकाई का रेज्यूमे सीधा डेस्क पर रखा जाता है और शिन यून अनाउंस करती है, प्रेसिडेंट ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी सब यहाँ है। ये चन को याद आता है एक ब्लॉन्ड लड़की का एटीट्यूड जो फैंकाई को 10 बिलियन नेटवर्क का फ्लैक्स मार रही थी और उसे ट्रैश बोल रही थी। वो पूछता है, मैंने सुना है फैंग फैमिली यून की फर्स्ट ईयर फैमिली है, एसेट्स अराउंड 10 बिलियन। शिन यून तुरंत सच क्लियर करती है, फर्स्ट ईयर तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल पहले शायद 10 बिलियन था, अब तो काफी गिर गए, अब मुश्किल से 3 बिलियन के आसपास होंगे, फैंग फैमिली से ज्यादा बेटर नहीं है। वो आगे बोलती है, वैंग फैमिली ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन की फाइनेंसिंग मांगी थी, उसके लिए उन्होंने मुझे काफी बेनिफिट्स दिए थे, मैं सब वापस कर दूंगी और उन्हें बोल दूंगी कि ह्यूसेन ग्रुप के साथ काम करने का सपना देखना बंद करे। अंदर ही अंदर वो सोचती है, वैंग जिया भी कितनी ब्लाइंड है, एक यूजलेस फैंकाई को चूज किया और एक हिडन बॉस को इग्नोर कर दिया, जब सच पता चलेगा तो रिग्रेट में जल जाएगी। लेकिन ये चन बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में बोलता है, बिजनेस बिजनेस होता है, मैं पर्सनल इश्यूज की वजह से वैंग फैमिली को डील से एक्सक्लूड नहीं करूंगा, मुझे प्रोजेक्ट डिटेल्स दिखाओ। शिन यून एक्साइटेड होकर बोलती है, जी अभी लाती हूँ। वो उसे रोकता है और हल्का सा स्माइल करके बोलता है, जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
उसी वक्त नीचे लॉबी में फैंकाई खड़ा फोन चेक कर रहा होता है और सोच रहा होता है पता नहीं प्रेसिडेंट शिन ने उस ये चैन को पकड़ा या नहीं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वही बंदा अब पूरी बिल्डिंग का बॉस है। एक ग्रीन जैकेट वाली फीमेल स्टाफ उसके पास आती है और पहचान लेती है यंग मास्टर फैंग। वो एटीट्यूड से पूछता है और तुम कौन हो। वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यंग मास्टर फैंग याद नहीं, लिंक क्लब में ड्रिंक्स पिलाए थे, फिर हम साथ गए थे, पूरी रात बड़ा सताया, याद है। फैंग का अंदर ही अंदर डिस्गस्ट होकर सोचता है साला उस रात कितना नशा था जो इसको घर ले गया। फिर भी फेक स्माइल लगाकर बोलता है हाँ हाँ याद आए, तुम यूसैंग में काम करती हो। अंदर ही अंदर सोचता है काम आ सकती है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है हनी जल्दी मुझे ऊपर ले चलो, तुम्हारी प्रेसिडेंट शिन डेंजर में है। 1 मिनट बाद एलिवेटर खुलता है और वो लोग बाहर आते हैं। वहाँ कुछ फीमेल एम्प्लॉयज एक्साइटेड गॉसिप कर रही होती हैं। अरे सुन, प्रेसिडेंट ने जैसे उन्हें देखा तुरंत घुटनों पर गिर गई, बिल्कुल ड्रामा जैसा सीन था। फैंका तुरंत बीच में घुसकर जोर से पूछता है प्रेसिडेंट शिन कहाँ है। एक चश्मा वाली एम्प्लॉय बोलती है प्रेसिडेंट शिन ऑफिस में है, अपॉइंटमेंट है आपका। वो इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। वो चिल्लाती है हे क्या कर रहे हो तुम। फैंका बिना रुके सीधा ऑफिस के दरवाजे को लात मारकर खोलता है। बैंग। अंदर घुसते ही उंगली दिखाते हुए चिल्लाता है अच्छा ये चैन तू यहाँ छुपा हुआ है। शिन्योन जो ये चैन के पास डॉक्यूमेंट लेके खड़ी होती है शॉक होकर बोलती है फैंका सिचुएशन समझे बिना चिल्लाता है तू यहाँ चुप कर प्रेसिडेंट शिन से बदला लेने आया है। शिन्योन का गुस्सा फुल पीक पर पहुंच जाता है। वो घूरती है और चिल्लाती है किसने तुझे अंदर आने दिया। फैंका हीरो बनते हुए बोलता है सिस्टर यून डरो मत, मैं इस कचरे को अभी यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ। उसे रिएक्ट करने का चांस मिला उससे पहले एक थप्पड़। शिन्योन उसके मुंह पर जोर का स्लैप मारती है। आंखें गुस्से से जल रही होती है और फेस लाल। वो चिल्लाती है कौन सी सिस्टर यून, मुझे प्रेसिडेंट शिन बुला। अपने गाल को पकड़ के खड़ा फैंकाई जो अभी अभी जोर का थप्पड़ खा चुका है कंफ्यूज्ड होकर बोलता है सिस्टर होंगयान शिन, नहीं मेरा मतलब है प्रेसिडेंट शिन। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि क्या चल रहा है और नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट शिन और उसका स्टाफ बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं है ये चैन को देख के। यहीं पे उसे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ बड़ा मिस कर रहा है। अचानक उसके फेस पे एक स्मग एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे उसे समझ गया और वो ये चैन की तरफ मुड़कर चिल्लाता है अब समझ आया, तू यहाँ रिवेंज लेने नहीं आया, तू यहाँ बॉडीगार्ड बनने आया है। उसके दिमाग में तो बस यही लॉजिकल लग रहा है कि एक यूजलेस बंदा सीईओ के ऑफिस में तभी हो सकता है। ये चैन बस उसे घूरता रहता है, अंदर ही अंदर थक चुका होता है। इस लेवल की बकवास सुन के सोचता है ये इतना बेवकूफ बंदा जिंदा कैसे है अब तक। उधर फैंका अपनी ही कहानी जोड़ते हुए बोलता रहता है अभी जो नीलिंग की बात हो रही थी वो तू ही है ना। तू प्रेसिडेंट शिन के सामने घुटनों पर गिर गया होगा और माफी मांगी होगी बॉडीगार्ड बनने के लिए। फिर मॉक करते हुए बोलता है कल तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहा था और आज सूट पहन के घुटनों पे चल के आ गया है उसका कुत्ता बनने। फिर शिन्यून की तरफ मुड़कर डेस्परेट टोन में बोलता है प्रेसिडेंट शिन आप इसे एक्सेप्ट मत करना, कल ही तो आपने बोला था कि आप इसके सारे रास्ते बंद कर दोगी। दरवाजे के पास खड़ी चश्मा वाली स्टाफ रूम ये सुन के स्वेट करने लगती है। सोचती है क्या सच में बॉस ने ऐसा बोला था, गॉसिप तो वाइल्ड होने वाला है। अब और टॉलरेट नहीं होता। शिन्यून सीधा दूसरा थप्पड़ जड़ देती है फैंकाई के मुंह पर और चिल्लाती है बकवास बंद करो, मैंने कब बोला ये सब। फिर तुरंत ऑर्डर देती है इसे बाहर निकालो और दोबारा कभी कंपनी में आने मत दो। जो एम्प्लॉय इसे ऊपर लाया था उसे भी फायर करो। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। फैंका इंसल्ट से जल रहा होता है और कंप्लेन करता है मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मुझे सबके सामने 2 बार थप्पड़ मारा गया और वो भी एक यूजलेस सन इन लॉ के सामने। गार्ड सीधा बोलता है बाहर निकलो। गेट पर रुककर फैंका गुस्से में बोलता है ये मत समझना कि बॉडीगार्ड बन गया तो बच जाएगा, मैं तुझे बर्बाद करूंगा, ना खाना मिलेगा ना रहने की जगह, सीधे जेल भेजूंगा। कार में बैठते ही स्टीयरिंग पकड़ के गाली देता है साली शिन्योन बस एक प्रीटी फेस है और आदमी पे रिलाई करके ऊपर आई है। फिर कसम खाता है जब वैंग जिया मेरी हो जाएगी मैं ये चैन को घुटनों पे लाऊंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा। इंजन स्टार्ट करते हुए विकेट स्माइल देते और प्लान बनाते कि वैंग फैमिली को बताएगा कि ये चैन अब शिन्योन का बॉडीगार्ड है क्योंकि झूठ फैलाना ही उसका लास्ट स्किल है। 1 घंटे बाद विला में ओल्ड मैडम वैग शॉक में पूछती है क्या कहा तुमने, वो यूजलेस सन इन लॉ बॉडीगार्ड बन गया। फैंका स्मग होकर बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो उसके लिए फाइल्स भी उठा रहा था। ये सुन के वैंग जिया उसकी एरोगेंट एक्स वाइफ बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी शॉर्ट हेड वाली सिस्टर बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, वो इस लायक भी है क्या। फैंका और मसाला डालता है मैंने यूसेंग के स्टाफ से सुना है वो तुरंत घुटनों पे गिर गया माफी मांगने के लिए। शिन्योन को कल से ही उसमें इंटरेस्ट था तो उसने मान लिया होगा। वैंग जिया का फेस प्योर गुस्से से भर जाता है। वो अंदर ही अंदर चिल्लाती है साला ये चैन मेरे सामने कभी नहीं झुका और किसी और के लिए घुटनों पे गिर गया। वो जेलसी में जलने लगती है और पुरानी बातें याद करती है। बहुत सारे चांसेस दिए मैंने, अगर वो तभी माफी मांग लेता तो मैं उसे माफ कर देती, डिवोर्स नहीं करती, पुलिस भी नहीं बुलाती। अब वो अपने दिमाग में ही पूरी स्टोरी रिराइट कर रही होती है।
एक ड्रामेटिक क्लोजअप उसके गुस्से को हाईलाइट करता है। 3 साल की शादी में उसने कभी मेरे लिए घुटनों पे नहीं झुका और अब किसी और के सामने झुक रहा है। उसके लिए तो घुटनों पे झुकना ही प्यार का सबसे बड़ा प्रूफ है। उसकी बहन उसके जख्म पर नमक छिड़कती है, मजाक उड़ाते हुए बोलती कि शायद उसमें ही चार्म की कमी थी। बाप के साथ मिलकर हंसने लगती है और बोलती है, अगर ये चंद मेरा हस्बैंड होता ना तो पहले दिन से ही उसे घुटनों पर लाती और रोज मेरे पैर धुलवाती। वैंगजिया दांत भींचकर बोलती है, मैंने उसे इतना अच्छा ट्रीट किया 3 साल, काश एक और चांस मिल जाता, मैं उसे सुबह से रात तक घुटनों पे रखती। वो डेस्परेट होकर अपनी दादी से कहती है, शिन्यून से सारे रिलेशंस तोड़ दो, उसने अपना वादा तोड़ा है, उसे सबक सिखाओ। ग्रैंडमा वैंग जोर से उसके कान के नीचे मारती है और डांट देती है, बकवास बंद करो, 70 मिलियन की डील अभी उसके हाथ में है, बिजनेस के सामने ये सब ड्रामा कुछ नहीं होता। उसका बाप कामली बोलता है, जिया मुझे पता है तुम जेलस हो, पर तुम ये झुकला नहीं सकती कि प्रेसिडेंट शिन तुमसे ज्यादा कैपेबल है। जिया फट पड़ती है, रोते हुए चिल्लाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और धमकी देती है कि वो खुद ह्यूसेंग ग्रुप जाएगी। ग्रैंडमा तुरंत चिल्लाती है, कहीं नहीं जाओगे तुम। फिर अपने बेटे को बोलती है, शिन्योन को कॉल लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। फोन मिलते ही ग्रैंडमा स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे पास हमारा एक्स सन इन लॉ बॉडीगार्ड बन गया है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो मैं उसे आधा साल पहले ही दे देती। वो सीधा पूछती है, तुमने उसके सारे रास्ते बंद करने का वादा किया था, फिर अब क्यों बदल गई। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी शिन्यून थोड़ी नर्वस होकर बोलती है, बातें वैसे नहीं है जैसे आप सोच रही हैं, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। अंदर ही अंदर सोचती है, अगर ओल्ड मैडम वैंग को पता चल गया कि वो यूजलेस लड़का एक्चुअली प्रेसिडेंट ये चैन है तो शॉक से ही गिर जाएगी। अचानक ग्रैंडमा टोन चेंज करती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, हम एक साइड पे ही हैं, उस लड़के को तुम गिफ्ट समझ के रख लो। बैकग्राउंड में जिया फट पड़ती है, इंसान कोई गिफ्ट थोड़ी होता है। ग्रैंडमा इग्नोर करके बोलती है, चलो उसका मैटर छोड़ो, 70 मिलियन डील का क्या हुआ। शिन्यून कामली चाय सिप करते हुए बोलती है, मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट ये से बात की है, उन्हें प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन वो और डिटेल्स चाहते हैं। ग्रैंडमा खुश होकर बोलती है, मैं जॉनी को भेजती हूँ फेस टू फेस बात करने के लिए, अरेंज कर दीजिए। शिन्यून रिप्लाई करती है। फोन रखते हुए ग्रैंडमा जीशियान को वार्निंग देती है, गलती मत करना, ये हमारा बड़ा चांस है। जीशियान बोलता है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन क्या हम ये चैन के चोरी वाले मैटर को यही छोड़ देंगे। ग्रैंडमा का फेस डार्क हो जाता, नहीं, एविडेंस ढूंढो, या तो उसे पनिश करेंगे या किसी का फेवर लेने का काम आएगा। जॉनी इविल स्माइल के साथ बोलता है, मैंने पता कर लिया है, ये चैन ने वो वॉच एक गैंग के आदमी को बेचा है। ग्रैंडमा स्मक करती है, प्रूफ ले आओ, ये चैन सिर्फ एक कुत्ता है, शिन्यून उसे बचाएगी नहीं। फिर वो फैमिली को इंसल्ट करना स्टार्ट करती है, सब निकम्मे हो तुम। जिया की तरफ देखकर बोलती है, एक हस्बैंड तक नहीं संभाल पाई, इतना सुंदर फेस भी बेकार है। ये सुन के जिया टूट जाती है, रोते हुए भाग जाती है, किसी की बात नहीं सुनती। वो अपनी ब्लैक ऑडी में बैठती है और फुल स्पीड से निकल जाती है, अंदर ही अंदर जल रही होती है, ये चैन ने मेरी इंसल्ट करवाई, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। गाड़ी के टायर्स चीखते हुए रुकते हैं ह्यूसेंग ग्रुप के अंडरग्राउंड पार्किंग में, फुल ड्रामेटिक एंट्री। उसे ड्राइवर सीट पर बैठे हुए जब वो 2 फेमिलियर लोगों को साथ चलकर आते हुए देखे, उसकी आंखें शौक से फैल जाती है, जैसे किस्मत भी आयरनी का फुल यूज कर रही हो। सीन एक 10 शॉट पर एंड होता है, जहाँ एक हैंडसम और सीरियस ये चैन शिन्यून के साथ साइड बाय साइड चल रहा होता है, क्योंकि कभी कभी बेस्ट रिवेंज बस अच्छा जीना और अच्छा दिख रहा होता है। ये चैन एक परफेक्टली फिटेड नेवी सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है और उसके साथ चल रही होती है स्टर्निंग और खूबसूरत शिन्यून। दोनों हंसते हुए कैजुअली बात कर रहे होते हैं, कंप्लीटली अनअवेयर कि पीछे जेलसी की तूफान आने वाला है। दूर से उन्हें देख रही होती है ये चैन की एक्स वाइफ वैन जिया, जिसके ब्राइट ऑरेंज बाल उसके चेहरे के गुस्से को और हाईलाइट कर रहे होते हैं। वो अपने आप से सोचती है, ये कमीना डिवोर्स के बाद सडनली मॉडल बन गया है। जैसे ही ये चैन और शिन्यून डिमली लाइट अंडरग्राउंड पार्किंग में आगे बढ़ते हैं, गुस्से से भरी जिया अचानक उसके सामने आ जाती है और उंगली दिखा के चिल्लाती है, ये चैन तुझे शर्म नहीं आती, तू शिन्यून का नौकर बन गया। ये चैन रुकता है, उसके चेहरे पर सरप्राइज आता है और वो धीरे से बोलता है, वैंग जिया। शिन्यून आंखें सिकोड़ कर सोचते है, ये वैंग फैमिली की प्रिंसेस अब क्या चाहती है। जिया बिना रुके गुस्से में बोलती रहती है, ये चैन मैंने सुना तू उसके सामने घुटनों पर गिर गया और उसे वापस लेने के लिए भी भीख मांगी, अगर इतनी ही डिग्निटी फेंकनी थी तो मेरे सामने क्यों नहीं गिरा। वो और चिल्लाती है, मैंने तुझे कितने चांसेस दिया, अगर तू सिर्फ एक बार घुटनों पर गिर के माफी मांग लेता तो आज भी वैंग फैमिली का हिस्सा होता। ये चैन का एक्सप्रेशन ठंडा और सख्त हो जाता है, वो सीधा जवाब देता है, तू पूछ रही है मैंने तेरे लिए घुटने क्यों नहीं टेके, तुझे नहीं लगता तू हद पार कर रही है। अपना सारा गुस्सा निकालते हुए ये चैन आगे झुककर बोलता है, कुछ दिन पहले तू उस फैंकाई के साथ होटल में गई थी और मेरे पीछे उसके साथ गुटरगू किया और तुझे लगता है मैं तुम दोनों के सामने घुटने टेकता। जिया हाथ हिलाकर बोलती है, उसके बाद क्या, बर्थडे पार्टी में मैंने तुझे एक और चांस दिया था, अगर तू घुटने टेक देता मैं डिवोर्स रोक देती। वो और एक्यूज करती है, और वेस्टलेक होटल में भी अगर तू माफी मांग लेता मैं पुलिस को नहीं कॉल करती। सेम बात है, उसके लिए कर सकता है, मेरे लिए क्यों नहीं, मैं तेरी वाइफ थी, अपने वाइफ के लिए घुटने टेकना इतना इंसल्टिंग है क्या।
ये चन उसे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखता है और ठंडी आवाज में बोलता है, अपनी वाइफ के लिए घुटने टेकना इंसल्टिंग नहीं होता, पर एक चीट करने वाली औरत के लिए होता है। मैं पिछले 3 साल से तुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे चुका हूँ। जिया कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर देती है, गुस्से में झुककर चिल्लाती है, मुझे पता था, मेरी गलती थी कि मैं तेरे साथ ज्यादा सॉफ्ट थी, इसी वजह से तू कंट्रोल से बाहर हो गया। फैमिली में सब मुझे ब्लेम करते हैं, तेरे जैसे हस्बैंड के साथ तो मुझे पहले दिन से ही तुझे घुटनों पे लाकर अपने पैर धुलवाने चाहिए थे। इससे पहले कि ये चन रिएक्ट करे, शिन्यून आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। जिया गाल पकड़कर चिल्लाती है, आ! शिन्यून उसके ऊपर खड़ी होकर गुस्से में बोलती है, गलती तेरी थी, तू खुद कभी अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट नहीं करती और ऊपर से ऐसे बोलती है, थोड़ी शर्म कर। जिया आंसुओं के साथ बोलती है, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? शिन्यून गुस्से से जवाब देते हैं, मेरा मन करेगा तो मारूंगी, क्या नेशनल हॉलिडे का वेट करूं? कंप्लीटली इंसल्टेड जिया रोती हुई ये चन की तरफ देखकर बोलती है, तूने मेरा आदमी छीन लिया और अब मुझे मार भी रही है। पर ये चन उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस शिन्यून के शोल्डर पर हाथ रखकर सॉफ्टली बोलता है, छोड़ो। फिर वो अपनी एक्स वाइफ की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, निकल जाओ, मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ और कभी नहीं बनूंगा। ये सुन के जिया कंप्लीटली टूट जाती है और चीखते हुआ बोलती है, चाहे तो 3 साल मेरा कुछ भी था, अगर मैं तुझे नहीं चाहती इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे किसी और को दे दूं। ये चैन मैं ऑर्डर देती हूँ, अभी के अभी यूसेन ग्रुप छोड़ दे, तू शिन्यून का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। उसे खरीदने की कोशिश करते हुए कॉन्फिडेंटली बोलती है, शिन्यून तुझे साल का 2 लाख देती है ना, मैं तुझे 5 लाख दूंगी। ये पैथेटिक ऑफर सुन के शिन्यून मिस्चीवियस हंसी में फट पड़ती है और ये चैन ऑकवर्डली अपनी मुट्ठी से मुंह छुपाकर हल्का सा स्मक करता है। शिन्यून उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हाँ तुझे सच में लगता है 5 लाख में तू इससे मुझे छीन लेगी? 1 0 और ऐड कर दे, तब भी पास नहीं होएगी। ये बात जिया को ट्रक की तरह हिट करती है और वो शौक में सोचती है, रुक, इसका सैलरी 2 लाख नहीं 50 लाख है। शिन्यून तू पागल हो गई है क्या? शिन्यून मुड़कर कहती है, चलो निकलते हैं। तभी डेस्परेट जिया आगे बढ़कर येचन का हाथ पकड़ लेती है और प्लीड करती है, येचन रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुझे आज ही यूसेन ग्रुप छोड़ना होगा। वैंग जॉनी ने प्रूफ निकाल लिया है कि तुमने वॉच बेची है, अगर उसने पुलिस को दे दिया तो तुम सीधा जेल जाओगे। इसको लेवरेज बनाते हुए वो बोलती है, अगर तुम मेरी बात मान लो, शिन्यून को छोड़ दो और वापस वैंग फैमिली आ जाओ, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ, तो मैं वैंग जॉनी को रोक सकती हूँ। ये चन आराम से अपना हाथ छुड़ाता है और पीछे मुड़कर कामली बोलता है, ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। कार का डोर खुलते हुए वो लास्ट ब्रूटल लाइन ड्रॉप करता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा जब तुम खुद दूसरे आदमियों के साथ होटल रूम में जाओ। जिया शॉक और इंसल्ट में बोलती है, तुम? ये चैन लग्जरी पोर्शे में बैठकर कॉन्फिडेंटली बोलता है, अगर वैंग जॉनी के पास प्रूफ है तो वो मुझे कोर्ट ले जा सकता है। डिफीट एक्सेप्ट ना करते हुए जिया गाड़ी के पीछे भागती है और चिल्लाती है, ये चैन मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। पार्किंग गैराज में अकेले रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो जेलेसी में सोचती है, ये चैन कितना गंदा है, उसे पता है शिन्यून का बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो उसका साइड पीस बनने को रेडी है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। सीन शिफ्ट होता है यून सिटी की 7th स्ट्रीट पर, जहाँ सूरज ढल रहा होता है। ये जगह एक नोटोरियस स्लम है जहाँ गरीब लोग रहते हैं और पावरफुल लोग भी। यहाँ अंडरवर्ल्ड में सब एक आदमी को रिस्पेक्ट करता है, ब्रदर मेलन। उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि यून सिटी पीसफुल रहे या केओस में जाए, ये वो डिसाइड करता है। एक अंधेरे रफ से रूम में ब्रूज्ड और बैंडेज वैंग जॉनी नर्वस होकर एक टैटूड बॉस के पास जाता है जिसके रेड ब्रेडेड बाल होते हैं। वो रिस्पेक्टफुली बोलता है, ब्रदर मेलन। मेलन काउच पर बैठकर लॉलीपॉप का पफ लेता है और स्मोक करके बोलता है, यंग मास्टर वैंग, क्या बात है, इतनी इज्जत, खुद आके वेलकम नहीं कर पाया, माफ करना। सीधा पॉइंट पर आते हुए जॉनी एक ब्लैक बॉक्स निकालता है और बोलता है, मैं एक डील प्रपोज करने आया हूँ, ये रिचर्ड मिली वॉच है, वैल्यू 50 लाख से ज्यादा, मैं इसे 45 लाख में देने को रेडी हूँ। वो बॉक्स खोलता है, अंदर डायमंड वाला चमकता हुआ वॉच। फिर वो अपनी कंडीशंस बताता है, पर एक कंडीशन है, जो भी पूछे तुम कहना कि ये वॉच येचन ने तुम्हें बेची है। ब्रदर मेलन थोड़ा झुककर ग्रीन करता है और बोलता है, वही बंदा जिसने तेरे मुंह पे इतने निशान छोड़े, ये येचन ही है ना। वैंग जॉनी का फेस लाल हो जाता है गुस्से और शर्म से। वो बोलता है, बिल्कुल सही बोला ब्रदर मेलन, वो पहले हमारे फैमिली का लिव इन सन इन लॉ था। फैमिली रेपुटेशन के लिए हम इसे पब्लिक नहीं करना चाहते, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जेल में देखना चाहता हूँ। मेलन धुआं छोड़ते हुए आराम से सिर पीछे करता है और बोलता है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बॉस लुई ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है, फैमिली के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना। आज तुम्हारी मदद करे, कल तुम लोग पैचअप कर लोगे और फिर हम ही विलन बन जाएंगे। गुस्से में जॉनी चिल्लाता है, ऐसा नहीं होगा, उसे ऑलरेडी वैंग फैमिली से निकाल दिया गया है। फिर वो पूछता है, ये बॉस लुई कौन है जिसका तुम इतना सुनते हो? तुरंत एक ग्रीन हेड लेके आगे बढ़ता है और गुस्से में बोलता है, जुबान संभाल के बात कर। बॉस लुई वो आदमी है जिसके नीचे ब्रदर मेलन काम करता है। रूम का एटमॉस्फेयर सडनली हैवी और डेंजरस हो जाता है, जैसे कोई और बड़ा प्लेयर एंटर होने वाला हो। ब्रदर मेलन समझाता है, बॉस लुई ने मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाया है, आज उनकी गाइडेंस ना होती तो आज यहाँ कोई ब्रदर मेलन नहीं होता।
इसलिए उनके रूल्स मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मेरे हिसाब से तुम अपना काम कहीं और ले जाओ। डेस्पिरेशन में आकर जॉनी दांत भींचकर वॉच का बॉक्स आगे ढकेल देता है और चिल्लाता है, ब्रदर मेलन, मैं इसे 40 लाख में दे देता हूँ। मेलन उठकर जाने लगता है पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। वो याद दिलाता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, बॉस लुई मुझे अपने खून जैसा ट्रीट करते हैं और मैं उनके रूल्स बिना सवाल किए फॉलो करता हूँ। पसीना पसीना होते हुए जॉनी ऑलमोस्ट भीख मांगने लगता है। 30 लाख, सिर्फ 30 लाख में दे रहा हूँ, तुम इसे आगे बेच के सीधा 20 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो। अब जाके ब्रदर मेलन रुकता है, उसका हाथ हवा में फ्रीज हो जाता है, फिर धीरे से पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में लालच की चमक उठती है और वो हल्की सी डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है, बॉस लुई ने मुझे एक और लेसन दिया है, हमारे काम में पैसा कभी मना नहीं करते। आसमान टूट जाए, जमीन फट जाए, पर प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यंग मास्टर वैंग डील पक्की। दूसरी तरफ ये चैन अपनी ब्लैक पोर्शे में हाईवे पर तेज स्पीड से जा रहा होता है। उसके पास चुपचाप बैठी होती है शिनयोन। ये चैन सीधा आगे देखते हुए सीरियस टोन में बोलता है, आज के बाद तुम वैंग जिया को हाथ भी नहीं लगाओगे जब तक मैं खुद परमिशन ना दूं। लग्जरी पोर्शे के अंदर सनसेट की वार्म लाइट उन पर पड़ रही होती है। शिनयोन मन ही मन सोचती है, लगता है प्रेसिडेंट ये अपनी एक्स वाइफ के लिए दुखी है। फिर वो बोलती है, प्रेसिडेंट ये उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या आप उसे नफरत नहीं करते? ये चंद काम स्टेरिंग पकड़े हुए बोलता है, नफरत बस प्यार का दूसरा साइड होता है, किसी से नफरत करना या प्यार करना, फर्क क्या है? शिनयोन चुपचाप उसे देखती रहती है, उसका चेहरा गोल्डन लाइट में ग्लो कर रहा होता है। क्लोजअप में ये चैन का हैंडसम साइड प्रोफाइल दिखता है और शिनयोन अंदर ही अंदर उसे एडमायर करती है। जैसे एक बड़े फैमिली का यंग मास्टर होता है, उसकी सोच और पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग लेवल का है। वो सोचती है हैंडसम, रिच, इतना फ्री माइंडसेट और इतना कैरिंग। अपना गाल हाथ पर रखकर वो हल्की सी कॉन्फिडेंस स्माइल देती है और सोचती है, वैंग जिया ने इसे वैल्यू नहीं दिया तो मैं दूंगी, ये आदमी अब मेरा होगा। सीन शिफ्ट होता है एक ब्यूटीफुल जगह पर, गोल्डन टेम्पल, एक बड़ा गोल्डन पगोड़ा, चारों तरफ ऑटम के पेड़ और सामने शांत पानी का तालाब। ये चन और शिनयोन पानी के पास खड़े होकर व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। ये चन बोलता है, यही वैंग फैमिली अपना फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेसिडेंस प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो ह्यूसेंग ग्रुप से फंडिंग चाहते हैं, टॉप टियर फैमिलीज के लिए एक एक्सक्लूसिव लग्जरी रेसिडेंस। शिनयोन आसपास देखकर बोलती है, लोकेशन तो परफेक्ट है, इतने गार्डन्स, मैपल फॉरेस्ट, रेड लीव्स, पिकनिक स्पॉट और यून सिटी का एक लौता नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी यही है। पर प्रेसिडेंट ये, क्या आप सच में उन्हें पैसे देने वाले हो? वैंग फैमिली ने आपके साथ इतना बुरा किया। ये चन उसकी तरफ मुड़कर बोलता है, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट आइडिया ओरिजिनली मेरा था। शिनयोन शॉक में बोलती है, क्या मतलब वैंग फैमिली ने आपका आइडिया चुरा लिया? ये चन शांत नजर से सीनरी देखते हुए बोलता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वैंग फैमिली हमेशा से टॉप टियर में आना चाहती थी, पर ग्रैंडफादर के मरने के बाद वैंग कजिन्स दोनों ही एवरेज निकले और इनहेरिटेंस के लिए छोटे मोटे टुकड़ों के लिए लड़ते रहे। इसलिए मैंने उनके लिए यह प्रोजेक्ट डिजाइन किया, एक ऐसा तरीका जिसे वो बिना डायरेक्टली पावर बिल्ड किया टॉप टियर फैमिलीज को कंट्रोल कर सके, एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट रेसिडेंस बनाकर। फिर वो शिनयोन की तरफ देखकर बिट्रेल बताता है, मैंने ये आइडिया वैंग जिया को बताया, उसने ओल्ड मैडम वैंग को, उन्होंने अप्रूव किया, पर प्रोजेक्ट वैंग जीजियान को दे दिया। शिनयोन सिंपैथी के साथ बोलती है, वैंग फैमिली क्लियरली वैंग जीशियान साइड को ज्यादा फेवर करती है, टिपिकल सन्स ओवर डॉटर्स वाली सोच। उन्हें लगता है वैंग जिया कैपेबल नहीं है बिजनेस हैंडल करने के लिए। वो धीरे से बोलती है, सच बोलूं तो इस मैटर में मुझे वैंग जिया के लिए थोड़ा बुरा लगता है। ये चान हल्का सा सिर हिलाकर बोलता है, हाँ वो हमेशा फैमिली में नीचा दिखी है, उसके पेरेंट्स ने हमेशा उस पर प्रेशर डाला, ऊपर से फैमिली ने मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स किया। हवा में एक अजीब सा साइलेंस छा गया, जैसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ टकरा रहे हो। हल्के से पत्तों की आवाज सुनाई देती है, एक लाल ऑटम लीफ हवा में धीरे से गिरते हुए नीचे आता है। शिनयोन बोलती है, फिर भी यह उसका चीट करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो लीफ आके सॉफ्टली शिनयोन के काले बालों पर गिरता है। ये चंद जेंटली उस लीफ को उसके बालों से निकालता है, उसकी आंखों में देखते हुए एक सॉफ्ट और कैप्टिवेटिंग टोन में कहता है, शिनयोन मेरे साथ ड्रिंक करोगी? सीन शिफ्ट होता है एक बिजी स्ट्रीट पर जहाँ क्लब्स और रेस्टोरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं। तभी कोई आवाज आती है, मुझे ड्रिंक चाहिए। एक नियॉन लाइट से भरे हुए क्लब के अंदर वैंग जिया अपनी फ्लोरल ड्रेस में एक काउंटर पर बैठी होती है। उसके पास एक बोल्ड रेड बैकलेस ड्रेस पहनी हुई लड़की बैठी होती है। शॉर्ट ब्लैक और रेड बाल वाली सॉन्ग होंगा है। होंगा उसकी तरफ कंसर्न से देखती है और पूछती है, जिया आज क्या हो गया तुम्हें? दिन के टाइम पे ही पीना शुरू कर दिया, किसने अपसेट किया तुम्हें? बताओ, मैं उसकी बैंड बजाऊंगी। जिया अपना ग्लास टाइट पकड़कर गुस्से में बोलती है, वो घटिया शिनयोन, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं बस अपने यूजलेस एक्स हस्बैंड को डांट रही थी, उससे क्या हक था मुझे मारने का? फिर वो रो पड़ती है और टेंट्रम थ्रो करती है। वो कौन होती है बीच में बोलने वाली? होंगा भी ने इम्प्रेस्ड हुए कैजुअली अपनी ड्रिंक सिप करती है और बोलती है, कुत्ते को भी मारने से पहले देखना पड़ता है उसका मालिक कौन है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड अब शिनयोन का आदमी है, ऑब्वियसली वो चुप नहीं बैठेगी। जिया फिर जस्टिफाई करने लगती है, मैंने सिर्फ एक बार चीट किया, आजकल कौन सी प्रीटी लड़की है जिसने कभी चीट नहीं किया है? टेबल पर हाथ मारकर जिया डांटती है, एक बार नहीं तुमने तो 2 बार किया है।
ये सुन के होंगाई ऑलमोस्ट अपनी ड्रिंक थूक देती है। होंगाई डिफेंसिव हो जाती है, मुझे क्यों घसीट रहे हो, कम से कम मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा तो नहीं। ब्लेम शिफ्ट करते हुए जिया बोलती है वो तो लिव इन सन इन लॉ था, अगर उसे पता भी चल जाता तो क्या हुआ, थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर कंफ्यूज टोन में बोलती है होंगाई पता है मैंने उसे घुटनों पे आने को बोला पर उसने मना कर दिया, पर फिर वो शिन्योन के सामने घुटनों पर गिर गया, उसका बॉडीगार्ड भी बन गया, ऐसा क्यों। होंगाई सीरियस होकर सिचुएशन एनालाइज करती है। मेरे हिसाब से ये चन ने तुम्हें पिछले 3 साल में सच में दिल से प्यार किया है, वो ऐसे ही किसी और के लिए नहीं गिर सकता। जिया की आंखों में होप आ जाती है, सच में। होंगाई कॉन्फिडेंटली बोलती है वो तुम्हें रिस्पेक्ट दिलवाना चाहता है, अगर वो तुम्हारे पैसों पे जीतता रहेगा तो हमेशा तुम्हारे सामने नीचा फील करेगा, पर जब वो खुद कमाएगा तब वो तुम्हारे सामने सीधा खड़ा होगा। वो खुद को प्रूव करना चाहता है ताकि एक दिन तुम्हारे लायक बन सके और फिर तुम्हें प्रपोज करे। जिया का फेस ब्लश से भर जाता है, हाँ यही बात है पक्का। वो स्मग स्माइल के साथ बोलती है मुझे पता था ये बेवकूफ अभी भी मुझसे प्यार करता है। सीधी बात कर एरोगेंस से बोलती है तुमने बोला था ना तुम्हें अपने स्टेटस का बंदा चाहिए तो फैंकाई के साथ शादी कर सकती हो, और अगर बाद में काम नहीं बना तो डिवोर्स कर लेना, फिर ये चंद तुम्हें वापस ले लेगा, वो इतना सीधा है, मना नहीं करेगा। जिया नशीली हंसी के साथ बोलती है तुम कितनी डेंजरस हो, पर ये चंद ने मुझे हर्ट किया है, उसे ये डिजर्व करता है। होंगाई एक और सिप लेते हुए पूछती है वैसे ये चंद तो हमेशा घर पर ही रहता था ना, लास्ट 6 मंथ्स में अचानक डिलीवरी का काम क्यों स्टार्ट किया। जिया ड्रंक होकर काउंटर पर झुक जाती है और याद करते हुए बोलती है शायद 6 महीने पहले जब हम सब स्विट्जरलैंड गए थे उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे पैसे चाहिए थे पर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसने खुद कमाना स्टार्ट कर दिया, तभी उसका फोन जोर से बजता है, कॉलर आईडी यंग मास्टर वैंग। होंगाई उसे हिलाकर बोलती है जिया फोन उठा। जिया कॉल उठाती है हेलो। उधर से जॉनी अर्जेंट टोन में बोलता है जिया अभी के अभी ग्रैंडमा के घर आओ, मुझे प्रूफ मिल गया है कि ये चैन ने वॉच बेची है। फिर सीन कट होता है ये चैन पर, वो अपने सूट में खड़ा होता है, उसका फोन भी बजता है, वो स्क्रीन देखकर बोलता है यंग मास्टर वैंग। उधर से आवाज आती है ये चैन तुरंत ग्रैंडमा के घर आ जाओ, मुझे प्रूफ मिल गया है कि तुमने ही वॉच बेची है। ये चैन बिल्कुल काम टोन में बोलता है मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कट होता है जॉनी पर जो सोफा पर एरोगेंट बैठा होता है, वो टॉन्ट करता है क्या हुआ ये चैन, डर लग रहा है आने में, जिसने तुम्हारी वॉच खरीदी है उसे हम ऑलरेडी घर ले आए हैं, अगर हिम्मत है तो आके सामना करो। ये चैन अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकुड़ता है, दिमाग में डाउट आता है मैंने कभी कोई वॉच बेची नहीं, ये वैंग जॉनी ये सो कॉल्ड विटनेस कहाँ से लाया। फिर वापस अपनी कॉन्फिडेंट वाइब में आते हुए ये चैन सीधा बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, आज सब कुछ एक बार में ही क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब ना करो। कॉल कट करके ये चैन एक स्टर्निंग सेक्रेटरी की तरह मुड़ता है जो टाइट वाइट आउटफिट और ग्लासेस में खड़ी है और पूछता है सेक्रेटरी रोम तुम ड्राइव कर सकती हो ना। थोड़ी सरप्राइज होके वो हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ मैं चला सकती हूँ। ये चैन एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ता है और ऑर्डर देता है चलो मुझे वैंग विला ले चलो। वो तुरंत एक्साइटेड होकर जवाब देती है जी। एक स्लिक ब्लैक मर्सिडीज धूप भरी रोड पर स्मूथली ड्राइव कर रही थी। इस लग्जरियस कार के अंदर ये चैन बैक सीट पर बैठा था, खिड़की के बाहर सोच में डूबा हुआ देख रहा था और अंदर ही अंदर मानता है कि यूसेंग ग्रुप का हेड बनकर वैंग विला में वापस आना मेरे इमोशंस काफी मिक्स्ड है। कुछ देर बाद कार वैंग विला के ग्रैंड ऑर्नेट गेट के सामने रुकती है। लगभग 30 मिनट के सफर के बाद ड्राइवर साइड का डोर खुलता है और एक स्टर्निंग लड़की बाहर निकलती है, लंबे ब्राउन बाल, ग्लासेस और शार्प व्हाइट स्कर्ट सूट के साथ रेड टाई पहने हुए। दूर से देखते हुए ओल्ड मैडम वैंग और जिया की माँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो धीरे से बोलती है क्या ये सेक्रेटरी रोम नहीं है, प्रेसिडेंट शिन की राइट हैंड वुमन, ये ड्राइविंग क्यों कर रही है। ओल्ड मैडम वैंग पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है और ये चन कहाँ है। सेक्रेटरी रोम ग्रेसफुली कार के पीछे जाती है, रियर डोर रिस्पेक्टफुली खोलती है और बोलती है प्रेसिडेंट या हम आ गए हैं। ये चंद गाड़ी से बाहर निकलते और कामली बोलता है सेक्रेटरी रोम तुम यही वेट करो। वो ओबीडेंटली रिप्लाई करती है समझ गई। ये सब देखकर वैंग फैमिली बिल्कुल शॉक हो जाती है। ओल्ड मैडम वैंग और जिया की माँ आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं सोचते हुए जारोम एक्चुअली ये चंद के लिए शॉफर बन गई। उसकी एक्स वाइफ वैंग जिया डिसबिलीफ में बोल पड़ती है ये चंद की ये कैसे पॉसिबल है। अचानक वैंग जॉनी उंगली दिखाते हुए स्मग स्माइल के साथ बोलता है ओ समझ गया मैं, ये फेक ये चंद वही क्लासिक ड्रामा कर रहा है, डिलीवरी बॉय से रिच बनकर फैमिली को इम्प्रेस करने वाला एक्ट है ना। जिया की माँ हंसकर एग्री करती है हाँ बिल्कुल, क्या परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ही रिडिकुलस। ओल्ड मैडम वैंग भी सीरी लाती है बिल्कुल सही। वैंग जॉनी हंसकर टॉन्ट करता है हाँ ये चैन तुम एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो, बड़े आदमी की तरह घूम रहे हो, सेक्रेटरी रूम को भी ले आए हो ड्राइव करने और डोर खोलने के लिए, बताओ कितना पैसा दिया इस छोटे से शो के लिए। ये चैन बस चुप रहकर ब्लैंक स्टेयर देता है जब वैंग जाया उसे और इंसल्ट करती है। सबको पता है तुम सिर्फ प्रेसिडेंट शिन के लैपडॉग हो यूसन ग्रुप में, ये नाटक किसको इम्प्रेस करने के लिए लिया है। अंदर ही अंदर ये चैन सोचता है वैंग सिबलिंग्स बिल्कुल नहीं बदले, इनके मुंह से सिर्फ जहर ही निकलता है। फिर वो देखता है वैंग जिया साइड में खड़ी होती है, थोड़ा फ्लश फेस के साथ एरोगेंट स्मॉक कर रही है और सोचता है ये हंस भी रही है।
अपनी ही डिल्यूजन में जिया सोचती है होंगे सही थी, ये चैन यूसेंग ग्रुप ज्वाइन करके मुझे प्रूफ करना चाहता है, आज का एक्स सबसे बड़ा प्रूफ है। टेंशन तोड़ते हुए ये चैन बोलता है बस अब ड्रामा बंद करो, वो विटनेस कहाँ है जिसका तुमने जिक्र किया था। ये चैन वैंग जॉनी के पीछे चलता है एक लंबी धूप से चमकती रेड कारपेट से होते हुए मेन हॉल की तरफ, जहाँ एंट्रेंस पर दो बड़े मसल वाले गुंडे बैट्स लेके गार्ड कर रहे होते हैं। रूम में एंटर करते ही ये चैन गार्ड्स को देखकर सोचता है ये तो क्लियरली स्ट्रीट्स के गुंडे लग रहे हैं, ये वैंग विला के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी उसे टैटूड रेड ब्रेडेड ब्रदर मेलन मिलता है जो अपने आदमियों के साथ एरोगेंट तरीके से बैठा होता है और बोलता है ब्रदर ये चैन फिर मिल गए हम। ये चैन प्रिटेंड करता है कि उसे याद नहीं और पूछता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। ब्रदर मेलन स्मोक करता और रोल प्ले करते हुए बोलता है इतनी जल्दी भूल गए, 2 दिन पहले तुम मुझे वॉच बेचने आए थे, मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए थे। वैंग जॉनी बीच में बोलता है स्मोक टोन में यूचैंग सिटी का हर स्कूल का बच्चा ब्रदर मेलन को जानता है, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मान लो कि तुम नहीं जानते, तुम बस डर रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए तुमने वॉच बेची थी इसलिए प्रिटेंड कर रहे हो। बिल्कुल काम रहकर ये चैन जॉनी की तरफ देखकर बोलता है वैंग जॉनी ये तुम्हारा विटनेस है, तुम्हारी यूजुअल स्टाइल बिल्कुल सूट करता है। गुस्से में वैंग जॉनी चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ही वॉच चोरी की थी। सीन शिफ्ट होता है ओल्ड मैडम वैंग पर जो गुंडों के साथ खड़ी गुस्से में चिल्लाती है ये चैन तुमने हमारी वैंग फैमिली से चोरी की और अब भी आर्ग्यू करने की हिम्मत करते हो। काम रहकर ये चैन फर्मली बोलता है ओल्ड मैडम वैंग मैं आज यहाँ सब कुछ क्लियर करने आया हूँ, मैंने आपकी वॉच कभी नहीं ली। ओल्ड मैडम वैंग एक ब्लू वेलवेट बॉक्स आगे करती है जिसमें वो लग्जरियस रिचर्ड मेली वॉच होती है और डिमांड करती है तो फिर ये वॉच ब्रदर मेलन के पास कैसे आई, ये ग्लोबली लिमिटेड एडिशन है, हर एक पीस का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ब्रदर मेलन भी सपोर्ट करता है और उंगली दिखाकर बोलता है लड़के तुम ही ये वॉच बेचने आए थे, तुमने खुद बोला था कि पैसे मिलते ही वेस्टलेक होटल का प्रेसिडेंशियल सूट पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक करोगे। मेलन झूठ को और पुश करता है अगर तुमने मुझसे 5 मिलियन नहीं लिए तो बताओ होटल में रहने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। मेलन के पीछे खड़ा जॉनी अंदर ही अंदर ट्रायम्फेंट फील करता है ये लाइंस हम पहले ही रिहर्स कर चुके हैं, अब ये चैन कुछ भी करे काउंटर नहीं कर पाएगा। नीचे देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये चैन धीरे से सोचता है मैं चाहता था कि मैं तुम सबके साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह पीसफुली रह सकूं, पर मुझे सिर्फ मजाक और नफरत ही मिली। अचानक वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग ऑरा निकालते हुए बोलता है ठीक है अब मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मैं यूसेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। एक ड्रामेटिक क्लोजअप में उसकी इंटेंस आंखें चमकती है जब वो ऐड करता है मैं एक बिलियनर हूँ, अब तो रीजन काफी है ना। वैंग फैमिली के लोग एक सेकंड के लिए ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं, फिर अचानक सब जोर जोर से हंसने लगते हैं मजाक उड़ाते हुए। वैंग जॉनी उसकी तरफ उंगली दिखाकर इतना हंसता है कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तू खुद को क्या समझता है, कोई वेब ड्रामा का मेन कैरेक्टर? उसके डायलॉग्स भी चुरा लिया तूने। हाँ मैं तो साथ भी नहीं ले पा रहा। कंफ्यूज होके ये चैन पूछता है कौन सा वेब ड्रामा। वैंग जाया पेट पकड़ के हंसती रहती है। ये चैन तुझे रिच बनने का इतना शौक क्यों है? अगर तू सच में यूसेंग ग्रुप का हेड होता ना, मेरी बहन को तो भूल जा, मैं खुद तुझसे सेकंड वाइफ बनकर शादी कर लेती और हम दोनों बहनें टर्न बाय टर्न तुझे सर्व करते हैं। आगे बढ़कर फेक कैरिंग एक्स वाइफ का रोल प्ले करते हुए जिया बोलती है, ये चैन तुम 3 साल से मेरे हस्बैंड थे, हमारी वैंग फैमिली ये नहीं भूली। हम तुम्हें जेल में सड़ने नहीं देंगे। तुम ऑलरेडी काफी पैसे उड़ा दिए हैं, पर धीरे धीरे वापस कर सकते हो। बस घुटनों पर बैठकर अपनी गलती मान लो, आज ही यहाँ से निकल सकते हो। उसकी फेक सिंपैथी से बिल्कुल अफेक्ट ना होते हुए ये चैन ठंडे टोन में बोलता है, मैंने कोई गलती नहीं की इसलिए मैं घुटनों पर नहीं बैठूंगा, और अगर की होती तब भी वैंग फैमिली का कोई भी इंसान इतना लायक नहीं होता कि मैं उसके सामने झुकूं। ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाया तुरंत बोलती है, पुलिस को बुलाओ, इस बेकार एक्स सन इन लॉ को 10 साल के लिए जेल भेजो। पुलिस का नाम सुनते ही ब्रदर मेलन थोड़ा नर्वस हो जाता है, सोचता अगर ये केस स्टेशन तक गया तो सच बाहर आ जाएगा। जल्दी से सिचुएशन हैंडल करने के लिए मेलन ये चैन के पास आता है, उसका शोल्डर पकड़ता है और सोचता है ओल्ड मैडम वैंग को सिर्फ इसे घुटनों पर देखना है, अगर ये हो गया तो बात संभल जाएगी। वो लाउडली बोलता है, ब्रदर ड्रामा बंद कर, बस घुटनों पर बैठ जाओ और ग्रैंडमा और यंग मास्टर वैंग से माफी मांग ले। टेंशन मत ले, ग्रैंडमा ने ऑलरेडी बोला है कि तुझे जेल नहीं भेजेगी। जब ये चैन फिर भी नहीं मानता, मेलन का टोन बदल जाता है। वो अपना गैंग को सिग्नल देता और चिल्लाता है, आज तू झुकेगा चाहे तुझे पसंद हो या नहीं, भाइयों इसे घुटनों पर लाओ। 2 बड़े गुंडे तुरंत ये चैन के हाथ पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं, सुना नहीं ब्रदर मेलन ने क्या बोला, अभी के अभी घुटनों पर बैठ जा। डेडली नजर से देखते हुए ये चैन वार्निंग देता है, मैंने पहले ही बोला था तुम लोग लायक नहीं हो। एकदम से वो अपना एल्बो पीछे मारता और पहले थक के मुंह पर जोर से लगता है, वो दर्द से चीखने लगता है। फिर तुरंत मुड़कर दूसरे थक के जॉ पर इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारता है कि वो पीछे उड़ जाता है। उसकी फाइटिंग देखकर ब्रदर मेलन शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, ये लड़का लड़ भी सकता है, सब एक साथ अटैक करो। एक बड़ा गंजा थक बैट लेके आगे बढ़ता है कि अचानक एक छोटा कुत्ता ब्लू बू के साथ दौड़ता हुआ बीच में आ जाता है। गुंडे डर के पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं, अरे कुत्ता ये कहां से आ गया? थक्स के बीच खड़ा ये चैन नीचे देखता है और वो छोटा सा कुत्ता उन पे जोर जोर से भौंक रहा होता है।
ये चन जेंटली उसे उठाता है, हल्का सा स्माइल आता है और बोलता है, तू छोटा सा नकचड़ा कल तक मुझ पे भौंक रहा था ना। अंदर ही अंदर वो सोचता है, हुआ चाहे ओल्ड मैडम वैंग का फेवरेट पेट हो, पर इतने सालों से मैं ही इसे खाना खिला रहा था और साफ कर रहा था। आज जब मैं डेंजर में हूँ तब यही मेरे लिए खड़ा है। सीन एंड होता है एक पावरफुल क्लोजअप के साथ, जहाँ ये चन उस कुत्ते को पकड़े हुए है और उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और ठंडी डिटर्मिनेशन दिख रही है और वो बोलता है, एक कुत्ता भी समझता है कौन उसका ख्याल रखता है, कुछ लोग तो जानवरों से भी नीचे गिर गए हैं। वैंग फैमिली के ग्रैंड हॉल में ओल्ड मैडम वैंग उंगली दिखाते हुए ऑर्डर देती है, युआन जा और हुआ को तुरंत ले आ। रेड ड्रेस वाली लड़की तुरंत बोलती है, जी। छोटा सा कुत्ता युआन के हाथ में से उस पर जोर जोर से भौंकता रहता है, जैसे उसने साइड चूज कर ली हो कि इस फैमिली फाइट में। गुस्से भरी नजर के साथ ये चन को देखते हुए ओल्ड मैडम वैंग फाइनल वार्निंग देती है, ये चन मैं तुझे लास्ट चांस दे रही हूँ, खुद से घुटनों पर बैठ जा और एक्सेप्ट कर ले वरना बहुत बुरा होगा। ये चन की आंखों में बिजली सी चमकती है और वो तेज आवाज में बोलता है, तो फिर एक बार फिर सुन लो, तुम में से कोई भी लायक नहीं है। अचानक 3 बड़े गुंडे हर तरफ से उस पर टूट पड़ते हैं और उनमें से एक नाइफ लेके आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, अपनी आखिरी दुआ पढ़ ले। बिना किसी एफर्ट के ये चन बड़े स्मूथली सब अटैक डॉज कर लेता है और उसका दिमाग अचानक पास में चला जाता है। 4 साल पहले वैंग फैमिली में शादी होने से पहले ही मुझे बैटलफील्ड ट्रायल के लिए भेज दिया गया था, सीधा सीरिया। बिजली की स्पीड से मूव करते हुए ये चन थक के मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है और सोचता है, ये लोग नॉर्मल लोगों के सामने टफ लगते होंगे। फिर लास्ट थक पर ब्रूटल काउंटर अटैक करता है, उसके जॉ पर इतना जोर से मारता है कि खून निकल पड़ता है और उसका अंदर का वॉइस चलता रहता है। पर जो इंसान बैटलफील्ड में रहा हो, जहाँ हर दिन खून और लाशों के बीच सरवाइव किया हो, उसके लिए ये सब बच्चों का खेल है। सारे थक्स को गिराकर ये चन बिल्कुल सीधा और अनटच खड़ा रहता है। उसकी पावर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक ब्रदर मेलन गुस्से में चार्ज करता है, चिल्लाते हुए, तू छोटा सा कचरा। 2 और आदमियों के साथ मेलन एक चमकती हुई नाइफ निकालता है और ऑर्डर देता है, इसे पकड़ के रखो, मैं इसका हाथ का टेंडन काट दूंगा। एग्रेसिवली ये चन के बिल्कुल पास आके ब्लेड घुमाते हुए बोलता है, बच्चे तूने मेरे लोगों को हाथ लगाया है, आज मैं तुझे परमानेंट याद दिलाऊंगा। बिना जरा भी डरे ये चन का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ता है और मेलन की रिस्ट पकड़ लेता है इतनी जोर से कि वो गास्प करता है, तू क्या कर रहा है। अगले ही सेकंड एक ब्रूटल ट्विस्ट के साथ उसका हाथ घूमता है, क्रैक की लाउड आवाज आती है और मेलन दर्द से चीख पड़ता है। ये चैन रुकता नहीं, उसकी आंखों में लाल ग्लो आ जाता है, ब्लू लाइटनिंग जैसी एनर्जी फ्लैश होती है, बोन्स और टूटते हैं जब मेलन दर्द से चिल्लाता रहता है। इतनी ब्रूटैलिटी देखकर वैंग फैमिली डर के मारे जम जाती है। ओल्ड मैडम वैंग के माथे पर पसीना आ जाता है, एक इंसान में इतनी डेंजरस फाइटिंग एबिलिटी कैसे हो सकती है। वो डर के साथ सोचती है, क्या इसलिए ओल्ड मास्टर ने जिया की शादी ये चैन से करवाई थी, क्या उन्हें उसकी स्किल्स का पता था। वैंग जिया भी शॉक में सोचती है, क्या ग्रैंडपा ने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई थी ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करे, पर तुरंत अपने आप को समझा लेती है, नहीं अभी पीसफुल टाइम है, वैंग फैमिली का कोई एनिमी भी नहीं है, ग्रैंडपा ने सिर्फ इसलिए शादी करवाई होगी क्योंकि उसका फैमिली रिच है। साइड में खड़ा वैंग शियांग अपने भाई जी शियान के साथ हंसता है, जी शियान फादर ने तो जैकपॉट मार लिया था ऐसे दामाद ढूंढ के। फिर स्मॉक टोन में बोलता है, अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया था उस टाइम। कंफ्यूज होके जिया की माँ पूछती है, क्या मतलब। जीशियान एक्सप्लेन करता है, तुझे लगता है फादर ने डायरेक्टली ये चान और जिया की शादी फिक्स की थी, गलत, पहले मेरे पास आए थे। फ्लैशबैक में उसके फादर बोलते हैं, जीशियान एक बहुत ही रेयर और टॉप क्वालिटी दामाद का कैंडिडेट मिला है, क्या तुम युआन की शादी थोड़ी जल्दी करने के लिए रेडी हो। जीशियान प्राउडली याद करता है, जब पता चला कि वो गांव का लड़का है मैंने मना कर दिया, बोला युआन अभी छोटी है, तब जाके ये चैन को जिया के लिए फिक्स किया गया। ये सुनकर रेड ड्रेस वाली वैंग जुआन एरोगेंट हंसती है, तो मतलब जिया ने वो आदमी पिक किया जिसे मेरी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। वो मजाक उड़ाती है, दादाजी सच में पागल हो गए थे, मुझे ये चैन से शादी करवाना चाहते थे। हाँ वो लड़ सकता है, बस उतना ही, मुझे ऐसे वायलेंट आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर अपनी बहन जिया को टीज करते हुए बोलती है, अच्छा हुआ मैं छोटी थी उस टाइम, वरना ये लकी लाइफ मुझे मिल जाती, अब तू ही एंजॉय कर। उसकी बेकार सी सिबलिंग राइवलरी देखकर ये चैन नीचे देखते हुए उदास सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतनी स्टोरी होगी। उसका दिमाग वापस डेजर्ट बैटलफील्ड में चला जाता है जहां वो मिलिट्री गियर में था और सोचता है, 3 साल पहले जब मैं बैटलफील्ड से वापस आया था, खून और लाशों के बीच रहने के बाद मैं बस एक नॉर्मल फैमिली और प्यार चाहता था। उसे याद आता कि जब उसने पहली बार वैंग जिया को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था, तब मैं उसे पहली नजर में प्यार कर बैठा था, सोचा था पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारेगा। वापस प्रेजेंट में वो बीटन थक्स के बीच खड़ा है और अंदर ही अंदर साय करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का एंड ऐसा होगा। फिर अचानक रियलिटी में वापस आकर ये चैन इंजर्ड ब्रदर मेलन का कॉलर पकड़ लेता है और टेरिफाइंग ऑरा के साथ डिमांड करता है, बोल मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाए, किसने तुझे भेजा। पसीना छूट रहा होता है मेलन का, फिर भी वो पागल सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं सालों से अंडरवर्ल्ड में हूँ, जिंदगी और मौत की परवाह कभी नहीं की, हिम्मत तो मार दे मुझे, पर याद रखना अगर मुझे क्रॉस किया तुझे पछताना पड़ेगा।
सच बाहर आने के डर से वैंग जॉनी पैनिक में तुरंत बीच में बोल पड़ता है, ये चन बस करो, क्या तुम सच में ग्रैंडमा के सामने उसे मारना चाहते हो? वो अंदर ही अंदर पसीना छूटते हुए सोचता है, अगर ये चन ने इससे कन्फेशन निकलवा लिया तो मैं तो गया। घिन से ये चन मेलन को छोड़ देता है और अपना सूट जैकेट संभालते हुए ठंडे टोन में बोलता है, मैं एक बार और कह रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हारी वैंग फैमिली से कुछ नहीं चुराया। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो पुलिस बुला लो और मुझे अरेस्ट करवा दो। फिर तीखी नजर से देखते हुए बोलता है, और ये बकवास मत करो कि मैं तुम्हारे भले के लिए पुलिस नहीं बुला रहे और ये मुझे जेल जाते हुए नहीं देख सकते। वो रुकता है, प्यार से छोटे कुत्ते को सहलाता है, सॉफ्टली बोलता है, हुआ हुआ। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता है, मेरी नजर में वैंग फैमिली में सिर्फ एक चीज है जो चुराने लायक है और वो तुम हो। आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो इतना नखरे मत करना खाने में। अपनी बात कहकर ये चन कॉन्फिडेंटली मेंशन से बाहर निकल जाता है। जॉनी नर्वसली अपने फादर से पूछता है, डैड हम इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? पसीना पोंछते हुए उसका डैड बोलता है, यहाँ कोई भी उसे फाइट में नहीं हरा सकता, हमें बाद में दूसरा तरीके से डील करना पड़ेगा। फिर जॉनी जल्दी से इंजर्ड गैंग लीडर की तरफ मुड़कर पूछता है, ब्रदर मेलन आप ठीक हो? अंदर ही अंदर सोचता है, आज हमने इन्हें ऑफेंड कर दिया, अब इससे प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। गुस्से से भड़ककर ब्रदर मेलन जॉनी पर चिल्लाता है, तू छोटा सा ब्रेड मुझे इतने डेंजरस आदमी के सामने ले आया, एक और मिलियन ऐड कर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। डेस्परेट जॉनी बोलता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसे अच्छा सबक सिखाओ, प्रेफरेबली उसका काम ही खत्म कर दो। अपने आदमियों के साथ ब्लैक वैन में बैठते हुए मेलन बोलता है, ठीक है मैं इस मैटर को सेटल करूंगा, मुझे जल्दी है, मैं निकलता हूँ। वैन एस्टेट से दूर चली जाती है और मेलन अंदर अंदर जलता हुआ सोचता है, आज मुझे पब्लिक में इंसल्ट किया गया और मेरा हाथ तोड़ने वाला था, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यूसेंग ग्रुप के मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम में। ये चन टेबल के हेड पर बैठा अनाउंस करता है, सिंस सब एग्री है हम ऑफिशियली डिंगचन रियल एस्टेट के साथ कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। अपनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट शिन्यून की तरफ मुड़कर बोलता है, शिन्यून वैंग फैमिली को बोलो कि डिंगचन रियल एस्टेट से कोई बंदा भेजे जो प्रोजेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन करे, मैं उनकी प्रिपरेशन भी इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। शिन्यून रिस्पेक्टफुली बोलती है, अंडरस्टूड, मैं अभी नोटिफाई करती हूँ। सीन फिर शिफ्ट होता है वैंग विला के पीसफुल एक्सटीरियर पर। अंदर एक्साइटेड वैंग शियांग फोन उठाकर प्राउडली बोलता है, मॉम प्रेसिडेंट शिन का कॉल आया था, यूसेंग ग्रुप के सीईओ ने हमारे 70 मिलियन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए एग्री कर दिया है, लेकिन वो मुझसे पर्सनली मिलकर डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हैं। खुशी से भरकर ओल्ड मैडम वैंग बोलती है, जीशांग तुम्हें आउटस्टैंडिंग इंप्रेशन देना होगा प्रेसिडेंट ये पर, हमें फ्यूचर में भी यूसेंग के साथ काम करना है। जीशियान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, बिल्कुल मैं डेफिनेटली उन्हें इम्प्रेस करूंगा। तभी वैंग जुआन थोड़ा सिडेक्टिव आवाज में आगे बढ़कर बोलती है, डैडी क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? वैंग जीशियान सरप्राइज होकर पूछता है, तुम भी आना चाहती हो? रेड हॉल्टर टॉप पहनी हुई युआन ब्लश करती है और बोलती है, मैंने सुना है वो यंग और हैंडसम है, उन पुराने सीईओ से बिल्कुल अलग जिनसे आप डील करते हो। पीछे से जिया गुस्से से देख रही होती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोलती है, चाहे प्रेसिडेंट ये कितने भी हैंडसम हो, वो ऑलरेडी कमिटेड है, या तुम भूल गई कि प्रेसिडेंट शिन और प्रेसिडेंट ये एक कपल है? वैंग युआन स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, और तुम्हें इससे क्या? अपनी फिगर शो करते हुए कॉन्फिडेंटली बोलती है, वो लोग सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं, शादी हुई नहीं, और वैसे भी मैं शिन्यून से यंग और मेरी फिगर उससे बेटर है, क्या चीज मुझे रोक रही है प्रेसिडेंट ये को चुराने से? उसका फादर हंसकर सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही, मैं अपनी बेटी को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। आजकल एक्सेप्शनल लोग आसानी से नहीं मिलते, अगर चाहिए तो फाइट करना पड़ता है। स्माइल करते हुए ओल्ड मैडम वैंग ऑफिशियली बोलती है, युआन इस बार तुम अपने फादर के साथ यूसेंग ग्रुप जाओगी और प्रेसिडेंट ये से मिलोगी। खुशी से वैंग युआन फिस्ट पंप करते हुए बोलती है, सच में थैंक यू ग्रैंडमा, आप बेस्ट हो। ये सब क्लियरली फेवरेटिज्म देखकर टूट चुकी जिया अपनी मुट्ठी कस लेती है और अंदर ही अंदर शिकायत करती है, फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेसिडेंस प्रोजेक्ट का आइडिया तो मैंने दिया था, पर ग्रैंडमा ने सीधा अंकल को ब्रांच को दे दिया हैंडल करने के लिए। फिर जोर से बोल पड़ती है, मुझे भी जाना है। वैंग युआन उसे साइड ग्लांस देकर ठंडी आवाज में काट देती है, सिस्टर जिया तुम अब डिवोर्स्ड हो, तुम्हें सच में लगता है प्रेसिडेंट ये किसी सेकंड मैरिज वाली में इंटरेस्ट लेगा? ओल्ड मैडम वैंग एलिगेंटली बैठी है और युआन उसके शोल्डर मसाज कर रही है। ओल्ड मैडम वैंग डिक्लेयर करती है, युआन सच कह रही है, चाहे जिया देखने में ज्यादा सुंदर हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि प्रेसिडेंट ये को युआन के साथ ही पैर करूंगी। जिया तुम फैंकाई के साथ ही काम चला लो। वैंग युआन खुशी से बोलती है, आप टेंशन मत लो ग्रैंडमा, मैं जल्दी ही प्रेसिडेंट ये को अपनी उंगली पे नचा दूंगी। डिफीटेड जिया अपनी ड्रेस पकड़ लेती है, अंदर ही अंदर रोती हुई सोचती है, हमेशा ऐसा ही होता है, ग्रैंडमा इतना ओपनली फेवरेटिज्म करती है। एक घंटे बाद यूसेंग ग्रुप में सेक्रेटरी रोम सीईओ ऑफिस का डोर खोलकर अनाउंस करती है, प्रेसिडेंट ये वैंग शियांग और उसकी बेटी आ गए हैं। डेस्क के पीछे इम्पोजिंग अंदाज में बैठा ये चैंग कामली बोलता है, उन्हें रिसेप्शन रूम में वेट करने दो। वो कहती है, समझ गई। जाते जाते ये चैंग थोड़ा सोचकर ठंडी आवाज में ऐड करता है, और हाँ उन्हें चाय सर्व करने की जरूरत नहीं। रिसेप्शन रूम में युआन अब एक स्टर्निंग ब्लू फ्लोरल कीपो पहनी हुई है, हाई थाई स्लिट के साथ, जो किसी को भी डबल टेक करने पर मजबूर कर दे। वो अपने आउटफिट को देखकर पूछती है, डैड आपने मुझे ये कीपो क्यों पहनाया?
सोफा पर आराम से बैठा जीशियान समझाता है, सोचो स्लेट के अलावा सब कवर्ड है, तुम्हें समझ नहीं है। अगर तुम ज्यादा प्रोवोकेटिव ड्रेस पहन के जाओगी प्रेसिडेंट ये तुम्हें बस एक चीप लड़की समझेगा। तुम्हारा गोल मिसिस ये बनना है, कोई साइड पीस नहीं। क्लास और एलिगेंस दिखानी होगी, तभी आदमी तुम्हें सीरियसली लेगा। युआन डिटर्मिनेशन के साथ मुट्ठी बंद कर कहती है, थैंक्स डैड, मैं प्रेसिडेंट ये को शिनयून से छीन लूंगी। जीशियान अंदर ही अंदर सिनिस्टर स्माइल के साथ सोचता है, अगर युआन ने प्रेसिडेंट यो को पकड़ लिया तो वैंग फैमिली का हेड बनना पक्का मेरा है। 10 मिनट बीत जाते हैं। युआन इम्पेशेंट होकर बोलती है, ये कैसी हॉस्पिटलिटी है, एक कप चाय तक नहीं दिया, क्या ऐसे ट्रीट करते हैं गेस्ट को। वो दरवाजा खोलकर सेक्रेटरी से कहती है, सेक्रेटरी रोम हमें तुरंत 2 कप चाय लाओ, मुझे ब्लैक टी चाहिए। सेक्रेटरी रोम पोलाइटली स्माइल करके बोलती है, जरूर, थोड़ा वेट कीजिए। और 10 मिनट बीत जाते हैं। युआन गुस्से से कांप रही होती है, अनबिलीवेबल, अभी तक चाय नहीं आई। जीशियान कामली बोलता है, प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बाद पहले दिन ही इसे फायर कर देना, अभी गुस्सा मत हो, कभी भी प्रेसिडेंट अंदर आ सकता है। ये सुनते ही युआन जोर से सांस लेकर अपना गुस्सा दबा लेती है और ग्रेसफुल पोज में सोफा पर बैठ जाती है। ठीक है। आधा घंटा बीत जाता है और उसका पेशेंस टूट जाता है। वो थक कर पीछे गिरती है। डैड में और नहीं बैठ सकती ऐसे, ये रिफाइंड लेडी बनना कितना एग्जॉस्टिंग है, प्रेसिडेंट कहाँ है। जीशियान इरिटेट होकर बोलता है, लगता है प्रेसिडेंट ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पूरे 1 घंटे से वेट कर रहा है। तभी डोर क्लिक करता है और ये चैन अंदर आता है, अपने टेलर सूट में डेंजरसली हैंडसम लगते हुए। उसे देखकर युआन शॉक होकर बोलती है, ये चैन। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कामली बोलता है, तो अब तुम कीपो पहनती हो, 3 साल में पहली बार देख रहा हूँ, मानना पड़ेगा तुम्हें ये एलिगेंट लुक ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हुए कैजुअली बोलता है, सिस्टर युआन घर पर तुम कैजुअल हो मैं जानता हूँ, पर बाहर भी ऐसे ही बिहेव करती हो। तुम्हारे फादर ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या, ऐसे बिहेवियर काफी रूड लगता है। डिस्गस्टेड युआन हाथ हिलाकर कहती है, मैंने ये कीपो तुम्हारे लिए नहीं पहनी, इसलिए कोई गलत सोच मत लाना, तुम तो वैंग जिया के भी लायक नहीं थे, मेरे जैसे लड़की के बारे में सोचना भी कैसे। ये चन कामली बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ। तभी जीशियान गुस्से में बीच में बोल पड़ता है, ये चन तू बस एक बॉडीगार्ड है, तू यहाँ क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट ये कहाँ है। उसकी इग्नोरेंस देखकर ये चन अंदर ही अंदर सोचता है, ये दोनों अभी भी मान नहीं रहे कि मैं ही यूसैंग ग्रुप का असली हेड हूँ। वो सीधा बोलता है, तुम लोग फर्स्ट क्लास रेसिडेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करना है सही, सीधा मुझे प्रेजेंट कर दो। जीशान सार्कास्टिक स्मॉग के साथ बोलता है, तू बस एक लो लेवल बॉडीगार्ड है, एक बेकार गुंडा जो सिर्फ मारपीट जानता है, तुझे बिजनेस या प्रोजेक्ट के बारे में क्या समझ आएगा। बार बार इंसल्ट से इरिटेट होके ये चंद पीठ घुमाकर बोलता है, तो मतलब तुम डिस्कस करना ही नहीं चाहते, ठीक है मैं चलता हूँ। तुरंत पैनिक हो जाती है और युआन आगे बढ़कर उसका स्लीव पकड़ लेती है। रुको जरा ये चंद, प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है। वो ईगरली ऊपर देखकर बोलती है, तुम कुछ दिनों से शिन्योन के पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें प्रेसिडेंट या और उसके बीच में सब पता होगा ना। ये चंद मुड़कर कहता है, हाँ इतना कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये सुन के युआन थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, सच में, और तुरंत उसके पास आकर पूछ लेती है, तो बताओ उनका रिलेशनशिप कितना क्लोज है, क्या वो साथ में रात स्पेंड करते हैं, वो उसके घर जाता है या वो उसके पास आती है। उसके बेकार सवालों से इरिटेट होके ये चांद सोचता है, वैंग युआन कभी अपना मुंह बंद नहीं करती, जो भी बोलूंगा पूरे शहर में फैला देगी, चलो इसी का यूज करके इस बेकार रूमर्स को खत्म करता हूँ। वो सीधा बोल देता है, दोनों अब साथ नहीं है, ब्रेकअप हो गया। ये सुनते ही युआन और जीशियान दोनों एक साथ शॉक में चिल्लाते हैं, ब्रेकअप हो गया। तुरंत युआन खुशी से हंसने लगती है, ब्रेकअप हो गया, हाँ ये तो बेस्ट न्यूज है। जीशियान भी हाथ उठाकर खुश होता है, ब्रेकअप हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। ये चंद कंफ्यूज होकर देखता है, तुम दोनों ऐसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो जैसे लॉटरी जीत ली हो। युआन स्मग स्माइल के साथ सोफा पर बैठकर लेग्स क्रॉस करती है और अकॉर्डली बोलती है, ये चंद नहीं, ये सही नहीं, लिटिल ये नहीं, वो भी कंफ्यूजिंग है। ये चंद अंदर ही अंदर सोचता है, 10 सेकंड में 3 बार नाम चेंज, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तब जीशियान एरोगेंट टोन में बोलता है, तुम सच में बेवकूफ हो क्या, अब तुम यूसेंग ग्रुप के एम्प्लॉय हो, मतलब तुम्हारे बॉस प्रेसिडेंट ये हैं और प्रेसिडेंट ये की फ्यूचर वाइफ मेरी बेटी वैंग युआन होगी। वो और झुककर स्मग स्माइल के साथ बोलता है, फैमिली ने डिसाइड किया कि युआन का मैरिज अलायंस यूसेंग ग्रुप के साथ होगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो तू भी हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। ये चंद ब्लैंक फेस के साथ पूछता है, तो सिस्टर युआन तुम्हें सच में इतना कॉन्फिडेंस है कि प्रेसिडेंट ये तुम्हें पसंद करेगा। फुल वैनिटी के साथ युआन अपने चेस्ट को टच करके बोलती है, कोई भी आदमी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इतने सालों से प्योर हूँ, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था, बस थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाऊंगी तो प्रेसिडेंट ये तुरंत मुझ पे फ्लैट हो जाएगा। वो थोड़ा पोज लेकर बोलती है, और पता है मुझे हमेशा लगता था कि ग्रैंडमा के बर्थडे पे जो मल्टीमिलियन जेड ब्रेसलेट गिफ्ट हुआ था वो एक्चुअली प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था, शायद वो मुझे काफी टाइम से सीक्रेटली पसंद करता है। कामली सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए ये चैन सोचता है, इस वैंग युआन का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर चल रहा है। वो फाइनली बोलता है, और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेसलेट सच में प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। ये सुनते ही युआन एक्साइटमेंट से मुट्ठी बंद कर लेती है, सच में मैंने कहा था ना मेरी इंट्यूएशन कभी गलत नहीं होती।
वो तुरंत अपने फादर की तरफ मुड़कर बोलती है, डैड सुना आपने, प्रेसिडेंट ये को सच में मुझ में इंटरेस्ट है। उसके फादर जोर से हंसते हुए प्राउडली बोलते हैं, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे वैंग फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ एक्चुअली ह्यूसेन ग्रुप का प्रेसिडेंट निकलेगा। एक्साइटेड होकर युआन बोलती है, मुझे ये बात घर जाते ही ग्रैंडमा को बतानी है, वो तो लिटरली खुशी से पागल हो जाएंगी। इन दोनों ग्रीडी लोगों को अपनी ही फैंटेसी में सेलिब्रेट करते हुए देखकर ये चान अंदर ही अंदर ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है, ये फैमिली सच में डिस्गस्टिंग है। ये फैमिली और वैंग फैमिली के बीच फिर से मैरिज अलायंस का सपना देख रहे हैं, जैसे चांद तोड़ के लाने की बात कर रहे हो। बेचैन होकर युआन पूछती है, तो प्रेसिडेंट ये अभी एग्जैक्टली कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ये चान हल्का सा स्मोक करता है, उनकी इग्नोरेंस के साथ खेलने का डिसाइड करता है और बोलता है, प्रेसिडेंट ये अभी रिसेप्शन रूम में है, कुछ गेस्ट से मिल रहे हैं। डीले से इरिटेट होकर युआन बोलती है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या गेस्ट इतने डिफिकल्ट हैं? थोड़ा झुककर ये चान मजाक में एक स्टोरी बना देता है, हाँ एक्चुअली क्लाइंट्स एक फादर डॉटर पैर है, बाप तो प्रेसिडेंट ये के पीछे पप्पे की तरह घूम रहा है, और बेटी बस इतना समझ लो देखने में बुरी नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड कपड़े पहने हुई है, और लगता है प्रेसिडेंट ये को इम्प्रेस करने में फुल एफर्ट लगा रही है, अभी जल्दी बाहर आने वाले नहीं है। ये सुनते ही युआन जेलिसी में जल उठती है, अपनी ड्रेस पकड़ के गुस्से में बोलती है, कितनी चीप और शेमलेस लड़की है, अपने आप को इतना थ्रो कर रही है प्रेसिडेंट ये के सामने, वो भी उनकी कंपनी में, इसलिए वो अभी तक हमें मिलने नहीं आए, कौन से रूम में है वो, मैं अभी जाके उस लड़की को सीधा करूंगी। जैसे वो निकलने लगती है, उसका फादर पैनिक में उसका शोल्डर पकड़ लेता है और बोलता है, कुछ भी इम्पल्सिव मत करो, तुम अपनी फर्स्ट इंप्रेशन प्रेसिडेंट ये के सामने खराब नहीं कर सकती। थोड़ा शांत होते हुए भी गुस्से में वो आगे पॉइंट करके बोलती है, फाइन हम यही वेट करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट ये फ्री हो हमें तुरंत बताना। 5 मिनट बाद एक बस्ती रिसेप्शनिस्ट जो क्लासेस पहनी हुई है अपोलॉजी के साथ उनके पास आती है और बोलती है, हमें बहुत अफसोस है कि आपको इतना वेट करना पड़ा, लेकिन प्रेसिडेंट ये के पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है आपसे मिलने के लिए। मिस्टर वैंग, मिस वैंग, प्रेसिडेंट ये को अर्जेंट काम आ गया है और वो ऑलरेडी कंपनी से निकल चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आप अभी के लिए वापस चले जाएं। बाप बेटी दोनों शॉक में एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? डेस्परेट होकर फादर पूछता है, तो क्या उन्होंने बताया कब फ्री होंगे, क्या वो आज आफ्टरनून वापस आएंगे? सेक्रेटरी रोम पोलाइटली स्माइल करते हुए बोलती है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सर, आप प्लीज अब वापस चले जाएं। हार कर दोनों ह्यूसेन ग्रुप के बड़े ग्लास डोर से बाहर निकल जाते हैं। अपना फोन निकालते हुए जीशियान बोलता है, चलो ट्रिप पूरी वेस्ट नहीं हुई, कम से कम ये कंफर्म हो गया कि जो 10 मिलियन युआन का ब्रेसलेट ग्रैंडपा को मिला था वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये नहीं भेजा था। फिर वो कॉल लगाता है और बोलता है, हेलो मॉम, मैं बोल रहा हूँ, सबको वैंग विला में इकट्ठा करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वैंग विला के खूबसूरत ट्रेडिशनल इस्टेट में जिया पिंक ब्लेजर पहने हुए पूछती है, ये सब क्या है, तुम अभी गए थे और फिर मुझे वापस बुला लिया, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ या नहीं? कॉन्फिडेंस से स्मोक करते हुए युआन बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट को अभी भूल जाओ, मेरे पास एक और खुशखबरी है सबके लिए। सबके सामने ग्लैमरस पोज लेते हुए वो प्राउडली अनाउंस करती है, जो 10 मिलियन का जेड ब्रेसलेट ग्रैंडमा के बर्थडे पे दिया गया था वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूसेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। पूरा रूम शॉक में भर जाता है और लोग बोलने लगते हैं, क्या प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था? जिया के आके शॉक में फैल जाती है और वो सोचती है, मैं ही ज्यादा सोच रही थी, ये चैन नहीं हो सकता था। एक बड़ा रिलेटिव अपने ग्लासेस एडजस्ट करके कंफ्यूज होकर पूछता है, इसमें गुड न्यूज क्या है? प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट शिन तो कपल थे और प्रेसिडेंट शिन का हमारे वैंग फैमिली से अच्छा रिलेशन था। अगर उन्होंने गिफ्ट प्रेसिडेंट शिन की तरफ से दिया होता तो एंड में अलग से क्यों देते? जीशियान तुरंत बोलता है, सुलन तुमने नहीं सुना, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट शिन का ब्रेकअप हो चुका है। अगर वो शिन के लिए भेज रहे होते तो ऐसी टाइमिंग क्यों होती? वो आदमी समझ जाता है और धीरे से बोलता है, मतलब तुम कहना चाहते हो? युआन अपने बाल फ्लिप करके एरोगेंट टोन में बोलती है, इतना भी नहीं समझ आ रहा, प्रेसिडेंट ये ने वो गिफ्ट क्लियरली मेरे लिए दिया था, और याद करो उस वक्त दीदी का डिवोर्स भी नहीं हुआ था ये चैन से। ग्रैंडमा खुशी से ताली बजाते हुए बोलती है, ये सब एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मुझे पहले से ही पता था जिसने वो गिफ्ट भेजा है वो कोई ऐसा इंसान होगा जिससे युआन के लिए गिफ्ट फीलिंग्स होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी ह्यूसेन ग्रुप का प्रेसिडेंट निकलेगा। हमारी वैंग फैमिली की किस्मत अब चमक उठती है। प्यार से अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर युआन प्रॉमिस करती है, ग्रैंडमा मैं डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करूंगी और हमारी वैंग फैमिली को युआन की फर्स्ट क्लास फैमिली में ले जाऊंगी। ग्रैंडमा प्राउड स्माइल के साथ बोलती है, बहुत बढ़िया, मेरी पोती सच में बहुत पोटेंशियल रखती है। अभी भी डाउटफुल जिया उसे घूरती है और पूछती है, ये सब तुमने एग्जैक्टली किससे सुना, क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी है? युआन तंज मारते हुए बोलती है, ये सीधा तुम्हारे यूजलेस एक्स हस्बैंड के मुंह से ही आया है तो ऑब्वियसली रिलायबल ही होगा। फिर ग्रैंडमा की तरफ मुड़कर युआन बोलती है, ग्रैंडमा प्रेसिडेंट ये सुबह बहुत बिजी थे इसलिए हमें मिल नहीं पाए, आज आफ्टरनून में अकेली कंपनी जाऊंगी और उनसे मिलूंगी, टेंशन मत लो मैं हैंडल कर लूंगी। जिया शॉक में अटक जाती है और युआन उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है, और हाँ दीदी अगर तुम्हारे पास आज आफ्टरनून में कोई काम नहीं है तो तुम मेरा ड्राइवर बनकर मुझे ह्यूसेन ग्रुप ले जाना। अंदर तक इंसल्ट फील करके जिया सोचती है, वैंग युआन हद पार कर रही है, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही है। वो जोर से चिल्लाती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हें कहीं ले जाने का टाइम नहीं है।
फिर रोती हुई रूम से भाग जाती है, माँ की आवाज इग्नोर करती हुए। हे जिया रुक जाओ। अपनी ब्लैक ऑडी में पहाड़ी रोड पर तेज ड्राइव करते हुए जिया के आंसू बह रहे होते हैं और वो स्टीयरिंग पकड़कर चिल्लाती है, डैम इट डैम इट डैम इट। अपने गुस्से में डिस्ट्रैक्टेड होकर अचानक डर के मारे चीख पड़ती है जब गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर जोर से एक बड़े ट्री के सामने टकरा जाती है। स्टीयरिंग पर झुककर वो रोते हुए बोलती है, मुझे सबसे नफरत है, मुझे मेरी लाइफ से नफरत है, ये सब ये चैन की वजह से ही हुआ है, उसकी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई। दूसरी तरफ यूसेंग ग्रुप के टॉल बिल्डिंग में हैंडसम सीईओ ये चैन अपने डेस्क पर कामली काम कर रहा होता है जब उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो कॉल उठाता है और शांति से बोलता है, हेलो। उधर से जिया जोर से चिल्लाती है, ये चैन तू एक नंबर का घटिया इंसान है, मुझे तुझसे नफरत है। थक कर ये चैन अपनी नाक पिंच करता है और सोचता है, ये लड़की इतना सब होने के बाद भी खुद पे रिफ्लेक्ट करने को रेडी नहीं है, बस मुझे ही गाली देना ही आता है। वो कामली पूछता है, अब क्या प्रॉब्लम है। टूटी हुई गाड़ी में फोन पकड़ के जिया गुस्से में चिल्लाती है, तू घटिया इंसान है, अगर तुझे शुरू से ही प्रिटेंड करना था कि ब्रेसलेट तूने दिया था तो पूरा ड्रामा कंटिन्यू क्यों नहीं किया। अंकल और युआन को सच क्यों बता दिया, तुझे आइडिया है मेरी फैमिली में कितनी बेइज्जती हुई। पेपर का नेक्स्ट पेज पलटते हुए ये चैन बिल्कुल काम रहकर बोलता है, ओ तो बात ये है, मैं तो शुरू से ही सच बोल रहा था, बस किसी ने बिलीव नहीं किया। सुनने को रेडी नहीं जिया रोती हुई बोलती है, अब पूरी फैमिली को लगता है कि प्रेसिडेंट ये को वैंग युआन पसंद है। ग्रैंडमा उसकी तारीफ करते नहीं रुक रही। तुझे पता है उस लड़की ने क्या बोला, उसने मुझे अपना पर्सनल ड्राइवर बनने को बोला। अगर फ्यूचर में वो प्रेसिडेंट ये से शादी कर लेती है तो मेरी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आंखें तीखी करते हुए ये चैन ठंडे टोन में बोलता है, तुम्हारे पास फैंग फैमिली का यंग मास्टर तो है ना बैकअप के लिए। अपनी ईगो को साइड में रखकर जिया मान लेती है, फैंग का प्रेसिडेंट ये के आसपास भी नहीं है, वो अपनी फैमिली बिजनेस में भी प्रॉपर एग्जीक्यूटिव नहीं है, दोनों अलग लेवल के हैं। उसकी बात सुनकर ये चैन हल्का सा हंस कर बोलता है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे खुश होना चाहिए या टेंशन लेनी चाहिए। जिया तुरंत बोल पड़ती है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है। हाँ प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ये जैसा नहीं है, लेकिन तुझसे 10,000 गुना बेटर है। कम से कम वो मेरी फैमिली को हेल्प तो कर सकता है और मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, और तू सिर्फ मेरे इंसल्ट का रीजन बनता है। डिवोर्स से पहले इतना बड़ा मैच छोड़ गया जो मुझे क्लीन करना पड़ा। फाइनली इरिटेट होकर ये चंद ठंडी नजर से बोलता है, ये लड़की इम्पॉसिबल है, अगर सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कॉल किया है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मेरे पास काम है। ये सुनते जिया पैनिक हो जाती है और जल्दी से बोलती है, रुको कॉल मत कट करो, मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। सीरियस होकर ये चंद पूछता है, एग्जैक्टली क्या चाहिए तुम्हें। अभी भी जेलसी में जल रही जिया फोन पे ये चंद से गुस्से में बोलती है, ये चंद मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी कि वैंग युआन और तुम्हारे प्रेसिडेंट ये के बीच में सब स्मूथली चले। ये चंद थोड़ा सा भाव चढ़ाते हुए शांत टोन में पूछता है, एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहती हो। उसके चेहरे पर एक चालाक सी स्माइल आती है और वो प्लान बनाते हुए बोलती है, वैंग युआन आज दोपहर तुम्हारी कंपनी फिर से आने वाली है, आजकल उसे ब्लैक टी का बड़ा शौक है, उसके लिए कप बनाना और उसमें थोड़ा लेक्सेटिव मिला देना ताकि पूरी मीटिंग में वो बाथरूम भागती रहे, या फिर जब तुम उसके पास से गुजरो थोड़ा क्लमजी बन के उसका की पाव फाड़ दो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो उसे कभी डाउट नहीं होगा। थक कर ये चन अपना फोरहेड पिंच करता है और मजबूरी में बोलता है, ठीक है हेल्प कर दूंगा, लेकिन ऑनेस्टली इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्रेसिडेंट ये को बोल दूंगा कि उससे मिले ही नहीं, मुझे वैसे भी वैंग युआन से डील नहीं करना। ये सुन के जिया और गुस्से में आ जाती है, बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम सोचते हो तुम प्रेसिडेंट ये को बोल दोगे और वो सुन लेंगे। बिल्कुल काम रहते हुए ये चंद ठंडे टोन में बोलता है, जो मानना है मान लो, और सीधा कॉल कट कर देता है। अपनी डेड स्क्रीन को घूरते हुए जिया गुस्से में भड़कती है, इसने मेरी कॉल काट दी, इस आदमी की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। उसी दिन दोपहर 2 बजे वैंग युआन अपनी ब्लू की पाव में फुल कॉन्फिडेंस के साथ यूसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट फ्लोर पे आती है और रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देती है, सेक्रेटरी रोम मुझे तुरंत प्रेसिडेंट ये से मिलाओ। असिस्टेंट रोम अपने ग्लासेस एडजस्ट करके पोलाइटली रोक देती है, मिस वैंग सॉरी लेकिन आपको वापस जाना चाहिए। कंफ्यूज्ड और इरिटेट होकर युआन पूछती है, क्यों, क्या प्रेसिडेंट ये आज आफ्टरनून में आने वाले ही नहीं। थोड़ा नर्वस होकर सेक्रेटरी रोम झूठ बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ये ने कहा है कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो कि अगर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो प्रीफर करते कि आपकी फैमिली से कोई और आए। ये सुनते वैंग युआन शर्माते हुए ब्लश करती है और उसका ईगो स्काई हाई हो जाता है, किसी और को भेजो, प्रेसिडेंट ये ने मेरी ब्यूटी की तारीफ की। सेक्रेटरी रोम स्मूथली सिर हिलाती है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ये आपके शॉर्ट वीडियोस अकाउंट को भी फॉलो करते हैं और आपका कंटेंट रेगुलरली देखते हैं। एक्साइटेड होकर युआन खुशी से चिल्लाती है, प्रेसिडेंट ये तो मेरा एडमायरर निकला, ठीक है मैं किसी और को भेज दूंगी, और हाँ सेक्रेटरी रोम उन्हें बोल देना कि जब भी फ्री हो मुझे कॉफी या मूवी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। रोम जबरदस्ती स्माइल करके बोलती है, मैं जरूर मैसेज पास कर दूंगी। अपने डिजाइनर बैग से कैश का एक मोटा बंडल निकाल के युआन डेस्क पर स्लाइड करती है, ये तुम्हारे लिए है। थोड़ा सरप्राइज्ड होकर रोम पूछती है, ये किस लिए। वैंग युआन धीरे से झुककर फुसफुसाती है, मुझे प्रेसिडेंट ये की एक फोटो भेज देना। रोम तुरंत पैसे वापस पुश करती है, मिस वैंग मेरे पास प्रेसिडेंट ये की कोई फोटो नहीं है।
फिर धीरे से हिंट देती है, लेकिन इतना बता सकती हूँ प्रेसिडेंट ये बहुत हैंडसम है और आपकी ही एज के आसपास के हैं। ये सुन के युआन और ब्लश करने लगती है। इमेजिनेशन फुल स्पीड से चल पड़ती है और वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही सेक्रेटरी रूम चुपके से स्कॉफ करती है। कितनी सीली है, बड़े ट्विन टावर्स पर दिमाग बिल्कुल खाली। सीन शिफ्ट होता है मैन सिटी कंट्री टी में, जहाँ एक बड़ा आदमी लॉर्ड लुई अपने लग्जरियस ऑफिस में थम्स अप पोर कर रहा होता है। वो अपने हेवीली इंजर्ड आदमी से पूछता है, जिगुआ तू इतने दूर यूनिवर्सिटी से यहाँ क्यों आया, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? पसीना बहाते हुए थक बोलता है, लॉर्ड लुई की फोरसाइट सच में कमाल है। मुझे यूनो में प्रॉब्लम हो गई है और मुझे आपकी मदद चाहिए। जमीन पर घुटने टेक कर वो बोलता है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। अचानक गुस्से में लॉर्ड लुई ग्लास उसके सिर पर तोड़ देता है और चीखता है, क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने तुझे इतने आदमी दिए थे, कम से कम 70-80 होने चाहिए थे तेरे पास, और अब बोल रहा है कि सिर्फ 10 बचे हैं, वो भी आधे मरे हुए हैं। डर के मारे कांपते हुए जिगुआ बोलता है, सब मेरी गलती है, आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए लॉर्ड लुई। लॉलीपॉप जलाते हुए लॉर्ड लुई थोड़ा शांत होता है। स्मोक बाहर छोड़ते हुए बोलता है, छोड़ो, जमाना बदल गया, आजकल लड़ना मरना कुछ सॉल्व नहीं करता, हम लोग शैडोज में ही रहने वाले लोग हैं। ओपन दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं 2 साल पहले यून सिटी छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया के इन एरियाज में शिफ्ट हो गया। अपनी गलती सुधारने के लिए बेचैन जिगुआ घुटनों पर गिरकर विनती करता है, अगर मेरे पास लॉर्ड लुई की आधी भी इंटेलिजेंस होती तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। प्लीज लॉर्ड लुई मुझे 100 आदमी दे दो, मैं वापस जाके अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ। लॉर्ड लुई अपना स्मार्टफोन उठाता और शांत तरीके से बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ था, आज जो भी माइंडसेट और अचीवमेंट्स मेरे पास है वो सब मास्टर फैंग की गाइडेंस की वजह से। थोड़ा रुक, मैं कॉल करता हूँ। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है उसकी आवाज रिस्पेक्ट से भर जाती है। मास्टर फैंग, मैं हूँ लुई, उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये सुन के जिगुआ शॉक में देखने लगता है, समझ जाता कि ये वही लेजेंडरी बॉस है जिसने लॉर्ड लुई को 0 से ऊपर उठाया। लुई रिस्पेक्ट के साथ बोलता रहता है, बात ऐसी है, मैं अगले कुछ दिनों में यूनो वापस आने का प्लान कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, तो कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। क्या आप ऑलरेडी यूनो में हैं? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मैं तुरंत फ्लाइट बुक करता हूँ, जल्दी आपके पास आकर रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। कॉल कट करने के बाद लॉर्ड लुई स्मोक करता है और बोलता है, तेरी किस्मत अच्छी है, मास्टर फैंग अभी यूनो में ही है। एक्साइटेड होकर जिगुआ तुरंत बोलता है, सच में क्या आप मुझे भी उनसे मिलवा सकते हो? जोरदार थप्पड़ पड़ता है उसके गाल पर और लुई उससे में बोलता है, तुझे लगता है मास्टर फैंग के पास तेरे जैसे यूजलेस आदमी के लिए टाइम होगा? मैं खुद उनसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सीधा खड़ा होकर वो ऑर्डर देता है, मेरे लिए तुरंत फ्लाइट बुक करो, मैं मास्टर फैंग से मिलने जा रहा हूँ और साथ ही उस ये चैन नाम के लड़के का भी काम निपटा दूंगा। मुट्ठी बंद करके जिगुआ शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, परफेक्ट, मुझे ये चैन की मौत चाहिए सबसे ज्यादा, थैंक यू लॉर्ड लुई। शाम को वैंग रेसिडेंस पे जिशियान वाइन का ग्लास पकड़ के बोलता है, तो प्रेसिडेंट ये तुमसे प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, लगता है वो तुम पर सच में फिदा है। युआन स्मक स्माइल के साथ बोलती है, ऑब्वियसली। फिर जिशियान रूम में एक लड़के की तरफ मुड़कर बोलता है, प्रेसिडेंट ये ने बोला है कि किसी और को भेजो, तो जॉनी तुम कल जाओगे। अपने फोन को घुरते हुए जॉनी अंदर ही अंदर सोचता है, परफेक्ट, वैसे भी मैं कल उस यूजलेस ये चैन से निपटने वाला था, कल वो बेवकूफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट करेगा। अगली सुबह मास्टर फैंग के ग्रैंड सनलिट विला में लॉर्ड लुई और उसके आदमी पहुंचते हैं। टोपी उतार कर और झुककर वो रिस्पेक्ट देता है मास्टर फैंग। स्टाइलिश तरीके से चश्मा एडजस्ट करते हुए मास्टर फैंग शांति से बोलता है, अब तुम खुद एक रीजनल बॉस हो, इतना झुकने की जरूरत नहीं। सीधा खड़ा होकर लुई डिवोशन के साथ बोलता है, मैं आज जो भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूल सकता। फिर वो पूछता है, आप तो पिछले 2 साल से यूके में थे, अचानक यूनो क्यों आए? आराम से चाय पीते हुए मास्टर फैंग बोलते हैं, मुझे ओल्ड मास्टर ने यहाँ भेजा है थर्ड यंग मास्टर की मदद करने के लिए। ये सुन के लुई की आंखें शॉक से फट जाती है। वो सोचता है, क्या थर्ड यंग मास्टर यही यूनो में छुपा हुआ है? ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया। जो मास्टर फैंग से भी ऊपर है, वो तो दुनिया का सबसे बड़े पावरफुल लोगों में से है। चुप रखते हुए मास्टर फैंग सीरियस टोन में बोलता है, अपने आदमी को कंट्रोल में रखो, अगर उन्होंने गलती से भी थर्ड यंग मास्टर को डिस्टर्ब किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लुई तुरंत सिर हिलाता है, जी मास्टर फैंग, बिल्कुल। थोड़ा झुककर वो रिक्वेस्ट करता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यंग मास्टर कैसे दिखते हैं? अगर मैंने उन्हें पहचाना नहीं और गलती से ऑफेंड कर दिया तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। एक सिग्नल पर असिस्टेंट आगे आता है और एक फोटो देता है। मास्टर फैंग बोलते हैं, ये है थर्ड यंग मास्टर, वो अभी फैमिली के ट्रायल मिशन पर है, किसी भी हाल में उन्हें डिस्टर्ब मत करना, जब जरूरत होगी मैं खुद तुमसे बुलाऊंगा। जैसे ही लॉर्ड लुई फोटो देखता है उसके चेहरे पर शॉक जम जाता है। जिस इंसान को वो मारने का प्लान बना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही ये चैन है जो असल में थर्ड यंग मास्टर निकला। हाथ में फोटो देखते हुए लॉर्ड लुई एक्साइटेड होकर बोलता है, थर्ड यंग मास्टर सच में बहुत हैंडसम है, एक नजर में ही समझ आ जाता है कि वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। काश कभी मुझे उन्हें पर्सनली मिलने का मौका मिले, मैं कुछ भी दे सकता हूँ उनके लिए। आराम से चेयर पर बैठे मास्टर फैंग बोलते हैं, थर्ड यंग मास्टर पिछले 3 साल से यूनो में ही है और शायद 1-2 साल और यही रहेंगे।
फिर टॉपिक चेंज करके फैंग पूछता है, वैसे तुम पिछले कुछ सालों से साउथ ईस्ट एशिया में लोग रिक्रूट कर रहे हो ना, अचानक वापस क्यों आ गए? रिस्पेक्ट के साथ लॉर्ड लुई जवाब देता है, मेरा एक आदमी है जिगुआ, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से लगभग 100 आदमी लेके आया हूँ उसकी हेल्प के लिए। मास्टर फैंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, लेकिन इसका असर थर्ड यंग मास्टर पर नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी से सिर हिलाते हुए लुई बोलता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेटिस्फाइड होकर फैंग खड़े होते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो मेरे साथ चेस खेलो, देखते हैं तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हुई है या नहीं। दूसरी तरफ यूसेंग ग्रुप के बिल्डिंग के बाहर गुस्से से भरा फैंग जॉनी इधर उधर चलते हुए बोल रहा होता है, ये यूसेंग का सीईओ क्या कर रहा है, मुझे रिसेप्शन रूम में 2 घंटे से बिठाया हुआ है, समझता क्या अपने आप को, मेरी बहन पर फिदा है फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, ये बड़े टाइकून्स का एटीट्यूड समझ के बाहर है। गुस्से में वो बोलता है, छोड़ो मैं अभी उस ये चैन को ढूंढता हूँ और उसकी क्लास लेता हूँ। ऑफिस के अंदर ये चैन अपना फोन उठाता है और जॉनी का नाम देख के कामली कॉल रिसीव करता है। 5 मिनट बाद जॉनी अंदर आके तुरंत चिल्लाता है, ये चैन तू कहाँ है, बता तेरा प्रेसिडेंट क्या है, छुप रहा है क्या? बिल्कुल काम रहते हुए ये चैन पूछता है, तुझे मुझसे क्या चाहिए? फिर ड्राई टोन में बोलता है, प्रेसिडेंट ये अभी एक इडियट के साथ बिजी है। इंसल्ट समझे बिना जॉनी हंस के बोलता है, बिल्कुल सही बोला, कौन सा आदमी इतनी देर तक बात करता है प्रेसिडेंट से? ये चैन आंखें घुमाते हुए ठंडे टोन में बोलता है, तुम्हें बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, मैं तुझे ही इडियट बोल रहा हूँ। जॉनी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर टॉन्ट करता है, तू बोलता है बॉडीगार्ड है लेकिन कपड़े सीईओ जैसा पहनता है, इंप्रेस किसको कर रहा है? उंगली दिखा के धमकी देता है, और जो तूने मुझे सबके सामने मारा था मैं उसे भूलने वाला नहीं हूँ। ये चैन एरोगेंट टोन में बोलता है, तूने जिगुआ को भेजा था ना मुझे फंसाने के लिए, देखा ना तेरा भाई जिगुआ कुछ भी नहीं कर पाया। जॉनी हंसी उड़ाते हुए बोलता है, ज्यादा खुश मत हो, उसके बॉस ने अभी 100 टॉप लेवल के गुंडे भेजे हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, आज के बाद घर जाते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना। अपनी टाई लूज करते हुए ये चैन सीधा चैलेंज करता है, वैसे वेट क्यों करे, उन्हें अभी यही पार्किंग में बुला ले, बाद में एम्बुश करने का झंझट ही खत्म, अभी यही सेटल कर देते हैं। जॉनी तुरंत फोन निकालते हुए बोलता है, ठीक है तूने बोला है, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ नीचे चल। ये चैन बिना डरे बोलता है, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं। जॉनी एक पाइप उठाकर सिक्योरिटी कैमरास तोड़ने लगता है। शांत खड़ा ये चैन पूछता है, क्या कर रहा है तू? शैतानी स्माइल के साथ जॉनी बोलता है, अब मैंने सारे कैमरास तोड़ दिए, अब अगर मैं तुझे यही मार भी दूं कोई एविडेंस नहीं बचेगा। ये चैन हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी नकल क्रैक करते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर अगर मैं तुझे मार दूं तो उसका भी कोई एविडेंस नहीं होगा, सही? उसके रिएक्ट करने से पहले ही ये चैन लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। जॉनी घबरा के बोलता है, क्या क्या कर रहा है तू? और तुरंत उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। दर्द से चीखते हुए वो गिर पड़ता है। उसकी कॉलर पकड़ के ये चैन उसका मजाक उड़ाता है, वैंग जॉनी तू इतना बेवकूफ है, तू सोच रहा था मैं यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक तू अपने गुंडों को बुलाता। तभी अचानक पार्किंग में एक आवाज गूंजती है, उसे छोड़ दो। जिगो अपने डेंजरस गैंग के साथ एंट्री लेते और चिल्लाता है, सब लोग इसको पकड़ो। जैसे ही गुंडे चार्ज करते ये चैन आसानी से उनके अटैक्स डॉज कर लेता और एक के बाद एक हैवी हिट्स देता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है ये 10 लोग हैं, नॉर्मल स्ट्रीट गुंडों से डेफिनेटली बेटर हैं। साइड से देखते हुए जिगुआ कॉन्फिडेंटली स्नियर करता है, ये स्ट्रगल करना बंद कर, ये लोग तेरे बस के नहीं है। चल एक काम कर, घुटनों पे बैठ जा, मुझे अपना बॉस मान ले, आज से मेरी लॉयल्टी स्वेयर कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा, कैसा लगा डील? इस केओस के बीच ये चैन की आवाज तेज घूमती है, तू इस लायक नहीं है। अपने आदमियों को एक एक करके पीटते देख जिगुआ पसीना छोड़ देता और तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है, लॉर्ड लुई प्लीज किसी और स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजो, ऐसे बंदे जो अकेले 10 लोगों से लड़ सके। एक लग्जरियस हॉलवे में चलते हुए लॉर्ड लुई एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या लोकेशन भेज, मैं खुद आ रहा हूँ, मुझे देखना है कौन है ये बंदा जो 10 लोगों को अकेले हैंडल कर रहा है, ऐसा टैलेंट मुझे चाहिए। 10 मिनट बाद एक ब्लैक कार पार्किंग में आके रुकती है। लॉर्ड लुई बाहर निकलता और जिगुआ भागते हुए आता है, लॉर्ड लुई आप आ गए, मैंने बोला था ना 10 लोग काफी नहीं है, चलो सीधा 100 भेजते हैं और इसका काम खत्म कर देते हैं। उसे जोर से धक्का देकर साइड करता है लुई, हट जा बेकार आदमी, मुझे खुद देखना है ये चैन कौन है। दूसरी तरफ ये चैन लास्ट थक को गिरा के हल्का सा सांस लेता है और सोचता है, ये 10 लोग ने काफी एनर्जी निकाल दी, अगर और 10-12 हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट ये है कि लीडर को ही पहले पकड़ लूं, सीधा इस लॉर्ड लुई को ही खत्म करता हूँ। वहीं पास में पिटा हुआ जॉनी उंगली दिखा के चिल्लाता है, ये चैन लॉर्ड लुई से पंगा लेना मतलब अपनी मौत बुलाना, अगर जिंदा रहना तो अभी के अभी घुटनों पे गिरा और माफी मांग। तभी लॉर्ड लुई फाइनली ये चैन का फेस क्लियरली दिखता है और उसकी आंखें शॉक से फट जाती है। ये चैन हल्का सा गला साफ करता है और उसकी तरफ देखता है, बिना कुछ समझे कि ये सामने वाला ऑलरेडी डर से कांप रहा है। जॉनी फिर चिल्लाता है, लॉर्ड लुई इसे खत्म करो, मार डालो इसे। लेकिन लॉर्ड लुई का दिमाग फ्रीज हो चुका होता है, उसके पॉकेट में रखी फोटो और सामने खड़ा इंसान एक ही है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए लॉर्ड लुई पलट के जॉनी के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। शॉक में जॉनी चीखता है, लॉर्ड लुई आप ये क्या कर रहे हो? उसकी तरफ देखे बिना ही लॉर्ड लुई तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, माथा जमीन पर लगाकर जोर से बोलता है, यंग मास्टर।
एक पावरफुल आदमी जमीन पर घुटनों से गिरा हुआ है, पसीना बह रहा है और अंदर ही अंदर सोच रहा है। ये तो बिल्कुल वही चेहरा है जो मास्टर फैंग ने फोटो में दिखाया था, थर्ड यंग मास्टर। वो जोर से बोलता है, यंग मास्टर मैं मास्टर फैंग का आदमी हूँ। नीचे देखते हुए ये चंद ठंडे अंदाज में बोलता है, तो तुम बटलर फैंग के आदमी हो। लॉर्ड लुई डर के मारे झुक जाता है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं 1000 बार मरने के लायक हूँ। प्लीज मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए यंग मास्टर। साइड में खड़ा रेड ब्रेडेड जिगुआ शॉक में बोलता है, लॉर्ड लुई ये क्या बोल रहे हो? ये तो सिर्फ एक घर जमाई था, इसे यंग मास्टर क्यों बोल रहे हो? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? गुस्से से भड़क कर लुई उसकी तरफ घूरता है। बेवकूफ, तुरंत घुटनों पर गिर जा यंग मास्टर के सामने। शॉक में जिगुआ बोलता है, मैं इसके सामने घुटनों पर गिर जाऊं? तुरंत लुई उसके बाल पकड़ के उसे नीचे झुकाता है। घुटनों पे बैठ जा, 100 बार सिर झुका और जोर से। अगर एक भी बार आवाज कम हुई तो दोबारा शुरू करेगा। ब्रदर जिगुआ तुरंत सिर पटक पटक के बोलने लगता है, ब्रदर ये चैन, मास्टर ये चैन, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। साइड में खड़ा पीटा हुआ जॉनी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये चैन कब से ब्रदर जिगुआ का बॉस बन गया? इतने सारे एपोलॉजीज के बाद भी ये चैन बिल्कुल काम रहता है और बोलता है, बस करो और जरूरत नहीं है, बस वैंग फैमिली को जाके बता देना कि मैंने वॉच नहीं चोरी की। सिर उठाते हुए लाल सूजा हुआ फोरहेड के साथ ब्रदर जिगुआ तुरंत बोलता है, जी बिल्कुल, मैं वैंग फैमिली को बता दूंगा कि ये सब वैंग्स जॉनी ने करवाया था। ये सुनते ही जॉनी पैनिक हो जाता है, हाथ हिला के चिल्लाता है, अरे भाई जिगुआ मेरे बारे में क्या, मुझे ऐसे बिट्रे मत करो। तभी लुई तुरंत आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लेता और चिल्लाता है, तो तू ही है जिसने हमारे यंग मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाया, इसे पकड़ो और रिवर में फेंक दो। जॉनी डर के मारे चीखता हुआ फ्लोर पर घसीटते हुए ये चैन का पैर पकड़ लेता और रोते हुए बोलता है, ब्रदर इन लॉ मुझे बचा लो, हम फैमिली है, आप उन्हें मेरे साथ ऐसा करने नहीं दे सकते। ये चैन नीचे घिन से देखता है, अपना पैर झटक के हटा देता है और ठंडे अंदाज में बोलता है, कौन है तेरा जीजा जी? चेहरे पर चोट के साथ आंसू बहते हुए जॉनी घबरा के डील करने लगता है, ब्रदर चैन मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वैंगियान को तुम्हें दे दूंगा और आज रात वैंगिया को नशा करा के तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है? इंसान की इतनी गिरावट देख के ये चैन को गुस्सा आता है। वो जोर से उसके सीने पर लात मारता है और उसे दूर उड़ा देता है। डांटते हुए बोलता है, तू बिल्कुल जानवर है, वैंगजियो और वैंगियान दोनों तेरी बहन है, एक तो तेरी खुद की खून की रिश्तेदार है और तू उन्हें सौदे की तरह यूज कर रहा है, जरा भी शर्म बची है तेरे अंदर? जमीन पर पड़ा हुआ जॉनी फिर भी भीख मांगता रहता है, ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे बचा लो। ये चैन ठंडा सा मुड़कर अपने लोगों को बोलता है, आज के लिए इसे छोड़ दो। जाते जाते ये चैन पीछे मुड़कर उसे वार्निंग देता है, वापस जाके वैंग फैमिली को सच बता देना कि तूने मुझे कैसे फंसाया था। जॉनी तुरंत भाग जाता और डरते हुए पीछे से चिल्लाता है, हाँ हाँ थैंक यू ब्रदर चैन। लॉर्ड लुई अभी भी घुटनों पर बैठा रहता है और रिस्पेक्ट से बोलता है, यंग मास्टर मैं जैंकुन हूँ, मास्टर फैंग का आदमी। इस बार मैं साउथ ईस्ट एशिया से 100 लोग लेकर आया हूँ और सब आपके लिए यूज करने को रेडी है। ये चैन शांत रहकर सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है अपने लोगों को ले जाओ अभी के लिए। अंदर ही अंदर वो सोचता है ये लोग फ्यूचर में काम आ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है वैंग विला के शांत बाहर वाले व्यू पर। अंदर जॉनी सोफा पर बैठता है, उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ है। तब कोई पूछता है, जॉनी तेरा फेस को क्या हुआ? पसीना छूट रहा होता और नजर चुरा के झूठ बोलता है, कुछ सीरियस नहीं है, छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर ओल्ड मैडम वैंग और अपने सेकंड अंकल को देख के सच बोल देता है, ग्रैंडमा सेकंड अंकल एक्चुअली वो रिचर्ड मिली वाली वॉच ये चैन ने नहीं चुराई थी, मैंने खुद ही ली थी उसे फंसाने के लिए। अंदर ही अंदर घबरा के सोचता है ये चैन काफी डेंजरस लोगों से कनेक्टेड है, अब दोबारा पंगा नहीं लेना चाहिए। ओल्ड मैडम वैंग हाथ हिला के बोलती है, छोड़ो इस बात को, इस बार गलती हो गई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैन बिल्कुल सीधा है। अगर इसने हमारे घर से नहीं चुराया तो कहीं और से भी तो भी चुराया होगा, वरना 5 स्टार होटल में रहने के पैसे कहाँ से आए? फिर वो टॉपिक चेंज करके पूछती है, वैसे जॉनी तुम ह्यूसेंग ग्रुप गए थे ना, प्रेसिडेंट ये से मिले? सोचते हुए ओल्ड मैडम वैंग बोलती है, ये प्रेसिडेंट ये क्या कर रहा है? क्या वो तब तक डील नहीं करेगा जब तक मैं खुद ना आ जाऊं? तब जिया आगे बढ़कर कहती है, ग्रैंडमा क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये प्रोजेक्ट तो ओरिजिनली ये चैन और मैंने मिलकर प्लान किया था, शायद प्रेसिडेंट ये असली प्लानर का वेट कर रहे हो। वैंग युआन तुरंत उसका मजाक उड़ाती है, हमारी पूरी फैमिली गई थी और प्रेसिडेंट किसी को नहीं मिला और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बनेगा, अपने आप को क्या समझती हो? ओल्ड मैडम वैंग सिर हिला के बोलती है, जिया तुम जाके ट्राई करो। जिया हार नहीं मानती और ग्रैंडमा की तरफ देख के कहती है, ग्रैंडमा। अपनी छाती पकड़ के वो फाइनल टोन में बोलती है, अगर तुमसे भी नहीं हुआ तो मैं खुद जाऊंगी, हर हाल में हमें ह्यूसेंग ग्रुप के साथ ये डील सिक्योर करनी है। दोपहर के 2 बजे ह्यूसेंग ग्रुप में जिया स्लिक ऑफिस आउटफिट में आती और सेक्रेटरी रूम से पूछती है, क्या प्रेसिडेंट ये अवेलेबल है? सेक्रेटरी रूम पोलाइटली बोलती है, मिस वैंग प्लीज रिसेप्शन रूम में वेट कीजिए, प्रेसिडेंट ये अभी बिजी है। जिया धीरे से बोलती है, ठीक है। रिसेप्शन रूम में बैठकर वो अपने हाथ में ग्लास दिखती है और सोचती है, हनी वाटर। 3 साल तक ये चंद रोज सुबह मुझे हनी वाटर बना के देता था। इसी बीच प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर शिन्योन फोन चेक करके ये चंद को बोलती है, वैंग जी आई है, क्या आप उन्हें मिलना चाहते हो?
ये चन थोड़ा सोच के बोलता है, हम ऑलरेडी वैंग जिशियान, वैंग युआन और वैंग जॉनिस को मना कर चुके हैं। अगर अब भी मना करते रहे तो वैंग फैमिली को लगेगा कि हम उन्हें घुमा रहे हैं। जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि कॉपरेट करना है तो सीधा उन्हें 70 मिलियन दे देते हैं। फिर ये चन शिन्यून की तरफ देखकर बोलता है, होंगियन कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। वो तुरंत जवाब देती है, अभी लाती हूँ। ये चन रिसेप्शन रूम का डोर खोलता है जहाँ जिया सरप्राइज होकर उसे देखती है, बोलती है, ये चन तुम। उसे देखते हुए ये चन अंदर ही अंदर सोचता है, वैंग जिया घर पर हमेशा ऐसी ही ड्रेस करती थी, सिंपल और कंफर्टेबल, फिर भी काफी प्रिटी और चार्मिंग लगती है। सिम पे तो ब्रो सिम सिम सिम। भाई शेन्युआन से कुछ सीख, इतना सिंपिंग अच्छा नहीं होता। नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए जिया हल्की से स्माइल के साथ बोलती है, प्रेसिडेंट ये काफी बिजी होंगे ना, शायद अभी थोड़ी देर तक नहीं आ पाएंगे, तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर मेरा साथ दे दो। उसकी बात को इग्नोर करते हुए ये चंद ठंडे अंदाज में एक ब्लू फोल्डर आगे बढ़ाता है और बोलता है, मेरे पास तुमसे डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में देते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइन कर देना। 70 मिलियन एक हफ्ते के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिया फोल्डर खोलती है, पूरी तरह शॉक हो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है, प्रेसिडेंट ये ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, मुझे लगा था वो पहले सब कुछ डिटेल में चेक करेंगे फिर फंड्स रिलीज करेंगे। लेकिन जैसे वो अंदर कवर पेज पढ़ती है उसकी आंखें शॉक में फैल जाती है। वो जोर से बोल पड़ती है, ये फर्स्ट क्लास जियालिन। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली लिखा होता है, फर्स्ट क्लास जियालिन। वो पूरी कंफ्यूजन के साथ येचन की तरफ देखकर पूछते हैं, ये ऐसा क्यों लिखा है। येचन शांति से खड़ा रहता है, हाथ पॉकेट्स में डाले हुए। तब अचानक जिया के दिमाग में क्लिक होता है, ये तो वही नाम है जो येचन ने आधा साल पहले हम दोनों ने मिलकर प्लान करते वक्त रखा था। फ्लैशबैक में दिखता है यंग येचन कैजुअल कपड़ों में ब्राइट स्माइल के साथ लैपटॉप पे टाइप करते हुए उसे बोल रहा है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है तो क्यों ना इसका नाम फर्स्ट क्लास जियालिन रखे। लैपटॉप पर टाइप करते हुए ब्राइट स्माइल के साथ वो अपनी तब की वाइफ जिया को सजेस्ट करता है, आधा साल पहले जब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था मैंने इसका नाम फर्स्ट क्लास जिया रखा था, क्योंकि ये सब मैंने वैंग जिया के लिए प्लान किया था। ऑब्वियसली मैं चाहता था उसका नाम ही इस पर हो। ये चंद स्टंट जिया के सामने खड़ा रहा, उसकी हल्की सी जेंटल लेकिन थोड़ी बिटर स्वीट नजर से देखते हुए। उस टाइम मैंने सोचा था चाहे वैंग फैमिली सपोर्ट करे या ना करे, आधा साल बाद जब मेरा 3 साल का लिविंग सन इन लॉ ट्रायल खत्म होगा, मैं अपने फैमिली के पैसों से इस फर्स्ट क्लास जिया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा। ये मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट होना था। जिया कॉन्ट्रैक्ट को अपने सीने से कस के पकड़ लेती है, आंसुओं से भरी आंखों के साथ ऊपर देखकर धीरे से पूछती है, ये मेरे नाम पे रखा था। ये चन हल्का सा स्माइल करता है, उसके एक्सप्रेशन में प्यार और रिग्रेट दोनों दिखता है और बोलता है, किसने सोचा था वैंग जिया बाद में मुझे चीट करेगी। प्राइवेट रेसिडेंस और डेड रेसिडेंस सुनने में थोड़ा सिमिलर लगता है, बैड लक, इसलिए नाम चेंज कर दिया। वो हल्का सा सिर टिल्ट करता है और थोड़ा कैजुअल टीजिंग टोन में पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं। जिया का चेहरा लाल हो जाता है, उसे उसकी पुरानी डिवोशन का एहसास होता है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, ये चन तुमने प्रेसिडेंट से ये नाम रखवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी ना। सच एक्सेप्ट ना कर पाते हुए वो अंदर ही अंदर सोचती है, ये चंद तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेगा, क्या उसे घुटनों पर बैठ के रिक्वेस्ट की होगी। जिया सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ये चंद का हाथ पकड़ के सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू। ये चंद का एक्सप्रेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है और वो उसकी गलत सोच को करेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ये को जेन्युइनली वो नाम पसंद आ गया, इसमें जिया और डिलीशियस फूड वाला सेम कैरेक्टर है इसलिए उसने यूज कर लिया। लेकिन जिया फिर भी मानती नहीं, जिद से बोलती है, नहीं जरूर तुमने बहुत रिक्वेस्ट की होगी तभी उन्होंने माना, तुम मान क्यों नहीं लेते, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये चन अंदर ही अंदर साय करता है, उसकी जिद देख के वो अपना चेहरा साइड में घुमा लेता है, एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है और बोलता है, इस बात को यही खत्म करते हैं, बस साइन कर दो। जिया अपनी सोच पे टिकी हुई स्माइल करती है और बोलती है, अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो ग्रैंडमा बहुत खुश होगी। डिटर्मिनेशन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और स्टैम्प कर देती है। साइन डॉक्यूमेंट वापस देते हुए ये चंद प्रोफेशनल टोन में बोलता है, ठीक है मैं इसे फाइल कर देता हूँ। जैसे वो जाने लगता है जिया जल्दी से बोलती है, रुको 1 मिनट। ये चंद रुकता है और वो उसके पास आके ग्रेटफुल स्माइल के साथ बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी हेल्प की, चलो मैं तुम्हें लंच ट्रीट देती हूँ। शहर के बाहर वाला प्लेस जहाँ तुम्हें खाना पसंद है, क्या नाम था, लिटिल डक इंस्टेंट नूडल्स। ये चंद का एक्सप्रेशन और डार्क हो जाता है, वो सीधा मना कर देता है, थैंक्स लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खाने का टाइम नहीं है। फिर वो उसे करेक्ट करता है आवाज में डिसअपॉइंटमेंट के साथ, और वो जगह का नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल है, तुम इतनी बार वहाँ गई हो फिर भी नाम याद नहीं रखा, लगता है तुमने कभी मुझसे सच में प्यार ही नहीं किया। उसकी बात सुन के जिया का चेहरा गुस्से से बदल जाता है, वो डिफेंसिव टोन में चिल्लाती है, मैं इतनी बार तुम्हारे साथ उस बेकार सी जगह गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी काफी अच्छा कर चुकी हूँ। जिया बिल्कुल अनअफेक्टेड रहती है, पीछे मुड़ती है और चल देती है, जाते जाते ठंडी आवाज में बोलती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं फेंगाई के साथ वेस्टर्न फूड खाने चली जाऊंगी। फिर वो चली जाती है, उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी फीलिंग्स दोनों ही होती है। तभी ऑफिस का डोर खुलता है और एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट वुमन अंदर आती है।
प्रेसिडेंट शिन रूम में एंटर करती है। जिया उसे देख के शॉक हो जाती है। शिनयून काम और पावरफुल टोन में बोलती है, मिस वैंग। जिया घबरा कर रिस्पेक्ट से बोलती है, प्रेसिडेंट शिन। जैसे ही जिया उसके पास ही गुजरती है, प्रेसिडेंट शिन उसके बैग को गुस्से से देखती है और अंदर ही अंदर बोलती है, इस बेवकूफ औरत ने उस इडियट का यूज करके प्रेसिडेंट ये को प्रोवोक किया। ये चैन को खड़े देखकर शिनयून के थॉट्स फिर से ये चैन पर चले जाते हैं। वो ऑब्जर्व करती है, प्रेसिडेंट ये को देख के लगता है वो अभी भी अपनी एक्स वाइफ की परवाह करता है। फिर ये चैन की तरफ देखते हुए वो अंदर ही अंदर थ्रेटन करती है, अगर वैंग जिया ने तुम्हें घुसा दिलाया तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकते हो और वैंग फैमिली के साथ कॉपरेट करने से मना कर सकते हो। ये चैन अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करते हुए शिनयून को रिप्लाई करता है, मैंने जो प्रॉमिस किया है उसे तोड़ूंगा नहीं। शिनयून थोड़ा पास आके सिडेक्टिव स्माइल के साथ प्लेफुल टोन में बोलती है, प्रेसिडेंट ये मैंने अभी आपकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी सुन लेती है, आपको पता है ना मैं भी फूडी हूँ। मुझे सच में क्यूरियोसिटी हो रही है उस जगह के बारे में जहाँ आपने गुड फूड का मेंशन किया था, वो लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल वाला स्पॉट जो सिटी के बाहर है, वैसे कैसा है, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो? उसकी रिक्वेस्ट से थोड़ा सरप्राइज होकर ये चैन उसकी तरफ देखता है और हाँ बोल देता है, ठीक है। शिनयून अंदर ही अंदर खुशी से जम करती है, सक्सेस, और प्लेफुल टोन में बोलती है, अच्छा ग्रेट। फिर सीन कट होता है 1.5 घंटे बाद एक छोटी सी सिंपल सी जगह के बाहर जिसका नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स। उस छोटी सी दुकान के सामने खड़े होकर ये चैन शिनयून को वार्न करता है, ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल सी जगह है, मुझे लगता है शायद तुम्हें आदत नहीं आओ। शिनयून गर्मजोशी से मुस्कुरा के बोलती है, अच्छा खाना चीप या एक्सपेंसिव से जज नहीं होता, मैं तो खुशी खुशी सस्ता स्टिंकी टोफू भी खा लेती हूँ। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए सिंसियरिटी और चार्म के साथ बोलती है, प्रेसिडेंट ये मैं वो डेलिकेट प्रिंसेस टाइप लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ हाई एंड जगहों पर जाती हो। ये चैन उसके सिंपल नेचर से थोड़ा टच हो जाता है, हल्की सी स्माइल करता और सोचता है, शिनयून ने अपनी लाइफ खुद बनाई है, फैमिली पे डिपेंड नहीं किया, इसने काफी स्ट्रगल देखा होगा, ये नॉर्मल रिच और ब्यूटीफुल लड़कियों जैसी नहीं है। जैसे वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, शिनयून अपनी हील्स में अचानक लड़खड़ा जाती है और आगे गिरने लगती है। ये चैन तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लेता है। शिनयून सॉरी बोलती है, सॉरी प्रेसिडेंट ये एंट्रेंस पे थोड़ा गड्ढे है, इस हिल में गिरने का डर लगता है। ये चैन उसका हाथ पकड़ के कामली बोलता है, कोई बात नहीं मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें क्रॉस करवा देता हूँ। शिनयून हल्का सा सिर हिलाती है, थैंक यू। दोनों आर्म से आर्म चले जाते हैं और ये चैन अपनी पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस फील करता है। शिनयून का हाथ अपने बाजू पर देखते हुए सोचता है, 3 साल तक मैं चाहता था कि मैं वैंग जिया के हाथ पकड़ के ऐसा चलूं, लेकिन उसने कभी अलाउ ही नहीं किया। आखिर में उसका हाथ पकड़ने और उसके पास आने का हक किसी और आदमी को ही मिला था। उसका मूड चेंज होते देख शिनयून उसकी तरफ कंसर्न से देखती है, प्रेसिडेंट ये क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? ये चैन अपने थॉट्स से बाहर आता है और बोलता है, कुछ नहीं शिनयून, बाहर हो तो मुझे नाम से बुलाओ। वो फिर भी कंसर्न रहती है और पूछती है, अभी आप क्या सोच रहे थे, तुम बहुत अनहैप्पी लग रहे थे। ये चैन दूर देखते हुए थोड़ा कोल्ड टोन में झूठ बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से सोच रहा होता है, वैंग जिया शायद अभी फैंकाई के साथ किसी फैंसी वेस्टर्न डिनर पे होगी, है ना? शायद मुझे जेंकुन से कहना चाहिए कि फैंकाई का 3rd लेग तोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में, यून सिटी सेंटर का लाइट फूड रेस्टोरेंट। होंगा लाइट ब्लू ड्रेस में अपनी फ्रेंड जिया के सामने बैठती है और पूछती है, अचानक मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया? जिया सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक ब्लू फोल्डर उसके सामने स्लाइड करती है और बोलती है, देखो इसे। होंगाई क्यूरियस होकर पूछती है, क्या है ये? होंगाई अर्जेंट टोन में बोलती है, नॉट बैड मेरी डियर, तुमने फैमिली को रिप्रेजेंट करके यूसेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वो भी तुम्हारे नाम पे। जिया थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं वैसी लड़की लगती हूँ? होंगाई थोड़ा झुक के नोइंगली बोलती है, अच्छा। फिर फैंकाई के साथ होटल रूम में जाने के लिए रेडी नहीं हुई थी, फैमिली के फाइनेंसिंग के लिए। घबरा के और इरिटेट होके जिया फोल्डर वापस खींच लेती है और बोलती है, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, मुझे वापस दो। फिर वो साई करके जस्टिफाई करती है, मैं फैंकाई के साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो वैंग फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मैं कुछ अचीव करना चाहती थी ताकि ग्रैंडमा फाइनली हमारी ब्रांच को रिस्पेक्ट दे। उसके फेस पर रिग्रेट और सैडनेस होती है जब वो कन्फेस करती है, चाहे ये चैन सिर्फ डिलीवरी ड्राइवर था, लेकिन मुझे उसका प्रोजेक्ट आइडिया बहुत पसंद था, मैं भी उसे हेल्प करना चाहती थी, कौन जानता था कि हम डिवोर्स तक पहुंच जाएंगे। जिया अपनी फ्रेंड होंगाई के सामने बैठती डिफेंसिव टोन में बोलती है, मुझे लगा मैं फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, लेकिन एंड में वो ये चैन कुछ हेल्प ही नहीं कर पाया और मुझे ही ब्लेम करता रहा। वो थोड़ा आगे झुक के इंसिस्ट करती है, मैं बस फैंकाई के साथ प्रिटेंड कर रही थी ताकि इन्वेस्टमेंट मिल सके। होंगाई थोड़ी सिंपैथेटिक पर हल्का सा अम्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ठीक है मान लिया, तुम वैसी लड़की नहीं हो, तुम तो दुनिया की सबसे प्योर लड़की हो, चलो अब गुस्सा मत दो। फिर होंगाई टॉपिक वापस कॉन्ट्रैक्ट पे ले आती है और पूछती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये ने प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पे क्यों रखा? जिया अपनी कहानी पकड़ के रहती है और समझाती है, ये सब ये चैन ने प्रेसिडेंट ये से रिक्वेस्ट करके करवाया। होंगाई शॉक हो जाती है, ये चैन ने? वो तो बस एक बॉडीगार्ड है, प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेगा जब तक वो घुटनों पर गिर के रिक्वेस्ट ना की हो।
ये बात जिया के ईगो को और पुश कर देती है। वो स्मग स्माइल के साथ बाल फ्लिप करती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं यूनू की नंबर 1 ब्यूटी जो हूँ। होंगाई साथ देते हुए बोलती है, वाह इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। फिर होंगाई थोड़ी पास आके एक चालाक प्लान देती है, बस मेरी लास्ट वाली एडवाइस फॉलो करो, पहले फैंकाई के साथ शादी करो, फैंग फैमिली का यूज करके वैंग फैमिली को यूनी की फर्स्ट क्लास फैमिली बना दो। कॉफी सिप करते हुए होंगाई अपनी चालाकी भरी एडवाइस कंटिन्यू रखती है। 2-3 साल बाद जब फैमिली के ओल्ड मास्टर गुजर जाएंगे तो इनहेरिटेंस के लिए फाइट करना, कम से कम 500 मिलियन तो ले ही लेना, फिर बाकी के लिए वैंग जोनी और वैंग युआन के से भी लड़ना। होंगाई फ्यूचर का सपना दिखाती है, तब तक तुम 30 भी नहीं होगी और ऑलरेडी करोड़ों की रिच लेडी बन चुकी होगी। अपनी इमेजिनेशन में जिया एक हैंडसम टक्सीडो वाले लड़के के पास जाकर चिपक जाती है और होंगाई बोलती है, और तब अगर तुम्हें वो प्लेबॉय फैंकाई पसंद ना आए तो सीधा डिवोर्स दे देना, कम से कम कुछ 100 मिलियंस लेके निकलोगी, फिर किसी यंग फ्रेश लड़के को ढूंढ लेना या फिर अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी कर लेना। होंगाई स्माइल करती है और अपना टी कप उठाकर कहती है, सिस्टर बस टाइम आने पर मेरी हेल्प करना। दोनों कप टकराते हैं टिंग की आवाज के साथ और जिया कहती है, तब तो तुम्हें मुझे फुल सपोर्ट देना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है शाम 7 बजे वैंग विला पे। खूबसूरत ट्रेडिशनल मेंशन शाम की लाइट्स में चमक रहा होता है। अंदर युआन इरिटेट होकर अपने फादर से कहती है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही थी। शिंगयांग शांत बैठे हुए कहता है, इतनी जल्दी मत करो, शायद जिया ने यूसेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो। युआन तुरंत उसका मजाक उड़ाती है, डैड इतनी आसानी से उसे क्रेडिट मत दो। तभी जिया रूम में एंटर करती है, ब्लू फोल्डर ऊपर उठा के प्राउडली बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 70 मिलियन जल्दी अकाउंट में आ जाएंगे। और वो फोल्डर टेबल पे जोर से पटकती है। शिनयान और युआन दोनों शॉक हो जाते हैं, आंखें फट जाती है। शिनया हकला के बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है। युआन भी डिसबिलीफ में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, फर्स्ट क्लास जिया। युआन जोर से हंस पड़ती है, फर्स्ट क्लास जिया, सीरियसली ये फेक नहीं है क्या? अपना ही नाम रख दिया प्रोजेक्ट का, कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करती हो ये सब। जिया शांत रहती है और कहती है, अंकल आप प्रेसिडेंट शिन के क्लोज हो ना, उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिनयान के चेहरे पर पैनिक आ जाता है, वो तुरंत फोन निकालता है, पसीना छूट रहा होता है और वो कहता है, प्रेसिडेंट शिन बस कंफर्म कर रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट असली है ना। ध्यान से सुनता और आंखें और बड़ी हो जाती है, सच में साइन हो गया और नाम भी चेंज हुआ। फोन रखने के बाद वो युआन की तरफ शॉक में देखता है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रियल है। तभी ओल्ड मैडम वैंग रूम में आती है और जिया की तारीफ करती है, गुड जॉब जिया, बहुत अच्छा काम किया, तुमने सच में ये 70 मिलियन सिक्योर कर लिया, मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। युआन गुस्से से भड़क जाती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया प्रेसिडेंट ये के साथ कि उसने प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पे कर दिया। जिया डिफेंड करती है, क्या बकवास कर रही हो, मैं तो प्रेसिडेंट से मिली भी नहीं। युआन नहीं मानती और कहती है, किसको बेवकूफ बना रही हो, प्रेसिडेंट बिना मिले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वैंग जिया याद रख, तुम डिवोर्स्ड हो, तुम प्रेसिडेंट ये के लायक नहीं हो, वो मेरा है, अगर उसके लिए कम्पीट किया ना तो मुझे ब्लेम मत करना। वो फोल्डर टेबल पर पटक देती है और गुस्से में रूम से निकल जाती है। ओल्ड मैडम वैंग तुरंत चिल्लाती है, युआन। ओल्ड मैडम वैंग थोड़ी थक कर कहती है, जिया तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी कम है, अभी के लिए अपने अंकल और फादर के साथ काम करो, उनसे सीखो, आगे चल के अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट पोजीशन दूंगी। जिया नीचे देखते हुए उदास होकर बोलती है, ग्रैंड माँ। फोल्डर को जोर से पकड़कर वो जबरदस्ती स्माइल करती है और कहती है, जी समझ गई। रूम से बाहर निकलते हुए वो एक ब्राइट स्माइल लगाती है और कहती है, थैंक यू ग्रैंड माँ, मैं डेफिनेटली वैंग फैमिली के लिए और मेहनत करूंगी। अंदर ही अंदर वो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व लेती है, मैं अभी बहुत वीक हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी तब मैं किसी को भी अपनी अचीवमेंट्स छीनने नहीं दूंगी। सीन कट होता है बाहर वैंग युआन के घर पर, जहाँ वो अपनी रेड स्पोर्ट्स कार के टायर को जोर से किक करती है और गुस्से में बोलती है, डाइवोर्स होने के बाद भी वैंग जिया प्रेसिडेंट ये के पीछे जाने की हिम्मत करती है, कितनी शेमलेस है। घर के अंदर वो इधर उधर चक्कर काट रही होती है, पसीना आ रहा होता है, प्लान बनाती है, मैंने अपनी फिगर के लिए किसी से कम एफर्ट नहीं लगाया, मैं वैंग जिया को अपना प्लान रुइन नहीं करने दूंगी, मैं उसे कभी प्रेसिडेंट ये के पास नहीं जाने दूंगी, क्या करूँ। तभी अचानक उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो फोन निकालती है और एक इविल स्माइल के साथ सोचती है, सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं होगा कि वैंग जिया की दोबारा शादी करवा दी जाए, जब वो मैरिड होगी तो प्रेसिडेंट ये के पीछे नहीं जा पाएगी, राइट। वो नंबर डायल करती है और मीठी आवाज में बोलती है, हे भाई मुझे फैंकाई का नंबर दे दो, मुझे काम है उससे। सीन शिफ्ट होता है नियॉन लाइट से भरे रात के सिटी व्यू पर, फोन की रिंग बजती है। एक बिजी नाइट क्लब के अंदर फैंकाई फोन उठाता है और कंफ्यूज होकर बोलता है, वैंग फैमिली की सिस्टर युआन। अंदर ही अंदर सोचता है, वो वैंग फैमिली वाली लड़की जिसका फिगर इतना अच्छा है मुझे क्यों कॉल कर रही है। जुबान से स्मूथ टोन में बोलता है, ये तुम्हारा नंबर है, मैं सेव कर लेता हूँ, तुम्हारा व्हाट्सएप भी सेम है ना, मैं ऐड करता हूँ। दूसरी तरफ से युआन आंख घुमाती है और धीरे से मन में सोचती है, ये परवर्ट, पर फिर स्वीट टोन बना के कहती है, हेलो ब्रदर, का बिजी हो क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फैंकाई तुरंत बोलता है, बिल्कुल बिजी नहीं हो, बताओ क्या बात है। युआन सीधा बॉम्बशेल गिरा देती है, आज सिस्टर जिया ने यूसेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 70 मिलियन का है और नाम भी उसके नाम पर रखा गया है, फैमिली में सब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ये को जिया पसंद आ गई है।
फैंकाई शॉक में चिल्लाता है, क्या यूसेन ग्रुप का प्रेसिडेंट ये? उसका इन्फ्लुएंस तो यूनू में सबसे ऊपर है। युआन उसे मैनिपुलेट करते हुए बोलती है, ब्रदर फैंग तुम्हें तुरंत मेरी सिस्टर के पीछे जाना चाहिए, बेस्ट तो ये होगा कि सीधा प्रपोज कर दो। फैंकाई थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है, पसीना आता है और सोचता है, मुझे तुम्हारी सिस्टर पसंद तो है पर जिया अभी भी डिवोर्स हुई है, अगर मैं अभी प्रपोज करूँ तो ये जल्दी नहीं होगा। युआन तुरंत उसके बात काट देती है, क्या मतलब जल्दी? मेरी सिस्टर यूनी की नंबर 1 ब्यूटी है, अगर तुम स्लो हुए ना चांस चला जाएगा, बिल्कुल हेजिटेट मत करो। ये सुनकर फैंकाई को रियलाइज होता है, सही कह रही है ये। वैसे भी वैंग जिया की सेकंड मैरिज है, पर वो और ये चैन कभी रियल हस्बैंड वाइफ नहीं थे। फ्लैशबैक में दिखता है कि जिया होटल के कॉरिडोर में उसे छोड़कर जा रही है और कहती है, इस बात पर बाद में बात करते हैं। और वो गुस्से में सोचता है, उस दिन होटल में मैं बस एक स्टेप दूर था पर उस ये चैन ने सब खराब कर दिया। वापस प्रेजेंट में फैंकाई इविल स्माइल करता है, ड्रिंक का सिप लेता है और सोचता है, जो चीज मेरे हाथ में आने वाली थी उसे मैं कैसे छोड़ दूं? अब जब फैमिली में कोई मेरे हेल्प कर रहा है तो मैं फ्लो के साथ जाऊंगा और वैंग जिया को पूरी तरह पालूंगा। फोन पर बोलता है, आवाज में डार्क इंटेंट के साथ, सिस्टर युआन लगता है अब मुझे तुम्हारी हेल्प पर डिपेंड रहना होगा। उस कॉल के बाद फैंकाई वाइस प्रेसिडेंट शिन के घर जाता है ये चैन के बारे में बात करने। वाइस प्रेसिडेंट शिन हैरान होती कि फैंकाई अचानक क्यों आ गया। फैंकाई बोलता है कि वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो पर्सनली मिलने आ गया। अंदर ही अंदर वो सोचता है, अगर मुझे ये चैन के खिलाफ कुछ करना है तो पहले वाइस प्रेसिडेंट शिन को हैंडल करना पड़ेगा। अभी ये चैन उसका बॉडीगार्ड है तो मुझे उससे निकलवाने का तरीका ढूंढना होगा। वाइस प्रेसिडेंट शिन थोड़ा प्लेफुल तरीके से पूछती है, ऐसा क्या जरूरी था जो तुम्हें पर्सनली आना पड़ा? फैंकाई तुरंत जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी नजर उसके चेस्ट पर टिक जाती है। फिर उसे याद दिलाता है, याद है वैंग फैमिली बैंक्वेट में मैंने कहा था कि मैं ये चैन का करियर बर्बाद कर दूंगा। वाइस प्रेसिडेंट शिन तुरंत समझ जाती कि बात सिर्फ ये चैन के बारे में है। फैंकाई बोलता है, मुझे पता है ये चैन अब तुम्हारा बॉडीगार्ड और यूसेंग ग्रुप का एम्प्लॉय भी है, पर मेरा उस कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं उसे डायरेक्टली फायर नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास वाइस प्रेसिडेंट शिन के लिए एक ऐसा ऑफर था जिसे वो मना नहीं कर पाएगी। वो उसे पैसे देने को रेडी था, लेकिन बदले में उसे ये चैन को यूसेंग ग्रुप से निकालना होगा या कम से कम उसे अपना बॉडीगार्ड नहीं रखना होगा। जो अमाउंट वो देने वाला था वो ये चैन की साल भर की सैलरी का 10 गुना था अगर वो डील मान लेती। ये सब सुन के वाइस प्रेसिडेंट शिन मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी क्योंकि फैंकाई का ऑफर उसे बिल्कुल बेकार लगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि फैंकाई सच में पागल हो गया अगर वो सोच रहा है कि सिर्फ सैलरी के बेसिस पे ये चैन को खरीद लेगा। इसी वजह से वो थोड़ा हिचकिचाते हुए फैंकाई को पूछती कि क्या वो अपने ऑफर को लेकर सच में सीरियस है। फैंकाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो अमाउंट और भी बढ़ा देगा। अपने दिमाग में फैंकाई सोच रहा था कि एक बॉडीगार्ड की सैलरी बस 2 लाख के आसपास होगी तो 20 लाख उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसके इस जवाब से वाइस प्रेसिडेंट शिन थोड़ी इंटरेस्टेड हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंसी से पागल हो रही थी। उसने सोचा कि वो अभी तुरंत ये चैन को इस बारे में बताएगी। उसने फैंकाई को कहा कि वो ये चैन को कॉल करेगी और पूछेगी क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। फिर प्रेसिडेंट शिन ने तुरंत ये चैन को कॉल किया और उसे सब बताया। उसने ये चैन को बताया कि फैंकाई उसके घर आया था और एक डील ऑफर की है। फैंकाई 10 गुना सैलरी देने को रेडी है अगर ये चैन ह्यूसेंग ग्रुप छोड़ दे। सच को तो ऑफर बुरा नहीं है, इसलिए वो जानना चाहती थी कि ये चैन क्या डिसाइड करेगा। ये सुन के ये चैन हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि ऑफर वैसे काफी बड़ा था। फिर उसने प्रेसिडेंट शिन से कहा कि वो इस डील को एक्सेप्ट करता है। जैसे फैंकाई उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा वो तुरंत कंपनी के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर देगा। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने तुरंत फैंकाई को बता दिया कि ये चैन मान गया है। फैंकाई खुशी से फूल गया क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उसके दिमाग में चल रहा था कि पैसा ही सब कुछ सॉल्व कर देता है, ऊपर से उसे ज्यादा खर्च भी नहीं करना होगा क्योंकि वो बाद में ये चैन से किसी और तरीके से पैसे वापस ले लेगा। फिर उसने अपना फोन निकाला और वाइस प्रेसिडेंट शिन से बोला कि ये चैन का बैंक अकाउंट नंबर डाल दे ताकि वो तुरंत ट्रांसफर कर सके। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने तुरंत डिटेल्स डाल दी और फैंकाई अमाउंट कैलकुलेट करने लगा। उसने पूछा कि ये चैन की एग्जैक्ट एनुअल सैलरी क्या है ताकि वो उसका 10 गुना बेच सके। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने बोला कि लगभग 6.7 मिलियन है, मतलब उसे 67 मिलियन देना पड़ेगा। फैंकाई ने तुरंत हाँ बोल दिया और अमाउंट टाइप करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसका अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं। तब उसे एक्चुअल अमाउंट समझ आ गया। वो शॉक में गाली देने लगा क्योंकि एक बॉडीगार्ड की सैलरी 6.7 होना पॉसिबल ही नहीं था और उसका 10 गुना 67 मिलियन, इतना पैसा तो ह्यूसेंग ग्रुप के सीईओ की सैलरी भी नहीं होती। वो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट शिन के पास गया। उसे लगा कि वो उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा कि वो सीरियस है इसलिए उसे असली सैलरी बताए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट शिन ने फॉर्मली बोला कि वो मजाक नहीं कर रही। अगर फैंकाई के पास इतना पैसा नहीं है तो चुप रहना बेटर है। अगर उसकी इनकम ये चैन से कम है तो उसे ब्रैक करने का कोई हक नहीं। उसने उसे ये भी याद दिलाया कि आसमान के ऊपर भी आसमान होता है, इसलिए अपने आप को इतना ऊपर समझना बंद करे। उसे समझना चाहिए कि हर किसी को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करना चाहिए। यह सब सुन के फैंकाई गुस्से से भर गया। उसे लगा वाइस प्रेसिडेंट शिन बस ये चैन को प्रोटेक्ट कर रही है। वो सीधा अपनी कार में जाके बैठ गया और वहाँ से निकल गया।
जाते जाते उसने वार्निंग दी कि वो आज का दिन कभी नहीं भूलेगा और फ्यूचर में वो अपनी बातों पर पछताएगी। उसने ये भी बोला कि वो जल्दी ही जिया को प्रपोज करने वाला है, जल्दी ही वो दोनों शादी करेंगे क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जिया मना नहीं करेगी। शादी के दिन वो चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शिन भी आए और अपने बॉडीगार्ड ये चैन को साथ लाए, लेकिन पहले से ही ये चैन को वार्न कर देता कि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। वो नहीं चाहता कि उसका और जिया का स्पेशल डे खराब हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट शिन को लगा कि ये चैन को पहले थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा उससे ले जाने से पहले, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट शिन को फैंकाई की धमकियों से बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने ये भी कहा कि फैंकाई उसके फैमिली के लिए एक बीमारी जैसा है, इसलिए वो पक्का श्योर थी कि फैंग फैमिली जल्दी ही उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगी। जब उसने सुना कि फैंकाई जिया को प्रपोज करने वाला है तो वो हल्की सी मुस्कुराई। उसके लिए ये गुड न्यूज थी क्योंकि फिर ये चैन के लिए उसकी कोई राइवल नहीं बचेगी। जैसे ही जिया और फैंकाई की शादी हो जाएगी ये चैन भी फाइनली जिया को भूल जाएगा और तब वो आराम से अपना मूव कर सकती है। वैसे भी जब कोई बंदा इमोशनल लो में होता है तब उसे जीतना सबसे इजी होता है, बस थोड़ा सा कंफर्ट दो और उस वक्त तुम्हारे लिए फील करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है यूसेंग ग्रुप में, जहाँ एक बुढ़ा रेस्टोरेंट ओनर ये चैन के पीछे बैठा होता है। यह बुढ़ा आदमी जेंगोंग होता है, यूनजुल कैटरिंग का ओनर। वो पूछता है कि प्रेसिडेंट ये ने उसे क्यों बुलाया, क्या उनसे कोई काम है। अपने दिमाग में वो कंफ्यूज होता है कि इतना बड़ा आदमी उसे क्यों मिलना चाहता है जबकि वो बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट का ओनर है। ये चैन सीधा बोलता है कि वो यून सिटी के अंदर होंग के सारे रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है। वो गारंटी देता है कि 2 महीने के अंदर वो उनके कॉम्पिटिटर जोंग को हरा देगा और नीचा गिरा देगा और जो भी प्राइस होंग मानेगा वो देने को रेडी है। ये सुन के होंग मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूसेंग ग्रुप खुद उसे डील ऑफर करेगा। तो वो तुरंत बोलता है कि अगर ये चैन उसे 60 मिलियन दे दे तो वो अपने यून सिटी के 7 रेस्टोरेंट उसके नाम कर देगा। ऊपर से वो कॉपरेट भी करेगा और जोंगवे के रेस्टोरेंट को गिराने में हेल्प करेगा। ये चैन तुरंत मान जाता है और अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि अब वो जोंगवे से अपना बदला लेगा। और मैडम वैंग के बर्थडे वाले दिन जोंगवे ने उसे इंसल्ट किया था और बोला था कि अगर वो जैनिटर भी बन जाए तब भी कोई रेस्टोरेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो उसे दिखाना चाहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। कुछ दिन बाद पैंगले रोड पर लोग एक नए रेस्टोरेंट को देख के रुक जाते हैं। वो नया रेस्टोरेंट अभी अभी रेनोवेट हुआ था और बहुत ही ग्रैंड और सुंदर लग रहा था। उसका नाम भी चेंज हो गया था, अब उसे यून रेस्टोरेंट कहा जा रहा था। लोग अंदर जाने लगे मेन्यू देखने और खाना टेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जोंगवे गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके सामने ही रेस्टोरेंट खोलने की हिम्मत करेगा। उसके लिए ये सीधा चैलेंज था और वो उन्हें सबक सिखाने वाला था। उसके आदमी ने बताया कि यह रेस्टोरेंट पहले होंग का था लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने खरीद लिया। जोंगवे को फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए ओनर कौन है ये मैटर नहीं करता। वो सबको दिखाएगा कि उसे टक्कर लेना क्या होता है। वैसे भी उसका रेस्टोरेंट यून सिटी में काफी टाइम से टॉप पर है, तो कोई नया आदमी उसे कम्पीट करेगा तो हार उसी की पक्की है। उसके बाद जोंगवे अपने स्टाफ को बुलाता है क्योंकि उस दिन एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला था। सबको प्रॉपरली बिहेव करना होगा क्योंकि आज का कस्टमर कोई आम आदमी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक लग्जरी ज्वेलरी शॉप में जहाँ फैंकाई जिया के लिए एक सुंदर एलिगेंट रिंग खरीदता है। वो उस दिन प्रपोज करने वाला है जोंगवे के रेस्टोरेंट में। फैंकाई मुस्कुराता है, उसे पूरा यकीन है कि जिया उसका प्रपोजल मना नहीं करेगी। उसका मानना है कि पैसा हो तो किसी भी लड़की को हाँ बुलवाना आसान होता है। थोड़ी देर बाद फैंका और जिया जोंगवे के रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। जिया के फेस पर इरिटेशन दिख रहा होता है क्योंकि उसके पास और भी काम थे, लेकिन फैंकाई ने उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। फैंकाई स्माइल करता है और बोलता है कि उसने उन दोनों के लिए एक अच्छा टेबल रिजर्व किया है। वो होप करता है कि जिया उसे नाराज नहीं होगी इस डेट के लिए। वैसे भी उसका ऑफिस पास ही है, तो अगर कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाए तो वो जल्दी वापस जा सकती है। लेकिन जिया की नजर एक नए सुंदर रेस्टोरेंट पर टिक जाती है। वो सोचती कि क्या यह अभी अभी ओपन हुआ है क्योंकि उसने पहले कभी इसे नहीं देखा। वो उसका नाम पढ़ती है और सोचती कि ये काफी ग्रैंड लग रहा है। इधर फैंकाई भी सोचता है कि ये रेस्टोरेंट कब बना। वो मान लेता है कि ये बहुत ही सुंदर है और जोंगवे के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है, इसलिए शायद ये भी जोंगवे का ही होगा। तो वो जिया से कहता है कि अगर वो यहाँ खाना चाहती है तो वो तुरंत उसके लिए टेबल अरेंज कर देगा। यून रेस्टोरेंट के अंदर ये चंद चुपचाप 3rd फ्लोर से नीचे हो रहे सब इवेंट्स देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था। नीचे 2nd फ्लोर पर क्राउड में गॉसिप फैल रही थी कि कोई प्रपोजल होने वाला है। कुछ स्टाफ मेंबर अंदर आए हाथ में सुंदर बलून्स और रोजेस लेके और पूरा सेटअप एक ग्रैंड रोमांटिक मोमेंट जैसा बना दिया। लोगों का पूरा अटेंशन उस लड़की पर था जो किसी अमीर आदमी की फियांसे बनने वाली थी और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी स्टनिंग होगी। सच में उस जैसी ब्यूटी वाली लड़की इतना ग्रैंड प्रपोजल डिजर्व करती थी। जिया के बारे में बातें चलती रही, खासकर मर्दों के बीच। अगर उन्हें ऐसी लड़की के साथ रहने का मौका मिल जाए तो 10 राउंड भी शायद उनके लिए काफी ना हो। पर अफसोस वो कभी उस जैसी लड़की को अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत वाइफ होना उनके लिए बस एक फैंटेसी ही रहने वाला था। ऊपर ये चंद अपनी कुर्सी का आर्मरेस्ट इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो क्रैक हो जाता है। उसके गुस्से का पता चल रहा था। वाइस प्रेसिडेंट शिन्यू ने ये नोटिस किया और समझ गई कि वो रूमर सच है। चाहे वो माने या ना माने, ये चंद के दिल में अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स थी।
ये चैन को फेंकाई की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर अपनी ही रेस्टोरेंट में। आज का दिन ओपनिंग सेरेमनी का था, लेकिन फेंकाई ने सिर्फ एक बेकार प्रपोजल के लिए उसके गेस्ट और कस्टमर्स को भगा दिया। सबसे बुरी बात, उसने परमिशन भी नहीं ली और पूरा सेकंड फ्लोर ऑक्यूपाई कर लिया बिना पे किए। और ऊपर से उसने ये चैन की एक्स वाइफ को ही प्रपोज करने के लिए चूज किया। ये चैन ने वही डिसाइड कर लिया कि वो इस हरामी को अच्छी तरह से इंसल्ट करेगा। उसने तुरंत सेक्रेटरी रूम को ऑर्डर दिया कि मैनेजर को बुलाओ और नीचे का मैस क्लीन करवाओ। साथ ही बोला कि स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स भी बंद कर दो, जो नीचे वाला कचरा पकड़ के खड़ा है। सेकंड फ्लोर पर फेंकाई घुटनों पर बैठा था, एंगेजमेंट रिंग खुली हुई और हाथ में माइक्रोफोन था। जैसे ही वो जिया को प्रपोज करने वाला था, अचानक स्पीकर्स बंद हो गए और उसका माइक भी डेड हो गया। इसी वक्त रेस्टोरेंट के कुछ स्टाफ सीधा उसकी तरफ बढ़े। फेंका हैरान हो गया कि वो क्या करने वाला है, लेकिन स्टाफ ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपने पोकर्स उठाया और बिना किसी हेजिटेशन के फेंकाई के बलून्स एक एक करके फोड़ दिए। पॉपिंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टाफ ने पेटल्स वाले बॉक्सेस भी उठाए और सीधा कचरे में फेंक दिए। फेंकाई गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है, वो सब उसका सामान था। क्या स्टाफ को पता नहीं था कि आज उसका प्रपोजल है? पर उसके चिल्लाने के बाद भी जैसे वो उनके लिए एक इनविजिबल हो, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी वजह से आसपास के लोग हंसने लगे। उनके हिसाब से यह आदमी बस खुद की बेइज्जती करा रहा था, बिना ओनर के परमिशन के रेस्टोरेंट में प्रपोजल करके। कोई वंडर नहीं, उसका सामान कॉन्फिस्केट हो गया। उस मोमेंट पर जिया को समझ आ गया कि फेंकाई ने सच में उसे प्रपोज करने के लिए प्लान बनाया था, इसलिए वो उसे डिनर पर लाया था। उसके दिल में कुछ अजीब सा फील हुआ और उसे अपनी फ्रेंड होंकाई की बात याद आई। फेंकाई से शादी करो और उसका यूज करके यून सिटी में अपना स्टेटस बढ़ाओ। दूसरी तरफ फेंकाई गुस्से से पागल हो रहा था और रेस्टोरेंट के ओनर को ढूंढते हुए चिल्ला रहा था। वो ओनर को दिखाना चाहता था कि वो कौन है और उसने जो इंसल्ट किया था उसका अंजाम क्या होगा। उसने पूरे रेस्टोरेंट के सामने प्राउडली अनाउंस किया कि वो फैंग फैमिली का फेंकाई है और ओनर को इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। तभी ये चैन सीधा थर्ड फ्लोर से नीचे आता है। उसके इनर गारमेंट पे उसके फैमिली का ड्रैगन शेप एम्बलम था, जो आम आदमी को समझ नहीं आता, पर जो लोग असली पावर समझते हैं उनके लिए वो सब कुछ कह देता था। उसने फेंकाई से पूछा कि वो इतना भौंक क्यों रहा है, क्या वो एक कुत्ता है? अगर वो यहाँ कुछ खाने या खरीदने नहीं आया तो बेटर है कि निकल जाए और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वो अपने गेस्ट और कस्टमर्स को खोना नहीं चाहता था, खासकर अपनी ओपनिंग सेरेमनी के दिन। ये सुनकर फेंका और भी गुस्सा हो गया। उसने ये चैन की तरफ देखा और बोला कि उसकी नजरों से दूर हो जाए। वो सीधा रेस्टोरेंट के ओनर से बात करना चाहता था, ना कि ये चैन जैसे कचरे से। वाइस प्रेसिडेंट शिन और सेक्रेटरी रोम तुरंत ये चैन के पास आ गए और ये चैन ने फेंकाई से कहा कि वही इस रेस्टोरेंट का ओनर है। अगर उसे स्टाफ से कोई प्रॉब्लम है तो सीधा उससे बात करे। ये सुनकर फेंकाई की आंखें फट गए। उसके हिसाब से ये चैन की एरोगेंस की कोई लिमिट नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में बोला कि एक्टिंग बंद करे। उसने पहले ही इस रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च की थी। पहले इसका ओनर होंग था, लेकिन उसने इसे एक अमीर आदमी को बेच दिया। उसके हिसाब से होंग ने अपने सारे रेस्टोरेंट्स एक ही आदमी को 60 मिलियन में बेच दिए थे और उसके हिसाब से ये चैन वो आदमी नहीं हो सकता था। वो सिर्फ एक कचरा, एक नोबडी। चाहे ये चैन पूरी जिंदगी बॉडीगार्ड का काम भी करे, वो कभी 60 मिलियन कमा नहीं सकता। ये चैन ने सीधा जैनिटर को बुलाया और ऑर्डर दिया कि फेंका के मुंह पर मॉप से मारो। बोला कि उसे उसकी सैलरी का 10 गुना देगा। इतनी बड़ी अमाउंट सुन के जैनिटर ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। उसने जोर से मॉप घुमाया और सीधा फेंकाई के फेस पर दे मारा। फेंकाई गुस्से से पागल हो गया और जैनिटर पर चिल्लाया कि क्या उसे पता भी है वो कौन है? सिर्फ एक ऑर्डर से ही वो उसे जॉब से निकलवा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे जैनिटर अपनी मौत खुद बुला रही हो, पर जैनिटर बिल्कुल टेंशन में ही नहीं थी। उसने कामली बोला कि वो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रही थी और वैसे भी पैसे भी बुरे नहीं थे। फेंकाई ने फिर अपना ध्यान ये चैन पर लगाया। उसके हिसाब से ये चैन ये सब सिर्फ जेलिसी में कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये चैन को जिया से ब्रेकअप का रिग्रेट है, इसलिए वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है ताकि वो किसी और के साथ ना जा सके। ये चैन ने तुरंत इस बात को डिनाई कर दिया और बोला कि उसने कब का जिया की परवाह करना छोड़ दिया है और वो कभी भी उस औरत के लिए रिग्रेट नहीं करेगा जिसने उसे चीट किया हो। उसके पास बहुत सी और लड़कियां हो सकती है जो उसे ज्यादा डिसेंट और बेटर है। ये चैन ने आगे बोला कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि फेंकाई ने उसका रेस्टोरेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए, बिना परमिशन के हंगामा किया, बिना पे किया या एक भी आइटम ऑर्डर किए बिना पूरा तमाशा बना दिया। रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते ये जगह उसकी है और वो अपने कस्टमर्स के लिए जो हो सके करेगा। फेंका हंस पड़ा ये सब सुन के। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये चैन इस रेस्टोरेंट का ओनर है। अगर वो कहता कि वाइस प्रेसिडेंट शिन ओनर है तो वो ज्यादा बिलीवेबल होता, पर शिन्यो ने तुरंत मना कर दिया और बोला कि वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट की शेयर होल्डर है। उसके हिसाब से ये चैन के एसेट्स में इन्वेस्ट करना सेफ है क्योंकि वो कभी भी वैल्यू लूज नहीं करता। फेंकाई ने जिया के लिए अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाले और प्राउडली बोला कि ये चैन महीने भर मेहनत करके भी इसे खरीद नहीं सकता। सारी लेडीज रिंग को देखकर इंप्रेस हो गई, चाहे वो बस एक टिफिनी और कोट डायमंड ही क्यों ना हो। फेंकाई ने ऐड किया कि इसका प्राइस 4 मिलियन है, तो अगर ये चैन पूरी जिंदगी बॉडीगार्ड भी बने तब भी वो इसे नहीं खरीद सकता। फिर वो जिया के सामने घुटनों पर बैठ गया और प्रपोज कर दिया।
वाइस प्रेसिडेंट शिन हंस पड़े क्योंकि उसके हिसाब से फैंग सच में डेस्परेट था। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो प्रपोजल कंटिन्यू कर रहा था, मतलब उसमें दिमाग ही नहीं था। उसने ये भी समझ लिया कि ये बंदा रिंग दिखा के ये चन और अपने बीच का डिफरेंस दिखाना चाहता है। पर जो फैंकाई नहीं जानता था वो ये कि ये चन ऐसे रिंग्स 10 या 20 बार बिना सोचे खरीद सकता है। पर अगर जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एक्चुअली उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ये चन के सामने अगर जिया किसी और से शादी करने को हाँ बोल देती है तो उसे गहरा झटका लगेगा, और जब वो हर्ट होके दुखी हो जाता तब उसे अपने प्यार में फंसाना और आसान हो जाता। ये चन ने सीरियस नजरों से जिया को देखा, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो भी जानना चाहता था कि जिया सच में ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जिया अंदर से खुश थी कि फैंकाई जो कर रहा है वो उसके प्लान के हिसाब से परफेक्ट है। अगर वो ये चन को जेलस करना चाहती है तो ये सब उसके फेवर में जा रहा है, पर अभी के लिए वो फैंकाई को रिजेक्ट नहीं करेगी बल्कि उसे होप देगी। इससे ना सिर्फ फैंकाई उसके आंसर के लिए तड़पेगा बल्कि ये चन भी। उसे पूरा यकीन था कि ये चन उसके डिसीजन के बारे में सोचकर चैन से सो नहीं पाएगा, इसलिए उसने फैंकाई से कहा कि वो उसके प्रपोजल से खुश है पर उसे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। फैंकाई ने तुरंत मान लिया और बोला कि उसे पहले से ही पता था कि इतना इजी नहीं होगा। उसके हिसाब से जिया एक ही प्रपोजल पर शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी, पर वो यही रुकने वाला नहीं था। जब तक वो जिया को पानी लेता वो गिव अप नहीं करेगा, और वैसे भी उसके पास युआन का सपोर्ट है तो फ्यूचर में जिया का हाथ जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। फैंकाई खड़ा हुआ और जिया से पूछा क्या वो कम से कम रिंग एक्सेप्ट कर सकती है। अगर वो इसे छुपा कर भी रखे जब तक वो डिसाइड करे तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी वो रेडी हो वो इसे पहन सकती है। जिया ने तुरंत रिंग ले ली और फैंकाई का शुक्रिया किया, बोलते हुए कि उसे रिंग बहुत पसंद आई और जब वो शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी तब वो इसे तुरंत पहन लेगी। साथ ही उसने ये चैन पर भी टॉन्ट मारा कि वो कितना प्रिटेंशियस है। विला में उसने खुद को प्रेसिडेंट ये बोला था और अब यहाँ रेस्टोरेंट ओनर बन गया। अगर ये चैन सच में इतना रिच होता तो उसके 3 साल के रिलेशनशिप में उसने कभी एक भी डायमंड रिंग क्यों नहीं दी। पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी अलग हो चुके थे, इसलिए उसके ताने भी बेकार थे। ये सुनते ही ये चैन ने तुरंत जवाब दिया कि अगर जिया ने उसे तब चीट नहीं किया होता तो शायद आज तक वो उसे एक 21 कैरेट का डायमंड रिंग दे चुका होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पहले प्रॉमिस किया था। ये सुनकर जिया एक पल के लिए रुक गए। उसके दिमाग में उसकी और ये चैन की पुरानी यादें वापस आने लगी जब दोनों ने एक शो देखा था जिसका नाम था 21 कैरेट। तब जिया ने ये चैन को पूछा था कि वो उसे एक सस्ता सा डायमंड रिंग भी क्यों नहीं दे सकता। तब ये चैन ने कहा था कि टेंशन मत लो, बस 1 साल रुक जाओ। उसने प्रॉमिस किया था कि वो जिया को 21 कैरेट का डायमंड रिंग देगा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी पेशेंस के लिए और भी गिफ्ट देगा। वो सब याद करके जिया का दिल फिर से दुख गया, उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा। पर जिया ने अपने आप को संभाला, वहां से चल दिया और ये चैन से कह दिया कि नाटक करना और झूठ बनाना बंद करे। कुछ देर बाद जब ये चैन वहाँ खड़ा था वाइस प्रेसिडेंट शिन उसके पास आई। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले जिया ने ना तो फैंकाई का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और ना ही तुरंत रिजेक्ट किया, मतलब फैंकाई के पास अभी भी चांस है और अगर वो लगा रहा है तो इवेंचुअली जिया को जीत लेगा। वो ये चैन के सामने बैठ गए और पूछा कि क्या वो अंदर ही अंदर ये होप कर रहा था कि जिया फैंकाई के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। उसके हिसाब से ये चैन के पास कोई प्लान लग रहा था, शायद जिया और फैंकाई की शादी के बाद वो अपनी असली आइडेंटिटी यूसेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ये के रूप में रिवील करे ताकि जिया अपने डिसीजन पर गहरा रिग्रेट करे। ये चैन ने अपनी चाय रख दी और बोला कि वाइस प्रेसिडेंट शिन सही कह रही थी, लेकिन वो शादी के बाद नहीं रुकेगा। वो अपनी असली आइडेंटिटी उनके शादी के दिन ही रिवील करेगा ताकि उनका सबसे खुश दिन ही बर्बाद हो जाए। जिया हमेशा से एक अमीर फैमिली में शादी करने का सपना देखती थी और अब वो उसे दिखाना चाहता था कि जिसे उसने छोड़ा वही असली में वो इंसान था जिसे उसे शादी करनी चाहिए थी। वो उसे बताना चाहता था कि जिसे उसने वेस्ट समझा वो सिर्फ यून सिटी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये प्लान सुनकर वाइस प्रेसिडेंट शिन सच में खुश हो गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चैन इतना रूथलेस हो सकता है और उसे ये बात पसंद आई। वो एक्साइटेड थी देखने के लिए जब जिया को पता चलेगा कि उसने दुनिया का सबसे अमीर आदमी को छोड़ दिया तब उसका रिएक्शन क्या होगा। साथ ही ये भी क्लियर था कि ये चैन चाहता था कि जिया अपने डिसीजन पर रिग्रेट करे, क्योंकि एक बार अगर वो फैंकाई से शादी कर लेती तो उसके लिए वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शिनयून इस बात से भी खुश थी कि ये चैन का जिया के साथ वापस आने का कोई इरादा नहीं था। इसका मतलब वो उसे किसी के पास नहीं जाने देगी, वो किसी न किसी तरह से उसे अपना बना के ही रहेगी। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर आया और ये चैन को रिपोर्ट दिया कि उसका पहले वाला डाउट सही था। किसी ने जानबूझकर उसके सिंगर्स के माइक्रोफोन्स को स्टेज पर जाने से पहले ही रिप्लेस कर दिया था। अगर ये चैन ने टाइम पर नोटिस नहीं किया होता तो उनका परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाता। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट शिन इम्प्रेस हो गई। सिर्फ ये चैन की वेल्थ और लुक से ही नहीं बल्कि उसकी सेंसेस भी शार्प थी। वो आसपास हो रही गलत चीजों को तुरंत पकड़ लेता था। वो एक कंप्लीट पैकेज था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। फिर मैनेजर ने उस आदमी को अंदर लाया जो इस सब के पीछे था। वो आदमी गेस्ट बनकर आया था इसलिए इजीली अंदर घुस गया, पर सर्विलेंस कैमरा की मदद से उन्होंने सब देख लिया था। वो आदमी चिल्लाया और बोला कि वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। ठंडी आवाज में ये चैन ने पूछा कि उसे किसने भेजा है।
उसे शक था कि किसी कंपटीटर ने ओपनिंग सेरेमनी बर्बाद करने के लिए इसे भेजा है, इसलिए उसने सीधा पूछा कि क्या जोंगवे उसके पीछे हैं। आदमी हंस पड़ा और प्रिटेंड किया कि उसे नहीं पता ये चैन किस बारे में बात कर रहा है, पर ये चैन ने उसके एटीट्यूड में चेंज नोटिस कर लिया जब उसने जोंगवे का नाम लिया था। उसने आदमी को ऑर्डर दिया कि अपना फोन दे दे, अगर प्रूफ हो गया कि किसी ने उसे नहीं भेजा तो वो उसे छोड़ देगा। पर आदमी ने घमंड में मना कर दिया और बोला कि ये चैन होता कौन है उसे ऑर्डर देने वाला। उसकी जिद देखकर ये चैन ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि उसे टॉर्चर करो और सच बुलवाओ। पर तभी वाइस प्रेसिडेंट शिन ने गार्ड को रोक दिया और बोला कि वो खुद ही इस मैटर को हैंडल करेगी। ये चैन मुस्कुरा दिया, उसे देखना था कि वो कैसे करेगी। वाइस प्रेसिडेंट शिन उस आदमी के पास गई और सोचा कि अपने ब्यूटी से उसे इजीली कंट्रोल कर लेगी। पर आदमी ने उसकी बॉडी को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोला कि उसका फिगर बुरा नहीं है, बल्कि कल रात जिस प्रोस्टिट्यूट को उसने हायर किया था उससे भी बेटर है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट शिन चाहे तो वो एक रात के लिए उसे बेड पर ले जाने के लिए अच्छा पैसा देने को रेडी है। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका फोन गिर गया और सीधा टेबल पर आ गिरा। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसका फिंगरप्रिंट यूज करके फोन अनलॉक कर दिया। आदमी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर वो हैरान रह गया कि एक औरत होते हुए भी शिन में इतनी ताकत है। फोन अनलॉक करते उसने तुरंत ये चैन की तरफ फेंका और ये चैन ने स्मूथली उसे कैच कर लिया। लेकिन जैसे ही ये चैन ने फोन पकड़ा, वो आदमी अचानक वाइस प्रेसिडेंट शिन पर अटैक करने के लिए बढ़ा। ये चैन थोड़ा टेंस हो गया और जोर से चिल्लाया कि वो अलर्ट रहे, पर वाइस प्रेसिडेंट शिन ने बड़े आराम से उसका अटैक डॉज कर लिया और उसे ट्रिप करके सीधा जमीन पर गिरा दिया। वाइस प्रेसिडेंट शिन मुस्कुराए और ये चैन से बोली टेंशन ना ले, वो बस अपनी सीट पर बैठकर चाय पीते हुए आराम से फोन चेक करे। रोम भी तुरंत वहां आ गई और शिन्यून की स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस हो गई। उसने मजाक में बोला कि वो उसे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा दे। नीचे गिरा हुआ आदमी फिर भी बकवास करता रहा। उसने शिन्यून से कहा कि अगर वो इतनी हिम्मत वाली है तो बेड पर फाइट करे, वो इंश्योर करेगा कि उसे रिग्रेट ना हो और शायद बाद में वो खुद उसके पास वापस आए। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट शिन ने उसके सीने पर पैर रख दिया और उसे दोबारा जमीन पर दबा दिया। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि कहीं भी हो वो आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी उस लेवल का ही नहीं है कि उसे ऐसी सर्विस मिले। फिर वाइस प्रेसिडेंट शिन ने एक नजर ये चैन पे डाली, जिससे वो थोड़ा अलर्ट हो गया। उसने कहा कि सिर्फ वही आदमी उसके लायक है जो उसके लेवल का हो और उसके साथ कम्पीट कर सके। ये चैन के चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया उस अजीब नजर की वजह से जो शिन्यून ने उस पर डाली थी। फिर उसने आदमी का फोन चेक किया ताकि कंफर्म कर सके क्या जोंगवे ने ही उसे भेजा था। कंफर्म होते ही तुरंत उसने उसी फोन से जोंगवे को कॉल कर दिया। एनशिन ने ये चैन को देखा और सोचा कि 3 साल रहने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में जिया के लिए फीलिंग्स ना बनी हो। पर जितना वो जानती थी उन दोनों के बीच कुछ भी फिजिकल नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना नेक्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया था। वो जानती थी कि अगर ये चैन एक बार उसके साथ बैंग बैंग करेगा तो वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सब कुछ इतना परफेक्ट करेगी कि वो कभी उसे छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है जोंगवे की तरफ, जो उस आदमी के फोन से कॉल रिसीव करता है, पर वो तुरंत समझ जाता है कि आवाज अलग है। वो पूछता है कि कौन बोल रहा है, क्या चाहता है और सेंसी का फोन उसके पास कैसे आया। ये चैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि जोंगवे बिल्कुल भुलक्कड़ हो गया है। सिर्फ कुछ दिन पहले उसने उसे वार्न किया था कि वो यूनिवर्सिटी में उसका बिजनेस बर्बाद कर देगा और अब वो उसकी आवाज भी नहीं पहचान रहा। ये सुनकर जोंगवे तुरंत समझ जाता है कि वो कौन बोल रहा है। वो घमंड से पूछता है कि ये चैन क्या चाहता है और उसने सेंजी को क्यों पकड़ा हुआ है। ये चैन मुस्कुरा कर कहता है कि उसने किसी को पकड़ा नहीं है, बल्कि उसे ये पूछना चाहिए कि जोंगवे ने उसके रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो आदमी क्यों भेजा। ये सुनकर जोंगवे थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि ये चैन वही है जिसने हांग के सारे रेस्टोरेंट 60 मिलियन में खरीदे। उसके दिमाग में सवाल चल रहा था कि ये चैन के पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि वो तो वैंग फैमिली का बेकार सा सन इन लॉ था। वो हंसकर कहता है कि अगर ये चैन रिवेंज लेना चाहे तो बेटर है जाके सो जाए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये चैन ने पैसे कहाँ से लाए, पर वो इंडस्ट्री में काफी टाइम से है। एक न्यूकमर जैसे ये चैन के लिए उसे गिराना पॉसिबल नहीं है, शायद एंड में खुद ये चैन को ही नुकसान उठाना पड़े। ये सुनकर ये चैन बस मुस्कुराता और कहता है कि ये सब जल्दी ही पता चल जाएगा, इसलिए जोंगवे को अभी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए ये चैन डिसाइड करता है कि वो भी वही डर्टी टैक्टिक्स यूज करेगा जो जोंगवे उसके अगेंस्ट कर रहा है। जब उसने उसके ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करने के लिए आदमी भेजा था तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। 20 मिनट बाद जोंगवे के रेस्टोरेंट में अचानक बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। ये कस्टमर्स ब्रदर गाओ और उसके ग्रुप के लोग थे जिन्हें मास्टर लुई लीड कर रहा था। अंदर जाने से पहले मास्टर लुई ने सबको याद दिलाया कि उन्हें एक्टिंग अच्छे से करनी है और यंग मास्टर के प्लान को बिना गलती से फॉलो करना है। रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजर जोंगवे को रिपोर्ट करता है कि अचानक बहुत सारे कस्टमर्स आ गए हैं और सबसे बड़ी बात ये लोग फॉरेन कस्टमर्स हैं। जोंगवे बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि आज तो जबरदस्त सेल्स होने वाली है। लेकिन तभी एक और स्टाफ मेंबर भागते हुए आता है और बुरी खबर देता है। ज्यादातर फॉरेन कस्टमर्स खाना खाने के बाद अचानक से गिर गए हैं और कुछ के मुंह से झाग निकल रहा है। यह सुनते ही जोंगवे टेंशन में आ गया, इसलिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकलकर सिचुएशन चेक करने के लिए गया। वहाँ उसने देखा कि कस्टमर जमीन पर पड़े हुए थे, सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गया था।
रेस्टोरेंट के बाकी कस्टमर्स डर के मारे तुरंत वहाँ से चले गए। किसी ने खाना कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उन्हें भी डर था कहीं उनका भी वही हाल ना हो जाए। कुछ देर बाद वाइस प्रेसिडेंट शिन ने देखा कि जोंगवे के रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। ऊपर से बहुत सारे एम्बुलेंसेस भी थे। वो सोचने लगे कि अंदर आखिर हुआ क्या है। ये चन ने तुरंत बोला कि उसने सुना है कि लगभग 100 कस्टमर्स को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसी वजह से इतनी सारी एम्बुलेंस आई है उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि विक्टिम्स इतना ज्यादा है कि एम्बुलेंस भी कम पड़ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये रेस्टोरेंट का एंड हो सकता है। ये चन के दिमाग में क्लियर था, जोंगवे अभी इस इंसिडेंट से कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इतने सारे कस्टमर्स हॉस्पिटल में पहुंच गए, अब शायद वो यून सिटी में दोबारा रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कर पाए। अगले कुछ दिनों में ये चन ने कई लग्जूरियस टेलीविजन स्टेशंस और भी कई बिजनेसेस ओपन कर लिए। वैंग फैमिली के बैंक्वेट में जो बिजनेसमैन उसका बिजनेस बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ खड़े हुए थे, सबको हैवी लॉसेस झेलने पड़े। कुछ तो बर्बाद हो गए और यून सिटी में उनके सारे बिजनेसेस बंद हो गए। आधे महीने बाद वैंग फैमिली ने ओल्ड मैडम वैंग के लिए विला में मीटिंग रखी। सुलन ने रिपोर्ट दिया कि उनके यून सिटी के मेजर बिजनेस कनेक्शंस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो सब बंद होने की कगार पर है। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अचानक गरीब हो गए और कर्ज में डूब गए। ज़ैंग ने बताया कि जोंगवे कुछ दिन पहले उसके पास पैसे उधार मांगने आया था क्योंकि ये चैन के रिवेंज की वजह से उसे हैवी लॉस हुआ था। उसने तो वैंग फैमिली को भी ब्लेम किया, बोलता रहा कि अगर वैंग फैमिली ना होते तो उसका रेस्टोरेंट आज भी चल रहा होता। पर ज़ैंग ने उसकी बात सुन के उस पर हंस दिया। उसके हिसाब से वो बेकार ये चैन ऐसा कर क्या रहता, वो तो बस एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी है, इसलिए उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये चैन जोंगवे के लॉसेस का रीजन है। उसके हिसाब से वो बस वैंग फैमिली को ब्लेम करके अपनी गलती छुपा रहा था। वैंग युआन ने बोला कि लगता है फैंग काई ने जिया को काफी बार प्रपोज कर दिया है, पर अभी तक जिया ने क्लियर आंसर नहीं दिया। पूरा यून सिटी उसके जवाब का वेट कर रहा है। रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि उसके हर प्रपोजल में मिलियंस खर्च हो रहे हैं। ओल्ड मैडम वैंग ने कहा कि फैंग काई जैसा लड़का फैमिली में आना बुरा नहीं होगा। ऊपर से वो जिया को जेन्युइनली पसंद करता है, तो जिया को अब और डिले नहीं करना चाहिए। फैंग काई के फादर ने भी कॉल करके कंप्लेन किया था कि जिया के बार बार जवाब न देने की वजह से फैंग फैमिली को एम्बैरेसमेंट का फेस करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जिया तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले क्योंकि फैंग काई के इंटेंशंस उसके लिए सच में अच्छे थे। ये सुनकर जिया को भी लगा कि ओल्ड मैडम वैंग की बात में लॉजिक है। वैसे भी वो पहले से ही प्लान बना चुकी थी कि फैंग काई को यूज करके अपने प्लान के लिए, जैसे उसने अपनी फ्रेंड होंगाई के साथ ये डिसाइड किया था। तो अब टाइम आ गया था कि वो फैंग काई को क्लियर आंसर दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। इसलिए उसने सबको बताया कि वो लोग नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट अटेंड करने वाले हैं और अगर कल फैंग काई उसे दोबारा प्रपोज करता है तो वो बिना हेजिटेशन के हाँ बोल देगी। ये सुनते ही वैंग फैमिली के सब लोग खुशी से झूम उठे। सबको अपकमिंग शादी का एक्साइटमेंट होने लगा। लेकिन अचानक वैंग जॉनी रूम से भागकर बाहर निकल गया। वैंग युआन को उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। बाहर जाकर वैंग जॉनी ने तुरंत ये चैन को कॉल किया और जिया के प्लान के बारे में बता दिया। उसने कहा कि कल कॉन्सर्ट में अगर फैंग काई दोबारा प्रपोज करेगा तो जिया फाइनली हाँ बोल देगी। अगर ये चैन चाहे तो वो इस सब को रियून कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि जिया फैंग काई के साथ लग जाए तो बस ऑर्डर दे दे, वो बिना सोचे फॉलो करेगी। वैंग जॉनी के दिमाग में ये क्लियर था कि ये चैन कोई आम आदमी नहीं है। इवन मास्टर लुई जैसा बंदा जो ब्रदर गांव का बॉस माना जाता है वो भी उसे डरता है। इसलिए वो चाहता था कि किसी तरह ये चैन वैंग फैमिली से नाराज ना हो। वो इस बात से भी टेंशन में था कि अगर जिया ने सच में फैंग काई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं उसकी फैमिली के साथ क्या होगा। इसलिए उसने ये चैन से पूछा कि क्या वो चाहता है कि वो प्रपोजल रोक दे, पर उसके जवाब ने उसे शॉक कर दिया। ये चैन ने बस इतना कहा, होने दो। वैंग जॉनी ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में फैंग काई को अपनी औरत ले जाने देगा। वो उसे ऑर्डर देने में शर्मा क्यों रहा है, इसे वो अपने पास की गलतियों का बदला समझ ले। पर ये चैन अपने डिसीजन पर टिका रहा। उसका बिल्कुल इरादा नहीं था कि फैंग काई के प्रपोजल को रोका जाए। पहले दिन से ही जब उसने उसके सामने प्रपोज किया था, फैंग काई के बारे में उसने जॉनी से कहा कि वो बस चुपचाप बैठकर आगे क्या होता है वो देखे, क्योंकि फैंग काई पर अभी भी उसका एक कर्ज बाकी है जो उसे वसूल करना है। वैंग जॉनी मुस्कुराया। उसे लगा कि ये चैन फैंग काई से बदला लेने का प्लान बना रहा है। उसने प्रॉमिस किया कि जब तक ये चैन अपना रिवेंज प्लान कंप्लीट नहीं कर लेता वो फैंग काई और जिया के बीच में कुछ नहीं होने देगा। वो हमेशा उन दोनों का पीछा करेगा जब भी वो कहीं जाए या डेट पर हो। इस तरह फैंग काई को कभी भी जिया के साथ बैंग बैंग करने का मौका नहीं मिलेगा और जिया फ्रेश रहेगी अगर ये चैन कभी अपना माइंड चेंज करके उसे वापस लेना चाहे। पर ये चैन बस मुस्कुरा दिया और बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों क्या करते हैं। वो कब का जिया की परवाह करना छोड़ चुका है और कभी भी उस औरत के पास वापस नहीं जाएगा जिसने उसे धोखा दिया। वैंग जॉनी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और बोला कि एक आदमी होने के नाते वो समझ सकता है कि ये चैन सच में एक्सेप्ट करने में शर्मा रहा है। उसके हिसाब से वो अंदर से यही चाहता है कि जिया और फैंग काई के बीच में कुछ ना हो, इसलिए वो उन दोनों पर नजर रखेगा। ये सुन के ये चैन थोड़ा अम्यूज हो गया। उसे लगा कि जॉनी काफी बदल गया है जब से उसने उसे पहली बुरी तरह से मारा था। अब उसकी बातें ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गई है, जैसे वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया हो। फिर जॉनी ने अचानक अपनी बहन युआन का जिक्र किया और बोला कि वो जिया से ज्यादा वर्दी है ये चैन की वाइफ बनने के लिए।
उसने बोला कि उसकी बहन का फिगर भी बहुत अच्छा है और बड़े लोग कहते हैं कि ऐसी लड़कियां ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। ये सुनकर ये चैन इतना डिस्गस्ट हो गया कि उसने उसकी बात को आगे एंटरटेन ही नहीं किया और तुरंत कॉल कट कर दिया। पर जॉनी ने गिव अप नहीं किया। जैसे ही कॉल कट हुआ उसने तुरंत अपनी बहन की फोटोज ये चैन को भेज दी। उसने बोला कि ये युआन की प्राइवेट फोटोज है जो उसने मुश्किल से उसके फोन से निकाली है। उसने कंपेयर करते हुए बोला कि जिया खूबसूरत जरूर है पर उसकी बॉडी युआन की कोको कोला बॉटल शेप के सामने कुछ भी नहीं है, और गारंटी दी कि अगर ये चैन एक बार युआन के साथ बैंग बैंग करे तो वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। इस बात पर ये चैन ने बिना डिले किए जॉनी को ब्लॉक कर दिया उसकी इतनी शेमलेस हरकत देखकर। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर झुक गया और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में ये क्लियर था कि अगर फैंका और जिया की शादी हो भी जाए और वो ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ बन जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड ऑफ सॉन्ग्स कॉन्सर्ट के दिन पूरा एरिना शोर से भरा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, हर गाने पर एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। बैंड के वोकलिस्ट ने अनाउंस किया कि अगला गाना एक फैन ने रिक्वेस्ट किया अपनी प्यार की लड़की के लिए। क्राउड के बीच में फैंका ने माइक पकड़ के बोला कि उसने लव लेटर गाना अपनी गर्लफ्रेंड जिया के लिए रिक्वेस्ट किया है, साथ ही वो इस मोमेंट को उसे प्रपोज करने के लिए यूज करना चाहता है। यह बोलकर वो जिया के सामने घुटनों पर बैठ गया और दोबारा प्रपोज किया। ऑडियंस उसके एफर्ट से इम्प्रेस हो गया और वहाँ मौजूद लड़कियां भी विश करने लगी कि उन्हें भी ऐसा लड़का मिले। क्राउड के पीछे खड़ी वाइस प्रेसिडेंट शिन चुपचाप ये सब देख रही थी। उस मोमेंट पर जिया ने जरा भी डिले नहीं किया और तुरंत फैंकाई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। यह देखकर वाइस प्रेसिडेंट शिन तुरंत वहाँ से चली गई। उसने सोचा अब ये चैन और जिया के बीच वापस आने का कोई चांस नहीं बचा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये चैन के दिल पर अब उसका कोई कंपटीशन नहीं है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो गई और सीन शिफ्ट होता है ये चैन के विला पर। दरवाजा खुलता है और वह हैरान होता है ये देखकर कि वाइस प्रेसिडेंट शिन रात के 10 बजे वहाँ खड़ी है। वो पूरी तरह बारिश से भीगी हुई थी और माफी मांगे कि बिना बताए आ गई। कॉन्सर्ट के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी और अब घर जाने पर बहुत तेज ट्रैफिक होता। ऊपर से ठंड भी लग रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यही रात गुजार लेगी। वैसे भी ये चैन का घर कॉन्सर्ट वेन्यू के पास ही था। ये चैन ने तुरंत उसे अंदर आने दिया और उसके कपड़े सुखाने में हेल्प की। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने उसे बताया कि आज क्या हुआ, कंफर्म करते हुए कि फैंकाई ने सच में प्रपोज किया और इस बार जिया ने बिना डिले किया हाँ बोल दिया। यह सुनकर ये चैन की आंखें एक पल के लिए फैल गई, जैसे अंदर ही अंदर वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बड़ी खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा और बोला कि जब वो दोनों एंगेज हो चुके हैं तब वो अपना प्लान फैंग फैमिली के खिलाफ स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि फैंग फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली है तो वो लोग अपकमिंग शादी में बिजी रहेंगे, क्योंकि वो अपने गेस्ट के सामने एम्बैरेसमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। पर जिया और फैंकाई की शादी होने से पहले ये चैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो फैंग फैमिली का स्टेटस गिरा देगा, एक फर्स्ट क्लास फैमिली से सीधा सेकेंड रेट से भी नीचे। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट शिन को फैंग फैमिली के बारे में ज्यादा नॉलेज थी, ये चैन ने उसे डिटेल्स मांगी। शिनयून ने बताया कि फैंग फैमिली को अभी फैंकाई के फादर फैंग सुजू लीड कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा बिजनेस एक्सप्रेस होटल है, जिसके कनेक्शंस पूरे देश के बड़े लोगों के साथ हैं। इसके अलावा फैंग सुजू के पास टोटल 28 होटल्स हैं, इंक्लूडिंग केज और हाव होटल्स। सिर्फ एक साल में उनके होटल्स काफी फेमस हो गए और अब उनकी मार्केट वैल्यू 5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और अभी भी उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है क्योंकि उनके कंपेटिटर्स धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहे हैं। ये सुनकर ये चैन को समझ आ गया कि फैंग सुजू इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर पाया। इसका मेन रीजन था उसका अंकल डुब्लो, जिसने उसे बिजनेस ग्रो करने के लिए एडवाइस किया था। यह सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट शिन शॉक हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चैन का कनेक्शन मिस्टर डुब्लो से है, जो दुनिया के सबसे फेमस होटल चेन्स का ओनर है। ये चैन ने तुरंत अपने अंकल को कॉल किया और पूछा कि कैसे हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया उनसे बात किए हुए है। मिस्टर डुब्लो उनकी आवाज सुनकर खुश हो गया। उसने बताया कि ग्रैंडफादर ये से उसने सुना है कि ये चैन ने फैमिली का लिव इन सन इन लॉ ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और अब वो फाइनल स्टेज पर है, बिजनेस वर्ल्ड वाला टेस्ट। ये चैन ने इस बात को डिनाई नहीं किया। उसने बोला कि वो बिजनेस के मैटर पर ही बात करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या उसके अंकल को चाइना का एक्सप्रेस होटल याद है। मिस्टर दुब्लो ने तुरंत कंफर्म किया और बताया कि उस होटल का ओनर फैंग सुजू अभी एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो बार बार कॉल कर रहा था, शायद हेल्प के लिए। उसने पूछा क्या ये चैन चाहता है कि वो फिर से फैंग सुजू की हेल्प करे। वैसे सच तो ये था कि अगर ये चैन ने पहले नहीं बोला होता तो वो कभी फैंग सुजू की हेल्प नहीं करता। ये चैन मुस्कुरा और बोला कि उसका गैस सही है, पर इस बार वो हेल्प नहीं चाहता। इस बार वो चाहता है कि उसका अंकल फैंग सुजू को रिकवर करने में हेल्प ना करे, बल्कि उसका बिजनेस कम्प्लीटली कोलैप्स कर दे। ये सुनकर मिस्टर डुब्लो तुरंत समझ गया कि फैंग सुजू ने कुछ ऐसा किया है जिसने ये चैन को गुस्सा दिलाया है। इसलिए उसने तुरंत ये चैन से कहा कि सब कुछ उस पर छोड़ दे, क्योंकि ये चैन फ्यूचर में ये फैमिली का हेयर है, तो उसकी हर बात फॉलो करना उसका फर्ज है। कॉल के बाद वाइस प्रेसिडेंट शिन को ये चैन की असली आइडेंटिटी और भी मिस्टीरियस लगने लगी। सिर्फ एक फोन कॉल से ही वो पूरी फैंग फैमिली को गिरा सकता था, जो यून सिटी की फर्स्ट क्लास फैमिली थी। शिनयून ने बोला कि अगर फैंग सुजू मिस्टर डुब्लो की एडवाइस फॉलो करेगा तो उसे लॉसेस जरूर होंगे, पर उसमें मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। जबकि जिया और फैंकाई की शादी सिर्फ 2 महीने में होने वाली है।
तो अगर ये चैन उन्हें शादी के दिन इंसल्ट करना चाहता है तो उन्हें कोई और प्लान भी बनाना होगा। ये चैन बस मुस्कुराया और बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया और बस वेडिंग डे का वेट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर लुई के पास, जहाँ वो अपने सारे गैंगस्टर्स को इकट्ठा करता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि हायर करो और अलग अलग होटल्स के रूम बुक करो। वो ग्रुप चैट में होटल्स के नाम भेजेगा और सबको एक एक करके कवर करेगा। रूम्स के अंदर जाके चेक करो कि कोई हिडन कैमरास है या नहीं, अगर है तो उनकी रिकॉर्डिंग्स निकालो और अगर नहीं है तो खुद हिडन कैमरा इंस्टॉल करो। इस तरह हर गेस्ट का रिकॉर्ड बनेगा और अगर कोई स्कैंडल हुआ तो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। फिर इन रिकॉर्डिंग्स को ऑनलाइन स्प्रेड किया जाएगा और प्रॉफिट के लिए बेचा जाएगा। इससे होटल्स की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी क्योंकि लोग समझेंगे कि वहाँ प्राइवेसी वायलेट होती है। मास्टर लुई के दिमाग में ये क्लियर था कि ये चैन ने खुद ऑर्डर दिया है तो वो इसे परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करेगा अपनी पुरानी गलतियों का बदला चुकाने के लिए। सिन वापस प्रेसिडेंट शिन पर आता है, जो इम्प्रेस होती है देखकर कि ये चैन ने फैंग फैमिली को गिराने के लिए ऑलरेडी इतने सारे प्लान्स बना के रखे हैं। शिन्यू ने ऐड किया कि इस वक्त फैंकाई के फादर खुद एक्टिवली काम नहीं कर रहे। इंस्टेड उन्होंने अपने फादर से कई 100 मिलियंस लेकर यून सिटी के अलग अलग बिजनेसमैन में इन्वेस्ट किया है। अगर ये चैन फैंग सुजू का बिजनेस गिरा भी दे तब भी फैंकाई को गिराना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसका एक बड़ा भाई भी है पर उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बस एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जो अपने बाप की इनहेरिटेंस का वेट कर रहा है। लेकिन ये चैन को फैंग सुजू की वाइफ से संभल कर रहना होगा क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं है। फैंकाई की माँ फैंकाई सुजू की वाइफ का नाम है लुई रूसी, जो लुई फैमिली से बिलोंग करती है। लुई रूसी टियांग सिटी के एक फर्स्ट क्लास फैमिली की बेटी है और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी हल्का नहीं है, इसलिए उसके साथ डील करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ये चैन ने तुरंत लुई रूसी की फोटो देखी और कमेंट किया कि फैंकाई ने अपनी माँ की एक भी चीज इनहेरेंट नहीं की क्योंकि वो असल में बहुत खूबसूरत थी। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने कहा कि लगता है फैंकाई की शक्ल से लेकर उसका बिहेवियर तक उसके बाप पर गया है। फैंग सुजू और लुई रूसी की शादी से पहले काफी लोगों ने अपोज किया था क्योंकि ना तो वो एक अच्छा मैच था और ना ही उनकी लाइफस्टाइल मैच करती थी। फैंग सुजू ने लुई रूसी को अजीब तरीके से पाया था जिसकी वजह से लुई फैमिली मजबूर हो गई थी उसकी शादी उससे करवाने के लिए। ये सुनते ये चैन ने कहा कि अगर ऐसा है तो लुई फैमिली के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसकी नजर में लुई फैमिली एक लो लेवल फैमिली है, इसलिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एक हफ्ते बाद फैंकाई गाड़ी चलाते हुए जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुना गया। उसने फोन पर सुना कि किचन कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था बैंकरप्ट हो गई है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया क्योंकि कंपनी अच्छी चल रही थी और पिछले कुछ महीनों से उसका स्टॉक भी स्टेबल था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बैंकरप्सी कैसे फाइल हो गई। सिर्फ किचन कंपनी नहीं बल्कि लगभग सारी कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था सब बैंकरप्ट हो गई थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। अगर ये सब चलता रहा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसकी सारी मेहनत और एसेट्स खत्म हो जाएंगे। उसने तुरंत अपने फादर को कॉल किया और सब कुछ बताया, मदद मांगी। उसने ये भी कहा कि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि उसकी सारी इन्वेस्टेड कंपनीज एक साथ बैंकरप्ट हो जाएंगी, इसलिए उसने अपने फादर से कहा कि उसे और 100 मिलियन दे दे ताकि वो सिचुएशन हैंडल कर सके। पर उसके फादर ने मना कर दिया क्योंकि अभी उन्हें खुद बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था। कुछ दिन पहले उन्होंने मिस्टर डुब्लू से बात की थी जिसने सजेस्ट किया कि वो अपने बंद पड़े होटल्स को दोबारा खोले और अलग अलग शहरों में बिजनेस एक्सपांड करे। ये सुनकर फैंका हैरान हो गया क्योंकि पहले तो मिस्टर डुब्लू खुद इसके खिलाफ थे, अब वो खुद ही उन्हें फेल होटल्स रीओपन करने के लिए कह रहा था। पर जवाब देने की जगह फैंग सुजू ने उसे डांट दिया कि वो मिस्टर डुब्लो के प्लान्स पर सवाल क्यों उठा रहा है। उसने ऐड किया कि उसने फैमिली का लगभग सारा पैसा इस नए प्रोजेक्ट में लगा दिया है क्योंकि उसे मिस्टर डुब्लो पर पूरा भरोसा है और वो श्योर है कि ये सक्सेसफुल होगा। ये सुनकर फैंका और ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उनकी फैंग फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए उसने अपने फादर को समझाने की कोशिश की कि सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में ना डाले वरना उसका डाउनफॉल पक्का है। पर उसकी बात सुनने के बजाय फैंग सुजू ने उसे और डांट दिया कि वो उसे लेक्चर देने की कोशिश ना करे। बातें खत्म करने के लिए उसने बस इतना बोला कि वो फैंकाई को 5 मिलियन देगा और उसे अपनी बकवास बंद रखनी चाहिए। ये सुनते ही फैंकाई खुशी से पागल हो गया और प्रॉमिस किया कि वो 5 मिलियन को 5 बिलियन बना देगा। कॉल के बाद जिया ने पूछा कि वो इतना खुश क्यों लग रहा है। फैंकाई ने जवाब दिया कि उसके फादर उसे 5 मिलियन दे रहे हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट दोबारा स्टार्ट कर सके। उसने जिया से ये भी पूछा कि एक अमीर आदमी से एंगेजमेंट होने पर उसे कैसा फील हो रहा है। उसने प्रॉमिस किया कि वो कुछ ही महीनों में 5 मिलियन को 5 बिलियन बना के दिखा देगा। ये सुन के जिया ने उसकी तारीफ की। फैंकाई के फादर के लिए पैसे कभी प्रॉब्लम नहीं होते। फैंकाई हंस पड़ा और अपने फादर को ये चैन के फादर से कंपेयर करने लगा जो अपने बेटे को एक कॉइन भी नहीं दे सकता। फिर उसने जिया से पूछा कि अब जब वो जल्दी हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं तो वो एक दूसरे को क्या बुलाएंगे। जिया थोड़ा शर्मा गई और बोली कि वो एक दूसरे को हनी बुला सकते हैं। उसे अचानक ये चैन याद आ गया क्योंकि 3 साल तक वो उसे इसी नाम से बुलाती थी।
अगर ये चैन उस वक्त एक बेकार सा लिविंग सन इन लॉ ना होता तो शायद उसे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर ये सब उनकी किस्मत थी तो बेटर है इसे भुलाकर आगे बढ़ा जाए। फिर उसने फैंकाई से कहा कि वो उसके साथ यूसेंग ग्रुप चले, क्योंकि वो पर्सनली प्रेसिडेंट ये और वाइस प्रेसिडेंट शिन को वेडिंग इनविटेशन देना चाहती थी। फैंकाई मान गया, पर उसने पूछा कि उसने ये चैन का नाम क्यों नहीं लिया। जिया ने जवाब दिया कि वो उसका एक्स हस्बैंड है, इसलिए उसे शादी में इनवाइट करना ठीक नहीं होगा। पर फैंकाई ने एक इनविटेशन लेटर निकाला और बोला कि उसके हिसाब से अगर ये चैन शादी में आएगा तो सब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसने इनविटेशन लेटर में लिखा कि अगर ये चैन सच में मर्द है तो उसे शादी में आना चाहिए। इस तरह वो ये चैन को दिखाएगा कि एक हाई एंड वेडिंग बैंक्वेट कैसा होता है। इनविटेशन लिखने के बाद फैंकाई मुस्कुराए, क्योंकि अगर ये चैन आया तो वो सब गेस्ट के सामने उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करेगा। फैंकाई ने जिया को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि आज रात वो दोनों साथ में सो जाए, वैसे भी जल्दी ही शादी होने वाली है। उसने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टमेंट की वजह से जो स्ट्रेस चल रहा है उसे हल्का करने के लिए उसे किसी के साथ चाहिए। पर जिया ने मना कर दिया, बहाना देते हुए बोली कि उसकी दादी अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। अभी के लिए फैंकाई को वेट करना पड़ेगा, शादी के बाद वो दोनों एक ही बेड पर सो सकते हैं। ये सुनकर फैंकाई ने बस एक गहरी सांस ली और सोचा कि वो बूढ़ी औरत कितनी पुरानी सोच वाली है। पर अपने दिमाग में वो सोच रहा था कि वो जिया को पूरी तरह से अपना बना लेगा और जब उसे बोर हो जाएगा तो उसे छोड़ देगा। जिया के दिल में अभी भी ये चैन के फीलिंग्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसलिए अंदर अंदर कुछ ऐसा था जो उसे किसी और आदमी के साथ होने से रोक रहा था। पर क्योंकि ये चैन उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था, तो अगर वो इस बार फैंकाई को चूज करती है तो उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। चाहे वो अभी भी ये चैन से प्यार करती हो, पर वो डिनाई नहीं कर सकती कि फैंकाई के साथ उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो ये चैन ऑलमोस्ट हर चीज में फैंकाई से बेटर है। सच बोले तो सिर्फ एक ही चीज है जिसमें फैंकाई उसे आगे है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लुक्स और बिहेवियर की बात आए तो ये चैन क्लियर विनर है, पर जब बात पैसों की आती है तो ये चैन फैंकाई से कोई मुकाबला नहीं है। सीन शिफ्ट होता है यूसेंग ग्रुप पर, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट शिन सोच रही थी कि जिया और भी ज्यादा खूबसूरत कैसे लग रही है। जिया ने उस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोला और बताया कि वो पर्सनली वेडिंग इनविटेशन देने आई है उन्हें और प्रेसिडेंट ये को। उसने इनविटेशन शिन यून को दिया और बताया कि उसकी शादी फैंकाई के साथ एक हफ्ते बाद 1 मई को होने वाली है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शिन ने सोच लिया कि यह वही दिन है जब ये चैन का बर्थडे होता है। जिया थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट शिन को ये चैन का बर्थडे पता होगा। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने तुरंत एक एक्सक्यूज बना दिया, बोली कि उसके फादर का भी वही बर्थडे है, इसलिए जब उसने ये चैन का आईडी देखा था तो डेट याद रह गई। उसने जिया से ये भी कहा कि चाहे वो और ये चैन अलग हो गए हो, पर 3 साल साथ रहने के बाद कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो जरूर बनी होंगी। इसलिए वो समझना चाहते थे कि जिया इतना हर्ट क्यों करना चाहती है ये चैन को उसके बर्थडे पर ही शादी रख कर। हो सकता है जिया को याद ही ना हो कि वो उसका बर्थडे है, इसलिए उसने 1 में चूज किया हो। ये सुनकर जिया को फैंकाई की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि वो ये चैन को उसके बर्थडे पर ही सफर करवाना चाहता है। इसलिए उसने शिनयोन को बोला कि ये डेट फैंग फैमिली ने डिसाइड की है, और चाहे वो कितनी बार भी अपोज करे कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि फैंकाई इसी डेट के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। फिर जिया ने पूछा कि क्या प्रेसिडेंट ये अपने ऑफिस में है, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली इनविटेशन देना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट शिन मुस्कुराए और बोली हाँ वो अंदर ही है, अगर वो चाहे तो जा सकती है। शिनयोन के दिमाग में ये चल रहा था कि वैसे भी जिया अब फैंकाई से शादी करने वाली है, तो अगर उसे पता भी चल गया कि प्रेसिडेंट ये और ये चैन एक ही इंसान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ये के ऑफिस के बाद जिया ने नॉक किया, अंदर से परमिशन मिली, पर जैसे ही वो अंदर गई वो एकदम रुक गई। उसे लगा कि पीछे से प्रेसिडेंट ये बिल्कुल ये चैन जैसे लग रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद प्रेसिडेंट ये निकल चुके हैं और ये चैन यहाँ रह गया। जिया ने ये चैन को बुला और पूछा क्या प्रेसिडेंट ये चले गए। सीधा जवाब देने के बजाय ये चैन ने पूछा कि वो किस काम से आई है। जिया ने तुरंत इनविटेशन उसके हाथ में दिया और बोला कि जब प्रेसिडेंट ये वापस आ जाए तो उन्हें ये दे देना। ये चैन ने तुरंत इनविटेशन खोला, पढ़ते ही उसे पता चला कि वेडिंग इनविटेशन है, और सबसे बुरी बात डेट उसके बर्थडे की थी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसे अपनी मुट्ठी कस ली। जिया ने झुककर धीरे से एक्सप्लेन किया कि उसकी शादी फैंकाई के साथ उसी दिन है जो ये चैन का बर्थडे है। ये सुनकर ये चैन और इरिटेट हो गया और बोला कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन्विटेशन में लिखा है। जिया ने तुरंत कहा कि ये डेट उसने डिसाइड नहीं की, सब फैंकाई ने प्लान किया है। ये चैन ने अपने आप को शांत किया और धीरे से बोला कि लगता है सब कुछ उसके फेवर में ही हो रहा है। जब फैंकाई ने अपनी शादी उसके बर्थडे पर रखी है तो उस दिन उसे इंसल्ट करना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद जिया ने ये चैन के लिए भी एक इनविटेशन निकाला। ये चैन ने तुरंत उसे खोला और समझ गया कि ये आदमी उसे सीधा चैलेंज कर रहा है। फिर ये चैन वहाँ से चलने लगा और जिया से बोला कि वो आप जा सकती है, और थोड़ी सरकाज़म के साथ बोला कि वो उम्मीद करता है कि वो और फैंकाई खुश रहेंगे और वो कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेगी। जिया ने अचानक ये चैन को रोक लिया और सजेस्ट किया कि वो उसकी और फैंकाई की शादी में ना आए।
उसे पता था कि ये चन के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है और अगर वो आया तो और ज्यादा हर्ट होगा। वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये चन वहाँ आकर शराब पीकर कोई सीन क्रिएट करे। ये चन ने अपना हाथ छुड़ा लिया क्योंकि उसे लगा जिया कुछ ज्यादा ही अज्यूम कर रही है कि वो उसके लिए ऐसा करेगा। अगर फैंका सच में चाहता कि वो उसकी शादी में आए तो उसके पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिस्पेक्ट के लिए वो जरूर आएगा, पर जिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यह बोलकर ये चन तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। जिया को उसके डिसीजन में कुछ अजीब लगा, जैसे वो किसी और वजह से शादी अटेंड करना चाहता हो। टाइट स्कर्ट पहनी हुई वैंग जिया कॉन्फिडेंस के साथ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स के बीच चल रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। एक स्लिक हाई राइज ऑफिस के अंदर शिनून खिड़की के बाहर देखते हुए थोड़ी नफरत भरी आवाज में ये चन से बोलती है, फैंका तो खुद मुसीबत बुला रहा है, तुम्हारे बर्थडे पर शादी रख कर, क्लियरली वो तुम्हारा मूड खराब करना चाहता है। ये चन बस हल्का सा स्मॉक करता है। उसे ये सब बहुत ही चाइल्डिश लग रहा था और कहता है, मेरे बर्थडे को ओवरशैडो करने के लिए शादी रख रहा है, क्या ही बेवकूफ है। फिर वो बोलता है, शिन्योन कंपनी के पार्टनर्स को मेरे बर्थडे की डेट नोटिफाई करो। शिन्योन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है और वो तुरंत हाँ बोल देती है। ये परफेक्ट मौका है, मैं ये चन के लिए ग्रैंड बर्थडे बैंक्वेट अरेंज करूंगी और फाइनली उसे अपने फीलिंग समझा दूंगी। 1 मई की सुबह फैंका और वैंग जिया की शादी के दिन फैंका अपने स्टेट के बाहर खड़ा था, हाथ में फोन पकड़े हुए पैनिक में। साला फिर से पैसे डूब गए, ये हो क्या रहा है। वो गुस्से में अपना हाथ नीचे पटकता है। पिछले 1 हफ्ते में मेरी 1 डजन से ज्यादा कंपनीज एक के बाद एक बंद हो गई हैं। स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटीज, अंडरग्राउंड कैसीनोज में जहाँ भी इन्वेस्ट किया सब फेल हो गया। ये नॉर्मल नहीं है, मेरे 500 मिलियन लगभग खत्म हो चुके हैं। उसका ब्लॉन्ड दोस्त टेंशन में उसे पूछता है, ब्रदर का क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है? मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें टारगेट कर रहा है। आग बंद करके इन्वेस्ट करे तब भी 100% फेलियर पॉसिबल नहीं है। फैंका दांत भींचकर ठंडे पसीने में कहता है, हो सकता है, पर पिछले 2 साल में मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया, बस एक बंदा है, ये चैन, मेरी होने वाली बीवी का एक्स हस्बैंड। मैंने उसकी वाइफ छीन ली, पर वो एक बेकार आदमी है, वो कैसे ये सब कर सकता है। ब्लॉन्ड दोस्त सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, ब्रदर का सोचो, तुम्हारी होने वाली वाइफ यूनिक की नंबर 1 ब्यूटी है। सिर्फ ये चैन ही नहीं हो, और भी लोग होंगे जो उसे चाहते होंगे, हो सकता है कोई जेलस हो। फैंका तुरंत इस बात पर बिलीव कर लेता और गुस्से में बोलता है, साला पक्का कोई बुढ़ा बिजनेसमैन होगा जिसकी वाइंग जिया पर नजर है और मुझे टारगेट कर रहा है। ये लड़की मुझे महंगी पड़ रही है, शादी से पहले 500 मिलियन का नुकसान करा दिया। ब्लॉन्ड दोस्त उसे शांत करता है, ऐसे मत बोल, तुम्हारी फैंग फैमिली के लिए 500 मिलियन कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम अपने फादर की कंपनी में काम कर लोगे। थोड़ा मुस्कुराकर वो ऐड करता है, इम्पोर्टेंट यह है कि इतनी खूबसूरत वाइफ अब तुम्हारे पास है, तुम जो चाहो कर सकते हो उसके साथ। बिजनेस में कोई तुमसे स्ट्रांग हो सकता है, पर प्यार के गेम में तुम जीत गए। फैंकाई का ईगो तुरंत बूस्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बोला तुमने, अभी कॉल करता हूँ अपनी ब्यूटी को। फिर फोन रिंग होता है और वैंग जिया अपने व्हाइट वेडिंग ड्रेस में मेकअप करवाते हुए कॉल उठाती है। फैंका है, वो पूछता है कि क्या कर रही हो और वो बोलती है, मेकअप कर रही हूँ और वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। फैंका हल्की सी गंदी मुस्कान के साथ बोलता है, हे हनी, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, आज रात तुम्हें थकान होने वाली है, मैं सोने नहीं दूंगा। ये सुनकर जिया शर्मा कर चुप हो जाती है। कॉल कट होने के बाद उसकी शॉर्ट हेड फ्रेंड होंगाई पूछती है, फैंकाई था क्या बोल रहा था? जिया इरिटेट होकर कहती है, कितना वल्गर इंसान है वो, अगर उसका फैमिली इतना रिच नहीं होता ना तो मैं उसे शादी ही नहीं करती। मेरा ये चन अभी भी बेटर है, वो कितना जेंटली बात करता है। होंगाई आईब्रोज उठाकर थोड़ा मजाक में बोलती है, मैडम तुम किसी और से शादी करने जा रही हो और अपने एक्स हस्बैंड की तारीफ कर रही हो, थोड़ा ऑड नहीं लग रहा? जिया थोड़ी एंशियस हो जाती है, अपना वेल ठीक करती है और कहती है, होंगाई मुझे डर लग रहा है, अगर आज शादी हो गई तो मेरा और ये चन का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। अगर कुछ सालों बाद डाइवोर्स हो गया और तब तक वो किसी और से शादी कर चुका होगा तो? होंगाई उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने खड़ा कर देती है और बोलती है, मिरर में देखो, अपना चेहरा देखो, कौन सा आदमी तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है। जिया के कंधे पर हाथ रखकर होंगाई उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, ये चन पूरी लाइफ तुम्हारा बैकअप प्लान बनने के लिए ही बना है। वाह वाह वाह, क्या ही दोस्त मिली है। इसी बीच लग्जरिया जियानविला एरिया में फैंकाई के पेरेंट्स भी अपनी टेंशन से जूझ रहे थे। उसकी माँ उसके फादर का बो टाई ठीक करते हुए अपनी चिंता जताती है। सुजू, मुझे लगता है कंपनी का रिसेंट एक्सपेंशन प्लान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एक साथ सारे फंड्स डाल देना और ऊपर से इतना बड़ा लोन लेना, तुम्हें पॉल पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सुजू तुरंत डिफेंसिव होकर बोलता है, अगर मैंने तब पॉल पर ट्रस्ट नहीं किया होता तो हमारी कंपनी कभी पब्लिक भी नहीं होती। मैंने तुम्हारी लुई फैमिली का एक पैसा भी यूज नहीं किया, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो समझाने की कोशिश करती है, मेरा मतलब वो नहीं था, अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मैं लुई फैमिली से पैसा मंगवा देती हूँ। अपनी ईगो की वजह से सुजू जोर से बोलता है, मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी लुई फैमिली ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और इस बार मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे कमबैक करता हूँ। उसे शांत करने के लिए लुई रूसी उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है,
ठीक है, आज हमारे बेटे की शादी है, इस बात पर झगड़ा नहीं करते, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने सुना है फैंग काई ने वैंग जिया के एक्स हस्बैंड को भी इनवाइट किया और वो उसे सबके सामने इंसल्ट करना चाहता है। मुझे ये सही नहीं लगता, तुम्हें उसे फिर से समझ आना चाहिए और रोकना चाहिए। फैंग सुजू बेपरवाह अंदाज में बोलता है, वो बस एक लो लेवल आदमी है, बॉडीगार्ड का काम करता है। अगर उसकी बेइज्जती होती है तो होने दो, इस बार हमें एक और इम्पोर्टेंट गेस्ट पर फोकस करना है। फैंग सुजू का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वह कहता है, मैंने यूसेंग ग्रुप के शिन्यून से सुना है कि प्रेसिडेंट ये आज शादी में जरूर आएंगे। तुम जानती हो कितना मिस्टीरियस है, अगर वो मिले तो उनका अच्छे से ख्याल रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लुई रूसी तुरंत हाँ में सिर हिलाती है, समझ गई, जब मैं प्रेसिडेंट ये को देखूंगी तो उनकी प्रॉपर सेवा करूंगी। सीन शिफ्ट होता है रोज गार्डन विला एरिया पर, जहाँ एक खूबसूरत शिन्यून रेड स्पोर्ट्स कार के पास आती है और ये चैन से कहती है, प्रेसिडेंट ये चलने का टाइम हो गया है। ये चैन एक शार्प व्हाइट सूट में बाहर आता है और कहता है, चलो आज मैं यूनू के सब लोगों को बताऊंगा कि यूसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये कौन है। वैंग फैमिली का वो डिस्कार्डेड सन इन लॉ मैं ही हूँ, ये चैन। शिन्यून के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। हाँ, वो वैंग जिया का रिएक्शन देखने के लिए वेट नहीं कर सकती। 1 घंटे बाद ग्रैंड पोर्टमैन रिट्ज कार्ल्टन होटल के बाहर फैंग सुजू बड़े एंथुजियाज्म के साथ बड़े बड़े लोगों का वेलकम कर रहा होता है। प्रेसिडेंट चिया, आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ब्यूरो चीफ चियांग, वेलकम वेलकम, आपको बाद में कुछ और ड्रिंक्स लेनी होंगी। वो बार बार झुककर सबका स्वागत करता है। साइड में खड़ी जिया अपनी शादी के खूबसूरत ड्रेस में सब देखकर हैरान रह जाती है। फैंग फैमिली का सर्कल कितना पावरफुल है, इतने बड़े लोग तो मैंने दादी के बर्थडे पर कभी नहीं देखे। ये तो यूनू के असली बिजनेसमैन और पॉलिटिकल बिग शॉट्स है। ऐसे रिच फैमिली में शादी करना कितना अमेजिंग है। तभी भीड़ में हल्की सी हलचल मचती है, लोग शौक में फुसफुसाने लगते हैं। प्रेसिडेंट माँ, ओह माय गॉड, प्रेसिडेंट माँ भी आ गए। कोई डिसबिलीफ में बोलता है, प्रेसिडेंट माँ कंट्री के नंबर 1 है, दुनिया के टॉप 20 में आते हैं। फैंग फैमिली तो यूनू में टॉप 10 में भी नहीं आते, फिर इतना बड़ा आदमी उनकी शादी में कैसे आ गया। फैंग सुजू खुशी और शौक के साथ तुरंत आगे बढ़ता है और उनका स्वागत करता है। प्रेसिडेंट माँ, आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मुझे क्या हक है आपको इन्वाइट करने का। प्रेसिडेंट माँ हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, सच कहूँ तो मैं यहाँ 2 रीजन से आया हूँ। पहला, नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए, और दूसरा यूसिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये से मिलने के लिए। ये सुनते ही सुजू अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है। आखिर प्रेसिडेंट ये का बैकग्राउंड कितना पावरफुल है कि प्रेसिडेंट माँ भी उनसे मिलने आए हैं। वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ कहता है, प्रेसिडेंट माँ प्लीज आप सीट ऑफ ऑनर पर बैठिए, मैं अभी यूसेंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। प्रेसिडेंट माँ पोलाइटली सिर हिला देता है, धन्यवाद, सब लोग प्रेसिडेंट ये से मिलना चाहते हैं। पीछे खड़ी जिया ये सब देखकर सोचती है, कौन सी लड़की होगी जो प्रेसिडेंट ये की वाइफ बनने लायक होगी। उसके पास खड़ा फैंग काई को देखते हुए बस एक सांस लेकर कहती है, छोड़ो, बेकार के सपने देख रही हूँ मैं। तभी फैंग सुजू का फोन बजता है, वो तुरंत उठाता है। हेलो, आप गेट पर पहुंच गए, मैं अभी आपको रिसीव करने आ रहा हूँ। फिर वो अपने फैमिली वालों की तरफ घबराहट में मुड़कर चिल्लाता है, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट शिन गेट पर आ गए हैं, जल्दी चलो उनका स्वागत करने। फैंग काई तुरंत सीधा हो गया और बोला, जी। हॉल में तुरंत डरावनी रूमर्स फैलने शुरू हो गए। मैंने सुना है यूसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और केटीवीज एक्वायर कर लिए हैं। अभी वो यूनू के कई इंडस्ट्रीज को मोनोपोलाइज कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो वो मजे के लिए कंपनीज बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ पिछले 1 महीने में ही उसने डजन्स ऑफ कंपनीज को बैंकरप्ट कर दिया है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट माँ भी खुद उनसे मिलने आ गए। चलो जल्दी चलते हैं देखने आखिर कौन है ये प्रेसिडेंट, ये आज का मौका उसे मिलने के लिए परफेक्ट है। एक्साइटेड होकर युआन अपनी दादी की तरफ मुड़ती है, ग्रैंडमा प्रेसिडेंट ये आ गए हैं, चलो हम भी देखने चलते हैं। बुजुर्ग औरत तुरंत हाँ करती है, ठीक है। सारी भीड़ एंट्रेंस के पास जमा हो जाती है, तभी एक फ्लॉलेस व्हाइट पोर्शे तेज आवाज के साथ रुकती है। डोर खुलता है और सबसे पहले शिन्यून बाहर आती है। एक व्हाइट इवनिंग गाउन में बिल्कुल चमक रही होती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, प्रेसिडेंट शिन आ गई, प्रेसिडेंट शिन आ गई। उसके पीछे जो उतरेगा वही प्रेसिडेंट ये होगा। सबकी नजरें गाड़ी पर टिक जाती है। शिन्यून एलिगेंटली हाथ से इशारा करते हुए फैंग फैमिली को बोलती है, प्रेसिडेंट फैंग ये है हमारे यूसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये। जैसे ही वो आदमी पूरी तरह से रोशनी में आता है, वक्त जैसे रुक जाता है। परफेक्ट व्हाइट सूट पहना है, एकदम डोमिनेटिंग ऑरा के साथ ये चंद उनके सामने खड़ा होता है। उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। वाइस प्रेसिडेंट शिन के मुंह से ये सच सुनते ही जिया के हाथ से फूल गिर जाते हैं। उसके घुटने कमजोर पड़ जाते हैं, वो लगभग गिर जाती है क्योंकि सच ये था कि ये चैनी प्रेसिडेंट ये है। होंगाई भी शॉक में थी क्योंकि वो हमेशा ये चैन को एक बेकार आदमी समझती थी। फैंग सुजू ने कभी ये चैन को पहले नहीं देखा था, इसलिए उसने तुरंत मान लिया कि ये सच में प्रेसिडेंट यही है। वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, प्रेसिडेंट ये आपका मेरे बेटी की शादी में आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लुई रूसी हैरान होकर बोलती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट ये इतने यंग हो गए और इतने हैंडसम भी। कोई भी औरत इन्हें देखकर रेजिस्ट नहीं कर सकती। ये चैन मुस्कुरा कर थैंक्स बोलता है और पूछता है, क्या आप सुजू की वाइफ हैं?
वो ये भी कहता है आप रियल लाइफ में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक यंग मेडन की तरह। लुई रूसी शर्मा जाती है, उसे लगता है कि ये चांद थोड़ा ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, पर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे वो उसे पसंद करने लगे, जो एक दूल्हे की माँ के लिए बहुत ही खतरनाक सोच थी। फैंका गुस्से में चिल्लाता है, ये चांद तुम फिर से प्रेसिडेंट ये बनने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? सबको पता है तुम बस वाइस प्रेसिडेंट शिन के बॉडीगार्ड हो। पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, इसके बजाय प्रेसिडेंट माँ खुद ये चांद के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि रियल लाइफ में प्रेसिडेंट ये और भी हैंडसम है। ये चांद थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि प्रेसिडेंट माँ भी यहाँ है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उनका फैंग फैमिली से कोई कनेक्शन होगा। प्रेसिडेंट माँ उसका हाथ मिलाते और बोलते हैं, मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना था कि आप यहाँ आएंगे, इसलिए मैं खुद को आपको देखने चाहता था। मैं पहले सिर्फ आपकी फोटोज ही देखता था जब मैं आपके ग्रैंडफादर से बात करता था। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, पर शायद मैं डिस्टर्ब कर दूंगा इसलिए हिम्मत नहीं होती। ये सुनते ही जिया और फैंका दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि प्रेसिडेंट माँ ये चैन के ग्रैंडफादर को जानते हैं। जिया तो और भी शॉक में थी क्योंकि 3 साल साथ रहने के बाद भी वो कभी ये चैन की फैमिली से नहीं मिली थी। इसके बाद प्रेसिडेंट माँ अपना फोन निकालते हैं और ये चैन का नंबर मांगते हैं ताकि फ्यूचर में उनसे हेल्प ले सके जब वो उनके ग्रैंडफादर से बात करना चाहें। ये चैन तुरंत मान जाता है और दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। सब लोग शॉक में देखते हैं क्योंकि कंट्री का सबसे अमीर आदमी खुद नंबर मांग रहा था। नंबर लेने के बाद प्रेसिडेंट माँ तुरंत चला जाता है, बोलता है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है। वैंग सुजू उसे रोकने की कोशिश करता है पर प्रेसिडेंट माँ उसे इग्नोर कर देता है। तभी सबका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो भागते हुए आता है और सीधा ये चैन के पास जाता है। यह आदमी माकुन था, 2-on-2 डिलीवरी का रीजनल एजेंट। वो बार बार झुककर ये चैन से माफी मांगता है। गेस्ट शॉक में देखता है क्योंकि माकुन जैसे आदमी को ये चैन के सामने घुटनों पर बैठ देख रहे थे। फैंका के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि माकुन ऐसा क्यों कर रहा है। मिस्टर माकुन बोलता है कि वो कैपिटल सिटी गया था बॉस वू से माफी मांगने के लिए और अपनी फ्रेंचाइज वापस लेने के लिए। बॉस वू ने उसे बताया कि उनका फ्रेंचाइजी इसलिए चला गया क्योंकि उसने ये चैन को ऑफेंड कर दिया था और अब सिर्फ एक ही तरीका है सब कुछ वापस पाने का, ये चैन उसे माफ कर दे। इसके बाद वो बार बार ये चैन से माफी मांगने लगा और अपनी बड़ी गलती मान ली। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने वो सब सिर्फ वैंग फैमिली के कहने पर किया था। अगर वैंग फैमिली ने प्रेशर नहीं डाला होता तो वो उस दिन बैंक्वेट में ये चैन की सबके सामने बेइज्जती नहीं रखता। वैंग शिनजियान ने आईब्रोज उठाकर पूछा, क्या मिस्टर माकुन अपने जजमेंट में गलत तो नहीं है? उसने पूछा कि क्या सच में ये चैन और प्रेसिडेंट ये एक ही इंसान है? शिनजियान की आवाज सुनते ही मिस्टर माकुन गुस्से से चिल्लाए क्योंकि वही उसकी सारी बदकिस्मती का एक जड़ था। उसने कहा कि शिनजियान को कोई हक नहीं है उसे सवाल करने का क्योंकि बॉस वू ने खुद बताया था कि उसकी फ्रेंचाइजी खत्म होने की वजह ये चैन था। ये सुनते ही शिनजियान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसे समझ आ गई कि जब ये चैन ने बॉस वू को कॉल किया था तब वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। तभी ज़ैंग वे भी आ गया और मिस्टर माकुन की तरह तुरंत घुटनों पर गिर गया, ये चैन से माफी मांगने लगा। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया और जो उसने ये चैन को थ्रेटन किया था उसके लिए भी माफी मांगी। उसने कहा कि अगर उसे पहले ये चैन की असली आइडेंटिटी पता होती तो वो कभी ऐसे बातें नहीं करता। वो बार बार खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा था कि वैंग फैमिली ने उसे मजबूर किया था, इसलिए वो ये चैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे माफ कर दे और लू रेस्टोरेंट वापस दे दे। फैंका का पूरा शरीर कांप रहा था ये सब देखकर। अब धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा था कि प्रेसिडेंट यही ये चैन है। इतना सब होने के बाद भी वैंग जॉनी ने सबके सामने शो ऑफ करना शुरू कर दिया। उसने सबको बोला कि अगर किसी को डाउट है तो वो स्काई ऐप खोलकर यूसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम और फोटो देख ले। ये सुनते ही सबने अपने फोन निकाले और शॉक हो गए क्योंकि वहाँ ये चैन का नाम और फोटो क्लियरली दिख रहा था। फैंका ने कंफर्म करते ही अपना फोन हाथ से गिरा दिया। ओल्ड मैडम वैंग ने सच जानकर तुरंत बेहोश होने का नाटक किया क्योंकि अब उनके पास ये चैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वैंग शिनजियान ने इसे एक चांस समझा और वहाँ से निकलने का प्लानिंग कर ली। उसे डर था कि ये चैन अभी वहीं पर उसे बदला ले लेगा, इसलिए वो जल्दी से निकलना चाहता था। उसने तुरंत ओल्ड मैडम वैंग को उठाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाग गया। उसने जुएन और सुएन को बोला कि वो वहीं रुके क्योंकि उनके बेटी की शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुएन बहुत नर्वस हो गए क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वैंग शिनजियान बस अपनी जान बचाकर भाग रहा है और जब ये चैन अपना बदला लेना शुरू करेगा तो सबसे पहले उन्हें ही फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिया ये चैन को देखकर सोच रही थी कि क्या वो उसे वापस लेने और शादी रोकने के लिए आया है। वैंग युआन भी ये चैन के पास और शॉक में थी कि वो सच में प्रेसिडेंट यही है। उसे यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वो इतने सालों से जानती थी वही उसका फ्यूचर हस्बैंड हो सकता था। वाइस प्रेसिडेंट शिन ने युआन को ये चैन के पास आते देख आईब्रोज रेज किए। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि जिया के अलावा युआन भी उसकी कंपटीटर बन जाएगी, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों के बीच आ गई और युआन को डांटने लगी कि वो प्रेसिडेंट ये को डिस्टर्ब ना करे। पर युआन भी पीछे नहीं हटी और उसने भी शिनियोन को जवाब दिया कि उस जैसी ओल्ड वुमन अब ये चैन जैसे यंग आदमी के लिए सुटेबल नहीं है।
ये चैन खुद सोच में पड़ गया कि उसने कब युआन के लिए फीलिंग्स डेवलप की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युआन को क्यों लगता है कि वो उसे पसंद करता है। तब युआन ने उसे याद दिलाया कि ग्रैंडपा ने कभी कहा था कि अगर उसके फादर ने मना नहीं किया होता तो उसकी शादी ये चैन से कर दी जाती। यह सुनते ही ये चैन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। युआन सच में अपने फादर की बकवास बातों पर बिलीव कर रही थी। इसके बाद उसने वाइस प्रेसिडेंट शिन को ऑर्डर दिया कि इस लड़की को यहाँ से हटा दो। वाइस प्रेसिडेंट शिन तुरंत मान गई, जबकि युआन चिल्लाती रही कि वो ये चैन की असली मंगेतर है। दूसरी तरफ सुजू और लुई रूसी को समझ आ गया कि प्रेसिडेंट ये असल में जिया का एक्स हस्बैंड है। लुई रूसी के दिमाग में यह है कि शायद ये चैन यहाँ शादी रोकने और जिया को वापस ले जाने के लिए आया है। इसलिए वो ये चैन के पास आई और पूछा कि क्या वो जिया को वापस लेना चाहता है। अगर हाँ तो वो बिना हिचकिचाहट उसे वापस दे देंगे, बस वो उनसे गुस्सा ना हो। जिया ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसे लगा कि वो किसी नॉवेल की हीरोइन हो जहाँ ग्रूम लास्ट मोमेंट पर ब्राइड को वापस ले जाता है। उसे पूरा यकीन था कि अब जब ये चैन प्रेसिडेंट ये बन चुका है तो वो जरूर उसे वापस लेना आया है। लेकिन उसके सपने तुरंत टूट गए जब ये चैन ने कहा कि अब उसे जिया से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ फैंकाई के इनविटेशन का रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ आया है, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एंट्री इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। सीन शिफ्ट होता है जीशियान के बाद, जहाँ वो ड्राइवर को अर्जेंटली बोल रहा है कि वो सीधा हॉस्पिटल ले चले। अचानक ओल्ड मैडम वैंग चिल्लाती है, जिससे शीजियांग काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में बेहोश हो गई थी। ओल्ड मैडम वैंग कांप रहे थे क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके मरूम समझदार पति ने ये चैन की शादी जिया से करवाने पर इतना जोर क्यों दिया था। तब उसे लगता था कि उसके पति का डिसीजन गलत था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि गलती उसी की खुद की थी और इस एक गलती की वजह से उसे पूरा यकीन हो गया था कि उनकी पूरी वैंग फैमिली को इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके दूसरी तरफ लुई रूसी ने गुस्से में अपने बेटे को ही जोर से थप्पड़ मारा। चाहे प्रेसिडेंट ये को इनवाइट उसी ने किया था, पर फिर भी उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो प्रेसिडेंट ये पर ही एक्टिंग का इल्जाम लगा रहा है। अपने दिमाग में फैंका सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चैन ही प्रेसिडेंट ये निकलेगा। उसने ये चैन को आज शादी में इसलिए बुलाया था ताकि उसे बेइज्जत कर सके, लेकिन लग रहा था कि सिचुएशन उल्टा उसी पर हैवी पड़ने वाली है। इसके बावजूद ये चैन ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधा वेडिंग हॉल के अंदर चला गया। फैंकाई ने दांत बीच लिए, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। इतना सब होने के बाद भी उसे अभी भी डाउट था कि ये चैन और प्रेसिडेंट ये एक ही इंसान है। तभी सुजू ने फैंकाई को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि वो प्रेसिडेंट ये को ड्रिंक सर्व करे अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। ये सुनते ही फैंका और भी गुस्से में आ गया क्योंकि अगर उसने ये किया तो यून सिटी में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई, कौन सी रिच फैमिली अपने बच्चे की शादी वैंग फैमिली जैसे लो स्टेटस वाले घर में करेगी। इसी वजह से उसका डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया कि ये चैन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ये अपने आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट शिन ने ये मौका उसे हेल्प करने के लिए यूज किया। इसीलिए उसने गुस्से में वाइस प्रेसिडेंट शिन को गाली दी और पूरा यकीन कर लिया कि ये चैन बस एक्टिंग कर रहा है। उसने स्काइप के बारे में भी सोचा कि एन चिन अपनी हाई पोजीशन की वजह से उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकती है। वो चाहे तो हैकर हायर करके थोड़ी देर के लिए ये चैन का फेस वहाँ डलवा सकती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ऊपर से जो प्रेसिडेंट माँ पहले आया था वो भी थोड़ा अलग लग रहा था टीवी वाले प्रेसिडेंट माँ से। टीवी वाला प्रेसिडेंट माँ ज्यादा लंबा था, इसलिए उसे लगा कि वो भी कोई पेड एक्टर होगा जिसे ये चैन ने हायर किया है। और मिस्टर माकुन और जोंगवे जैसे लोग तो वैसे भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो पैसों के लिए एक्टिंग करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सोचकर फैंकाई का एरोगेंस वापस आ गया। सब कुछ जोड़कर उसने जोर से चिल्लाया और सीधा ये चैन से पूछा कि उसकी हद से ज्यादा एरोगेंस का रीजन क्या है। उसने बोला कि ये चैन एक्टिंग बंद करे क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट शिन का बॉडीगार्ड है। उसके हिसाब से शिनयोन बस अपने बॉडीगार्ड को प्रेसिडेंट बनाकर ड्रामा क्रिएट किया है और सब लोगों को पैसे देकर सीन क्रिएट किया है। लुई रूसी गुस्से में चिल्लाती कि फैंका बकवास बंद करे क्योंकि खुद प्रेसिडेंट माँ ने पहले ये चैन को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन फैंका सिर्फ हंसा और बोला कि क्या किसी ने नोटिस नहीं किया कि आज का प्रेसिडेंट माँ टीवी वाले से थोड़ा छोटा और पतला था। ये सुनकर गेस्ट भी स्पेकुलेट करने लगे क्योंकि उन्होंने भी ये डिफरेंस नोटिस किया था। और वैसे भी इतना बिजी आदमी सिर्फ एक इंसान के लिए यहाँ आएगा, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। वाइस प्रेसिडेंट शिन गुस्से में बोली कि क्या वो पागल हो गया या बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। अगर सब एक्टिंग है तो स्काइप का क्या एक्सप्लेनेशन है जो फेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फैंकाई ने जवाब दिया कि स्काइप सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसे कुछ ही मिनट्स में हैक किया मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए उसके बेसिस पर बिलीव करना बेवकूफी होगी। मिस्टर माकुन गुस्से में चिल्ला और वार्निंग दी कि अगर फैंका ऐसे ही चलता रहा तो उसका हाल भी उनकी जैसा हो जाएगा। उसने बोला कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसने ये चैन की बात पहले नहीं मानी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि फैंकाई भी वही गलती रिपीट करे। जोंगवे ने भी ऐड किया कि फैंकाई बस खुद को झूठ बोल रहा है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ये की वाइफ को पाना चाहता है। सबको पता है कि वो प्रेसिडेंट ये का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि ये चैन एक्टिंग कर रहा है। लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय फैंकाई ने सिक्योरिटी को बुला लिया और उन दोनों को बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया।
जब सिक्योरिटी माकुन और जोंगवे को घसीट कर ले जा रही थी तब जिया के दिमाग में डाउट आया कि क्या ये चन सच में एक्टिंग कर रहा है। इसलिए उसने ये चन को एडवाइस दिया कि एक्टिंग बंद करे वरना असली प्रेसिडेंट ये उसका खिलाफ एक्शन ले लेगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर प्रेसिडेंट ये सच में ये चाहना है तो उसने पैसों के लिए फैंकाई को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो खुद को फोर्स कर रही थी बिलीव करने के लिए कि ये चन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसने एक डायमंड छोड़कर कचरा चूज कर लिया। तब ये चन हल्का सा मुस्कुरा और सबको अनाउंस किया कि अगर उन्हें सुकून मिलता है ये मानकर कि वो एक्टिंग कर रहा है तो वो आराम से ये मान सकते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि वो उन्हें बार बार अपनी आइडेंटिटी बता चुका था। अब वो इन बेवकूफ लोगों को और समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनते ही सुलन जोर से चिल्लाई क्योंकि उसे काफी टाइम से लग रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। अब उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिल का कोई बोझ हट गया हो। थोड़ा क्लैरिटी मिलते ही जुआन ने तुरंत उसके बाल खींच लिया क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग डाउट था कि ये चन झूठ नहीं बोल रहा। उसने धीरे से सुलन को बोला कि अगर वो अपनी सिचुएशन और खराब नहीं करना चाहती तो चुप रहे। सुवन ने भाई चढ़ा कर पूछा कि वो उस ट्रैश और प्रिटेंडर को डिफेंड क्यों कर रहा है, लेकिन जवाब देने के बजाय जुआन ने सीधा वार्निंग दे दी कि अगर वो नहीं रुकी तो वो आज ही डिवोर्स फाइल कर देगा। ये सुन के सुलन डर गई क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती थी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी। इसी बीच सुजू ने सेफ प्ले किया और बोला कि अभी इतनी जल्दी डिसाइड करना सही नहीं है कि ये चन एक्टिंग कर रहा है, बेटर होगा पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करे। इसलिए उसने सबको अपनी सीट लेने को बोला क्योंकि शादी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इन बेकार लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये चन की आइडेंटिटी पर डाउट करने की। ये चन ने बोला कि जिया, फैंका और सुलन को छोड़कर यहाँ बाकी सब लोग मान चुके हैं कि वो ही प्रेसिडेंट ये है। फिर उसने वाइस प्रेसिडेंट शिन का मुंह हल्का सा कवर किया और याद दिलाया कि आज उसका बर्थडे है। फिर उसने पूछा कि क्या शिनून उसे कुछ कहना चाहती है। ये सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट शिन मुस्कुरा और चैन को हैप्पी बर्थडे विश किया। तभी एक और स्टाफ मेंबर और बताया कि और भी स्पेशल गेस्ट आ गए हैं। सुजू तुरंत उन्हें रिसीव करने चला गया जो कि ई कॉमर्स ग्रुप के प्रेसिडेंट हैंग थे। अभी प्रेसिडेंट हैंग की कंपनी के नेटवर्थ बिलियंस में थी, इसलिए वो कोई आम आदमी नहीं था। प्रेसिडेंट हैंग ने सुजू को ग्रीट किया और बोला कि उसे खुशी है कि सुजू ने उसे पहचान लिया, जबकि वो सिर्फ एक ही बार ही कैपिटल सिटी में मिले थे। सुजू हंस पड़ा और बोला कि उसे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि प्रेसिडेंट हैंग उसके बेटे की शादी में आएंगे और गिफ्ट भी लाएंगे। इसलिए उसने जिया और फैंकाई को बुलाया ताकि वो प्रेसिडेंट हैंग को रिसीव करे, लेकिन प्रेसिडेंट हैंग ने क्लियर किया कि वो गिफ्ट फैंकाई के लिए नहीं लाया। सुजू ने भाई सिकोड़ कर पूछा कि क्या वो उसके बेटे की शादी के लिए नहीं आया। प्रेसिडेंट हैंग मुस्कुरा कर बोला कि वो एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ ड्रिंक करने आया है, पर फैंकाई के लिए उसने बस कैश गिफ्ट छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रॉपर गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। फैंकाई क्यूरियस हो गया और पूछा कि जो गिफ्ट वो लाया है क्या वो लॉलीपॉप केस है। प्रेसिडेंट हैंग ने मना नहीं किया और फैंकाई की शार्प नजर की तारीफ भी की। फिर उन्होंने बॉक्स खोला और बताया कि ये जी के लॉलीपॉप है जो उसने स्पेशली प्रिपेयर करवाया है। फैंकाई शॉक हो गया जब उसने सुना कि एक एक पीस की वैल्यू 7 मिलियन है। इसके बाद प्रेसिडेंट हैंग सीधा प्रेसिडेंट ये और वाइस प्रेसिडेंट चिन के पास गए और उन्होंने वो जी के लॉलीपॉप ये चन को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे दिया। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए क्योंकि इतना महंगा गिफ्ट किसी को कैजुअली देना नॉर्मल बात नहीं थी। गेस्ट आपस में फुसफुसाने लगे कि प्रेसिडेंट हैंग ने फैंकाई को सिर्फ 20,000 का कैश दिया लेकिन ये चन को मिलियन वर्थ का गिफ्ट दे दिया। सीधी बात ये थी कि प्रेसिडेंट हैंग यहाँ सिर्फ ये चन के लिए आया था। ये चन खड़ा हुआ और प्रेसिडेंट हैंग से हाथ मिलाया बोलते हुए कि वो काफी टाइम से बिजनेस पार्टनर्स हैं और इतने बड़े गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर जिया के दिमाग में डाउट और बढ़ गया। अगर ये चन सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता तो वो प्रेसिडेंट हैंग जैसे बड़े आदमी को कैसे कन्विंस कर लेता और उसका रिस्पेक्ट कैसे पाता। सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट हैंग ऐसे पावरफुल आदमी को पैसे देकर एक्टिंग करवाना पॉसिबल ही नहीं था। तभी बाहर से अचानक काफी शोर सुनाई दिया। गेस्ट सोचने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट शिन को तुरंत समझ आ गया कि शायद ये सब ये चन के और गेस्ट होंगे, क्योंकि उसने पब्लिक में अनाउंस किया था कि प्रेसिडेंट ये आज यहाँ होगा और आज उसका बर्थडे भी है। एक स्टाफ मेंबर आया और बताया कि बाहर बहुत लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इनविटेशन नहीं है। फैंग सुजू ने तुरंत ऑर्डर दिया कि सबको बाहर निकाल दो क्योंकि बिना इनवाइट के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन स्टाफ मेंबर हेजिटेंट था क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि वो बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स हैं। वो तो गार्ड्स को लाखों रुपए देकर अंदर आने के लिए रेडी थे। ये सुनकर सुजू शॉक हो गया क्योंकि अगर वो लोग सच में पावरफुल हुए तो उनसे पंगा लेना सही नहीं होगा। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि उन्हें अंदर आने दिया जाए और एक्स्ट्रा चेयर्स और टेबल अरेंज किया जाए। फैंकाई मुस्कुरा और जिया से बोला कि उसे अब ऐसी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत से बिजनेसमैन सिर्फ उसके फादर से कनेक्शन बनाने के लिए झुकने को रेडी है। जिया को फैंकाई की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था। उसके दिमाग में लग रहा था कि ये लोग सुजू की वजह से नहीं बल्कि ये चैन की वजह से यहाँ आए हैं। जब से ये चैन वेडिंग वेन्यू पर आया था तब से लगातार हंगामा हो रहा है और नए नए अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अंदर आए और सुजू के बेटे की शादी पर कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगे। सुजू ने उनसे पूछा कि वो कौन सी कंपनी चलाते हैं।
इसी बीच फैंकाई ने आईब्रोज रेस किया क्योंकि उसने उन लोगों के चेहरे पहचान लिए थे। नए आए लोगों ने अपनी अपनी कंपनीज के नाम बताए और ये सुनते ही फैंकाई के पैरों के तले जमीन खिसक गई। ये वही कंपनीज थी जहां उसने इन्वेस्ट किया था और उसके पैसे लगते ही वो सब लोग अननोन रीजन से बैंकरप्ट हो गई थी। ये देखकर फैंका गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उन बिजनेस ओनर्स की हिम्मत कैसे हुई उसकी शादी में आने की जब उन्होंने उसके पैसे डुबा दिए। यह सुनते ही सुजू को समझ आ गया कि ये वही लोग हैं जहां फैंकाई ने इन्वेस्टमेंट किया था और बाहरी नुकसान उठाया था। उसने तुरंत पूछा कि जो 500 मिलियन उसने पिछले हफ्ते दिया था उसका क्या हुआ, कितना बचाया या कितना बढ़ा है। फैंकाई ने नजर झुका ली और हिचकिचाते हुए बोला कि वो सारा पैसा खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ये सुनते फैंग सुजू अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और तुरंत उसने फैंकाई को जोर से थप्पड़ मार दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 500 मिलियन इतनी जल्दी बिना किसी निशान के गायब हो गए। सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक हफ्ते में सब खत्म हो गया। जिया भी शॉक हो गई क्योंकि फैंकाई ने उसे बोला था कि वो कुछ महीनों में इसे 5 बिलियन बना देगा। फैंकाई ने तुरंत ये चैन की तरफ उंगली दिखाई और बोला कि ये चैन उसे टारगेट कर रहा है, इसलिए उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स बर्बाद हो रही है। ये चैन को देखते ही नए आए बिजनेस ओनर्स तुरंत उसके पास भागकर माफी मांगने लगे। इस सीन को देखकर गेस्ट को समझ आ गया कि ये लोग फैंकाई के लिए नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ये के लिए आए हैं। वो लोग ये चैन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उन्हें टॉर्चर करना बंद करे क्योंकि उनके पास पैसा खत्म होने के कगार पर है। अगर उन्हें पता होता कि फैंकाई का प्रेसिडेंट ये सब पंगा है तो वो कभी उसका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फैंकाई से अपना हर रिलेशन तोड़ देंगे। ये सब देखकर फैंग सुजू गुस्से से भर गया क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो उसकी फैंग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सबको बाहर निकाल दो। लेकिन बिजनेस ओनर्स ने मना कर दिया क्योंकि वो बाहर ही लाखों देकर अंदर आए थे, इसलिए बिना कुछ लिए वो वापस नहीं जाने वाले थे। मजबूरन फैंग सुजू को ऑर्डर देना पड़ा कि उनका पैसा वापस करो और डबल करके कंपेंसेशन दो। वो ऑलरेडी गुस्से में था क्योंकि शादी शुरू होने से पहले इतना बड़ा नुकसान हो चुका था। फिर वो येचन के पास गया और पूछा कि उसके बेटे ने आखिर ऐसा क्या किया है जो वो इतना बड़ा बदला ले रहा है। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसके बेटे ने इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा खोया है तो येचन ने उन कंपनीज को गिराने के लिए उसे भी ज्यादा पैसा खर्च कर किया होगा। येचन हल्का सा मुस्कुरा और बोला कि वो खुद अपने बेटे से पूछ ले कि उसका क्या पंगा है। और जहाँ तक उन बिलियंस की बात है जो उसने कंपनीज बर्बाद करने में लगाए थे, वो उनके लिए सिर्फ छुट्टा पैसा है। चाहे कुछ बिलियंस हो या ज्यादा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही जिया ने अपना सिर झुका लिया। अगर ये चैन के लिए बिलियन सिर्फ छुट्टा पैसा है तो उसके पास असली में कितना पैसा होगा। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर्फ पैसों के लिए ये चैन को छोड़कर फैंकाई को चूज किया। जो उसे सही डिसीजन लगा वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती निकली। फैंग सुजू गुस्से में बोला कि चाहे प्रेसिडेंट या उनसे ज्यादा अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें नीचा दिखाए। ये चैन को याद रखना चाहिए कि छोटी सी चींटी भी दर्द दे सकती है, इसलिए उन्हें दुश्मनी लेना ठीक नहीं। उसने ये भी बोला कि यून सिटी जैसे टफ सिटी में वो सिर्फ अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की वजह से टिक पाया है। इसलिए येचन को आज से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके अंडरवर्ल्ड वाले भाइयों को इस बारे में पता न चले। अगर उन्हें पता चल गया तो येचन उसका अंजाम नहीं झेल पाएगा। ये सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट शिन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि इस आदमी का एटीट्यूड हद से ज्यादा था। येचन ने उसे शांत किया और सुजू से बोला कि अगर वो सच में उसे सबक सिखाना चाहता है तो अपने अंडरवर्ल्ड वाले भाइयों को खुद बुला ले। वो भी देखना चाहता था कि ये लोग कौन है, इसलिए वो यही रुककर उनका इंतजार करेगा। दूसरी तरफ फैंग सुजू ने बिना एक सेकंड सोचे अपना फोन निकाला और तुरंत अपने अंडरवर्ल्ड भाई को कॉल कर दिया। लुई रूसी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सुजू ने उसे जोर से हटा दिया जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर लुई रूसी को उठाने में हेल्प किया। वो कोई और नहीं येचन था जो बड़े प्यार से पूछ रहा था कि वो ठीक तो है या नहीं। गाइज 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 लगता है येचन अपने हारम की शुरुआत आंट रूसी से करने वाला है। लुई रूसी का चेहरा लाल हो गया क्योंकि इतनी छोटी उम्र का होने के बाद भी येचन में इतनी इज्जत थी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी। ये देखकर फैंकाई गुस्से से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे लगा जैसे येचन उसकी माँ को भी अपनी तरफ खींच रहा हो। उधर फैंग सुजू होटल के बाहर गया क्योंकि उसे पता चला कि उसके भाई ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो अंडरवर्ल्ड भाई वो बुला रहा था वो एक्चुअली मास्टर लुई थे। फैंग सुजू उनकी तरफ बढ़ा और घमंड से बोलने लगा, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए सम्मान की बात है, आज मुझे आपसे मदद की गुहार लगानी होगी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। मास्टर लुई और उसके आदमी सीधा उसके पास से बिना देखे निकल गए। फिर मास्टर लुई सीधा होटल के अंदर चला गया। सुजू तुरंत भागते हुए उनके पीछे गया। वो येचन को बोलने ही वाला था कि जो होने वाला है उसके लिए उसे ब्लेम ना करे, तभी उसकी आंखों के सामने शॉकिंग सीन हुआ। ब्रदर गाओ सीधा येचन के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपना गिफ्ट दिया। मास्टर लुई भी झुककर अपना बर्थडे गिफ्ट देने लगा और माफी मांगी कि उन्होंने इतनी जल्दी में प्रिपेयर किया क्योंकि उन्हें कल ही पता चला कि आज येचन का बर्थडे है। येचन ने आराम से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। फैंग सुजू का मुंह तो खुला का खुला रह गया ये सब देखकर। तब येचन हल्का सा मुस्कुरा और सुजू से पूछा, यही है वो अंडरवर्ल्ड भाई जिन पर तू इतना घमंड कर रहा था, बता कैसे सिखाएंगे मुझे लेसन।
ये सुनते ही मास्टर ले और उसके लोग गुस्से से भर गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुजू इतनी हिम्मत करेगा उनके यंग मास्टर को चैलेंज करने की। लेकिन ये चैन ने तुरंत उन्हें शांत कर दिया, बोला कि वो यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने आया है, कोई हंगामा करने नहीं। मास्टर लुई ने तुरंत रिस्पेक्ट से हाँ किया और वहाँ से निकलने लगा। जाते वक्त फैंग सुजू को ठंडी आवाज में वार्न किया, हमारे यंग मास्टर का एक भी बाल अगर यहाँ गिरा तो पूरी फैंग फैमिली को जिंदा दफन कर दूंगा। ये सुन के सब लोग एकदम से चुप हो गए। गेस्ट बिल्कुल शॉक में थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चैन के इतने पावरफुल कनेक्शंस होंगे। सिर्फ लीगल दुनिया ही नहीं, अंडरवर्ल्ड तक में भी उसकी पहचान थी। अब सबको समझ आ गया था कि ये चैन के अगेंस्ट जाना मतलब सीधा मौत को इनवाइट करना है। इसलिए सब लोग तुरंत उसके पास जाकर उसे बर्थडे विश करने लगे और रिलेशंस बनाना चाहते थे। ये चैन ने सबका शुक्रिया किया और बोला कि सब यहाँ न्यूली वेड्स के लिए आए हैं, वो उनका स्पॉटलाइट नहीं छीनना चाहता। उसने कहा कि आप शादी तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ स्पेसिफिकली ग्रूम का टॉप टियर वेडिंग देखने आया था। फैंकाई की आवाज ही बंद हो गई, अब सब कुछ क्लियर था, ये चैन यहाँ सिर्फ बदला लेने आया था। दूसरी तरफ जिया का रिग्रेट आसमान छू रहा था। उसने जो डिसीजन लिया था फैंकाई को चूज करने का, अब वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती लग रही थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि पूरा यून सिटी जानता था कि उसने ये चैन को पैसों के लिए छोड़ा था। लेकिन अब रियलिटी उल्टी हो चुकी थी, जिसने उसे छोड़ा वो हीरा निकला और जिसे चूज किया वो सिर्फ तांबा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।